तो भाई लोगों, कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही इंटेंस लेकिन कैजुअल मोमेंट से। जैसे ही लूमियन ने उस डेड बॉडी को ठिकाने लगाया, बैरन ब्रिग्ने उसकी तरफ मुड़ता है। बैरन का फेस देखने लायक था, वो एकदम रिलैक्स लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी क्रियोसिटी कूट कूट कर भरी हुई थी। वो लूमियन से पूछता है कि भाई मुझे एक बात बता, तूने हैमरहैट जैसे खतरनाक बंदे को आखिर टपकाया कैसे? अब आपको तो पता ही अपना लूमियन कैसा है, वो कुछ भी नहीं छुपाता और सीधा सीधा पूरी बात उगल देता है। वो अपनी जेब से एक खाली मेटल का कैनिस्टर निकालता है और उसे टेबल पर रख देता है। बैरन ब्रिग्ने उस कैनिस्टर को काफी ध्यान से देखता है और पूछता है कि ये क्या बला है? लूमियन एक मस्त सी स्माइल देता है और कहता है, आपको याद है आज सुबह जब मैं अंडरग्राउंड गया था, तो वहां मेरा सामना एक बहुत ही अजीब से और खतरनाक इंसान से हुआ था, और सच कहूं तो गलती से मैंने उसे मार गिराया। और मजे की बात यह है कि उस बंदे के पास ये गैस वाला सिडेटिव यानी बेहोश करने वाली गैस और उसका एंटीडोट दोनों मौजूद थे। अब यहाँ से लूमियन अपना मास्टर प्लान एक्सप्लेन करता है, जो सच में माइंड ब्लोइंग था। वो बताता है कि कैसे वो हैमरहैट के वॉशरूम में छुप कर घुस गया। उसने पहले ही वो एंटीडोट खा लिया था ताकि उस गैस का उस पर कोई असर ना हो, और फिर वो शांति से उसके आने का वेट करने लगा। जैसे ही हैमरहैट अंदर आया, लूमियन ने बिना टाइम वेस्ट किए उस सिडेटिव का ढक्कन खोल दिया और सीधा उसके साथ क्लोज कॉम्बैट यानी हाथापाई शुरू कर दी। लूमियन ने उसे इतनी बुरी तरह जकड़ लिया था कि वो भाग ही नहीं पाया, और फिर उस गैस ने अपना काम कर दिया। अब सोचो यार, अगर लूमियन का ये प्लान थोड़ा सा भी इधर उधर होता तो उसकी जान जा सकती थी। बैरन ब्रिग्ने कुछ देर तक शांत खड़ा इस पूरे प्लान के बारे में सोचता है। वो दिमाग लगाता है कि क्या सच में ऐसा करना पॉसिबल था, और फिर उसे रियलाइज होता है कि हाँ, ये एकदम परफेक्ट स्ट्रेटेजी थी। बैरन सिर हिलाते हुए कहता है कि वॉशरूम की जगह बहुत छोटी होती है और वो बेहोश करने वाली गैस वहां बहुत जल्दी फैल जाती। ऊपर से वहां कोई वेंटिलेशन भी नहीं था जहां से हवा बाहर जा सके। बैरन आगे कहता है कि हैमरहैट बहुत ही ज्यादा कॉश इंसान था और वो हमारे सावई मॉब से हमेशा बचकर रहता था, इसलिए वो इतनी आसानी से किसी को अपने करीब आने का मौका तो बिल्कुल नहीं देता। और मजे की बात तो ये है कि वॉशरूम के बाहर जो गनमैन खड़े थे, वो भी अंदर गोली चलाने की हिम्मत नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्हें डर होता कि कहीं गोली गलती से उनके ही बॉस हैमरहैट को ना लग जाए। शायद उनसे तो वो वॉशरूम का दरवाजा भी आसानी से नहीं खुल पाता। बैरन ब्रिग्ने ये सब इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा था जैसे वो खुद वहां खड़ा होकर ये सब लाइव देख रहा हो। वहां खड़े लुइस और बाकी लोगों ने भी शांति से इस बात को माना कि बैरन का एनालिसिस एकदम सही था। जब उन्हें ये पूरी सिचुएशन समझ आई तो उन्हें भी लगा कि सीएल यानी अपना लूमियन सच में कमाल का बंदा है। शुरुआत में उन्हें लग रहा था कि इतने कम टाइम में हैमरहैट को मारना इम्पॉसिबल है, लेकिन अब सब मेक सेंस कर रहा था। सीएल ने सच में सक्सेस का एक ऐसा रास्ता ढूंढ निकाला था जिसके लिए उसने अपने पास मौजूद हर एक रिसोर्स का परफेक्ट यूज किया। इस प्लान के हिसाब से जब तक सीएल की फाइटिंग स्किल्स हैमरहैट से बहुत ज्यादा कमजोर ना हो, उसके पास जीतने का पूरा चांस था। ऑब्वियस सी बात है यार, इस तरह के काम में सक्सेस पाने के लिए सिर्फ ताकत नहीं बल्कि किस्मत, हिम्मत और सही टाइम पर सही डिसीजन लेना बहुत जरूरी होता है। और सीएल ने इंटेलिजेंस गेदर करने में जो दिमाग लगाया था वो सच में काबिले तारीफ था। सबको अब सीएल से डर तो लग रहा था, लेकिन उतना नहीं जितना उन्होंने पहले इमेजिन किया था। बैरन ब्रिग्ने ने लूमियन की स्मार्टनेस की काफी तारीफ की, हालांकि वो अंदर से थोड़ा सा नाराज भी था, क्योंकि लूमियन हैमरहैट की डेड बॉडी को सीधा साल्देबाल ब्रीज में उठा लाया था। ये एक ऐसी गलती थी जिससे उन सब पर बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती थी, पुलिस का लफड़ा हो सकता था। लेकिन फिर भी बैरन का लूमियन को डांटने का कोई इरादा नहीं था। थोड़ा सोचने के बाद बैरन को रियलाइज हुआ कि यार, इसमें गलती लूमियन की नहीं बल्कि खुद उसकी है। बैरन अपने मन में सोचता है कि मैं शायद हमेशा कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट रहता हूँ। मैं सबको ऐसा शो करता हूँ जैसे मेरे पास हर प्रॉब्लम का सलूशन है और मुझे कोई चीज परेशान नहीं कर सकती। तो सीएल का ये सोचना एकदम नॉर्मल है कि मैं उसे पूरी प्रोटेक्शन दे सकता हूँ और मुझे ब्लैक स्कॉर्पियन रॉजर से कोई डर नहीं लगता। यहाँ तक कि इस पूरे ऑपरेशन का आइडिया भी तो मैंने ही दिया था, तो सीएल को यही लगा होगा कि मैंने बैकअप के लिए सारी तैयारी पहले से कर रखी होगी। अब ये सब बातें चल ही रही थी कि टाइम काफी बीत गया। तभी फर्स्ट फ्लोर के एंट्रेंस पर खड़ा साउई मॉब का एक गार्ड सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आता है। वो सीधा बैरन ब्रिग्ने के पास जाता है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज देता है। वो बताता है कि सुपरिंटेंडेंट एवरेट आ चुके हैं। ये सुनकर बैरन तुरंत खड़ा हो जाता है और कहता है कि प्लीज उन्हें ऊपर ले आओ। अब मैं आपको बताता हूं कि ये ट्रेविस एवरेट आखिर है कौन, क्योंकि ये कैरेक्टर आगे जाकर काफी इम्पॉसिबल सा रोल प्ले करता है। ट्रेविस एवरेट ले मार्शे डिस्ट्रिक्ट के पुलिस हेडक्वार्टर्स का सुपरिंटेंडेंट था। जब भी किसी बड़े टास्क को पूरा करने की बात आती तो इसका नाम सबसे ऊपर आता था। मतलब आप समझ लो कि इसके ऊपर सिर्फ कुछ डेप्यूटी डायरेक्टर्स थे और पूरे डिस्ट्रिक्ट का पुलिस कमिश्नर था। बाकी पूरा कंट्रोल इसी के हाथ में था। बैरन ब्रिग्ने को एवरेट से बात करना काफी पसंद था, क्योंकि वो बंदा थोड़ा अलग टाइप का था। अगर एम्परर रोसेल के वर्ड्स में कहूं तो वो एकदम मिस्टर नाइस गाय था। उसे सच्चाइयों की गहराई में जाने का कोई शौक नहीं था। बस उसे इतना चाहिए था कि सब कुछ शांति से चलता रहे।
उसे कोई झमेला या फालतू की प्रॉब्लम नहीं चाहिए थी। मार्केट डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग मॉब्स के बीच जो भी लड़ाइयां होती थी उन्हें सुलझाने में उसका कोई जवाब नहीं था। करीब 10 सेकंड के बाद वो ऑफिसर अपने 2 सबऑर्डिनेट्स के साथ सेकंड फ्लोर के कैफे में एंटर करता है। ट्रेविस एवरेट दिखने में करीब 30 साल का लग रहा था और उसकी हाइट लगभग 1.75 मीटर्स थी। उसके काले बाल छोटे कटे हुए थे और उसने आंखों पर एक बड़े से काले फ्रेम वाला चश्मा पहन रखा था। उसकी नीली आंखें उस चश्मे के पीछे से काफी तेज लग रही थी और उसका जबड़ा थोड़ा चौड़ा था। उसने ब्लैक कलर की पुलिस यूनिफॉर्म पहन रखी थी जो उसे काफी दबंग लुक दे रही थी। उसके कंधों पर लगे बैज पर सिल्वर और व्हाइट कलर के 5 पेटल वाले फूल बने हुए थे। ये 5 पेटल इस बात का सबूत थे कि वो एक सुपरिंटेंडेंट है। अगर वहां 7 पेटल होते तो वो चीफ सुपरिंटेंडेंट होता और उससे ऊपर एक डायमंड स्क्वायर होता है। मतलब सिस्टम एकदम क्लियर था। ट्रेविस एवरेट ने मुस्कुराते हुए बैरन ब्रिग्ने की तरफ देखा, लेकिन उसका चेहरा एकदम सीरियस था। उसने थोड़े सख्त लहजे में पूछा कि ये अभी अभी क्या हुआ है, और प्लीज मुझे ये मत कहना कि साल दे बाल ब्रीज के गेट पर एक बड़ा सा एक्सप्लोजन हुआ और तुम्हें कुछ पता ही नहीं है कि ये किसने किया। बैरन ब्रिग्ने एकदम चिल था। उसने बहुत ही पोलाइट वे में कहा, मोसिए सुपरिंटेंडेंट प्लीज बैठिए। बैरन ने खुद आगे बढ़कर ट्रेविस के लिए एक लकड़ी की कुर्सी खींची, उसे बैठने का इशारा किया। इस बीच अपना लूमियन एकदम स्मार्टली खेल रहा था। वो लुइस और बाकी गुंडों के साथ मिलकर खुद को एक नॉर्मल ठग की तरह दिखा रहा था। वो बैरन के पीछे चुपचाप खड़ा था ताकि पुलिस वाले उसे डायरेक्ट ना देख सकें और वो एक वांटेड क्रिमिनल के तौर पर पहचाना ना जाए। बैरन ब्रिग्ने ने अपना महंगा सा महोगनी पाइप उठाया और ट्रेविस एवरेट की आंखों में देखते हुए बात शुरू की। उसका फेस एकदम सीरियस हो गया था और उसने कहा, हैमर एट अब मारा जा चुका है। मुझे इस बात का डर था कि ब्लैक स्कॉर्पियन रॉजर ये खबर सुनकर पागल हो जाएगा और बवाल मचा देगा, इसलिए मैंने खुद वो एक्सप्लोजन करवाया ताकि सबका ध्यान उस तरफ खींच सकूं। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए मोसिए सुपरिंटेंडेंट, मैंने धमाके की जगह बहुत सोच समझ कर चुनी थी। उससे किसी को कोई चोट नहीं आई है और ना ही कोई सीरियसली इंजर्ड हुआ है। ये सुनते ही ट्रेविस एवरेट ने अपना राइट हैंड उठाया, अपना चश्मा एडजस्ट किया और सीधा बैरन की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए बोला, क्या तुम लोग ये फालतू की प्रॉब्लम्स क्रिएट करना बंद नहीं कर सकते? अगले ही हफ्ते पार्लियामेंट के इलेक्शन होने वाले हैं। क्या तुम चाहते हो कि हम अपने फ्यूचर सुपीरियर्स के सामने जलील हों? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे इंटेंशंस क्या थे और ना ही मुझे तुम्हारे मोटिव्स जानने हैं। मेरी सिर्फ एक ही डिमांड है, मुझे इस मार्केट डिस्ट्रिक्ट में पूरी शांति चाहिए। अगर दोबारा ऐसी कोई भी हरकत हुई तो मैं सीधा मोसिए अमर को प्रपोजल भेजूंगा। मैं उनसे कहूंगा कि ब्यूरो 8 और दोनों चर्चेस मिलकर एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाएं और तुम्हारे साउई मॉब को हमेशा के लिए खत्म कर दें। अब यहाँ आपको बता दूं कि ये अमर कौन है। अमर ट्रियर सिटी के पुलिस कमिश्नर्स में से एक था जिसका पूरा कंट्रोल मार्केट डिस्ट्रिक्ट पर था। तो ट्रेविस ने हैमर एट की मौत का डायरेक्ट कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन उसने इसे बैरन को वार्न करने के लिए एक हथियार की तरह यूज किया। पुलिस को गैंग वॉर से तब तक कोई दिक्कत नहीं होती जब तक ऊपर से प्रेशर ना आए। बैरन ब्रिग्ने ने एक हल्की सी स्माइल दी और बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कहा, मोसिए सुपरिंटेंडेंट आप बिल्कुल मत डरिए। अगले 2 हफ्तों तक हम लोग पूरी तरह से कानून के दायरे में रहेंगे और कोई पंगा नहीं करेंगे। मुझे बस पॉइजन्स पर मॉब की तरफ से थोड़ी टेंशन है। ट्रेविस एवरेट ने गहरी सांस छोड़ते हुए सिर हिलाया। उसने कहा कि एम्परर रोसेल का कहना था कि शांति से ही समृद्धि आती है। अगर तुम लोगों के बीच कोई भी डिस्प्यूट होता है तो तुम लोग लड़ने के बजाय सीधा मेरे पास आ सकते हो। मैं ट्रिब्यूनल लगाकर मैटर सॉल्व कर दूंगा। इसके बाद वो अपने साथ आए दोनों ऑफिसर्स की तरफ मुड़ा और बोला, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। तुम लोग किसी ऐसे बंदे को ढूंढो जो पॉइजन्स पर मॉब के लीडर्स पर 24 घंटे नजर रख सके। हमें ये मेक श्योर करना होगा कि वो लोग अपनी लिमिट में रहें और कोई बवाल ना काटें। सुपरिंटेंडेंट अपनी सीट से उठा और उसने अपने दोनों हाथ फैला दिए और एक बहुत ही जानी मानी लाइन बोली, प्रेज द सन। बैरन ब्रिग्ने भी तुरंत अपनी जगह से खड़ा हो गया और उसने भी पूरी रिस्पेक्ट के साथ कहा, प्रेज द सन। जैसे ही ट्रेविस एवरेट और उसके दोनों ऑफिसर सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे, लूमियन अपने मन में ही कुछ बड़बड़ा रहा था। मुझे लूमियन की ये आदत बहुत मस्त लगती है। वो हर चीज को एक अलग ही एंगल से देखता है। वो सोच रहा था कि क्या पावरफुल पोजीशन पर बैठे लोगों को हमेशा एम्परर रोसेल के कोट्स यूज करने में ही मजा आता है। हम लोअर क्लास वाले लोग तो एकदम अलग होते हैं भाई। हमें जब गुस्सा आता है तो हम गालियां देते हैं और जैसी जरूरत होती है वैसी रफ लैंग्वेज यूज करते हैं। किसी भी बात का असली मतलब इस बात से नहीं बदलता कि उसे कौन बोल रहा है। खैर, करीब आधे घंटे बाद जब माहौल थोड़ा शांत हुआ तो बैरन ब्रिग्ने लूमियन की तरफ मुड़ा। उसने कहा कि पुलिस अब ब्लैक स्कॉर्पियन रॉजर और उसके लोगों पर नजर रखेगी, तो फिलहाल के लिए हमारे ऊपर कोई इमीडिएट खतरा नहीं है। तुम चाहो तो अब वापस ओबर्सडुकॉक डोरे जा सकते हो और आराम कर सकते हो। कल सुबह 10:30 बजे यहाँ आ जाना। मैं तुम्हें सीधा बॉस से मिलवाने ले जाऊंगा। लूमियन ने स्माइल करते हुए कहा, ठीक है बैरन, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जाने से पहले लूमियन ने एक बहुत ही इम्पॉसिबल सवाल पूछ लिया। उसने कहा कि अगर रूल्स के हिसाब से देखा जाए तो क्योंकि मैंने हैमर एट को मारा है
तो उसका सारा सामान अब मेरा होना चाहिए। सही कहा ना? बैरन ब्रिग ने इन मामलों में काफी जेनेरस था। उसने तुरंत कन्फर्म करते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, वो सब तुम्हारा है। उसने लुइस को इशारा किया कि वो ब्लैक रिवॉल्वर, गोलियों का बैग, बेयोनेट और जो भी खुफिया डॉक्यूमेंट्स मिले थे वो सब ले आए। बैरन ने कहा है, ये सब भी अब से तुम्हारा है। लूमियन ने वो गन होल्स्टर अपने बाएं आर्मपिट के नीचे बांध लिया और बाकी सारा सामान अच्छे से छुपा लिया। इसके बाद वो उस कमरे में गया जहां हैमर एट की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। उसने पहले अच्छे से चेक किया कि कोई उस पर नजर तो नहीं रख रहा है, और फिर वो बॉडी के पास बैठ गया। उसने धीरे से उस डेड बॉडी की शर्ट के बटन खोले और वहां उसे जो मिला वो सच में किसी खजाने से कम नहीं था। वहां एक गोल्डन और रेड कलर की छोटी सी बॉल थी जो देखने में एकदम सुबह के बादलों और ढलते सूरज जैसी लग रही थी। उसके अंदर एक बहुत ही अजीब सी लाइट झिलमिला रही थी। और मेरे दोस्तों, ये कोई आम चीज नहीं थी, ये एक प्यूजिलिस्ट बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक था। इस दुनिया में बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक की क्या वैल्यू है, ये तो आप सब जानते ही हैं। लूमियन ने बहुत ही खुशी से उसे अपनी जेब में रख लिया और फिर वो हैमराइट की बाकी जेबें चेक करने लगा। उसे वहां 116 वर्ल्ड डोर और 17 कोपेट के नोट्स और कॉइन्स मिले, और साथ ही स्टील जैसे मटेरियल से बने बॉक्सिंग ग्लव्स भी मिले जिन पर बहुत सारे नुकीले स्पाइक्स लगे हुए थे। लूमियन के लिए ये लूट मार्गोट को मारने से मिली खुशी से भी कहीं ज्यादा बड़ी थी। अब वो वापस ओबर्स दू कॉक डोरे की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में सिर्फ कुछ ही गैस वाले स्ट्रीट लैंप्स जल रहे थे जो उस अंधेरे रास्ते को थोड़ा बहुत रोशन कर रहे थे। लूमियन उन क्रॉस होती हुई परछाइयों के बीच से गुजर रहा था। तभी उसे एक अजीब सी फीलिंग आई। उसे लगा जैसे बहुत सारी आंखें सिर्फ और सिर्फ उसे ही घूर रही हैं। लूमियन अपने मन में सोचने लगा, क्या हैमरएट के मरने के बाद ब्लैक स्कॉर्पियन रॉजर अपने बियॉन्डर मैजिक का यूज करके मुझ पर नजर रख रहा है, या फिर मैं ही कुछ ज्यादा ओवरथिंक कर रहा हूं और ये सब मेरा वहम है? लूमियन ने बड़बड़ाते हुए अपना राइट हैंड उठाया और अपने माथे को सहलाने लगा। उसने तुरंत अपना स्पिरिट विजन एक्टिवेट किया ताकि अगर कोई घोस्ट या मैजिक हो तो उसे दिख जाए, लेकिन उसे वहां कुछ भी अजीब या खतरे वाला नहीं दिखा, और धीरे धीरे उसे घूरे जाने की वो डरावनी फीलिंग भी पूरी तरह से गायब हो गई। अब सीन शिफ्ट होता है एवेन्यू दू मार्शे के घर नंबर 126 पर। ये एक 3 मंजिला इमारत थी जिसमें एक बहुत ही सुंदर सा गार्डन भी था। वहां ब्लैक स्कॉर्पियन रॉजर, जिसकी नीली आंखें एकदम चुभने वाली थीं, और उसका साथी बाल्डी हरमन दरवाजे से अंदर आते हैं। पॉइजन्स पर मॉब के करीब 10 मेंबर्स वहां पहले से ही बहुत टेंशन में उनका वेट कर रहे थे। जैसे ही रॉजर अंदर आया, वहां की हवा एकदम भारी हो गई और उन सबका डर एक अलग ही लेवल पर पहुंच गया। किसी की भी एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। माहौल ऐसा था जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला हो। 10 सेकंड से भी ज्यादा के उस डरावने सन्नाटे के बाद आखिरकार बाल्डी हरमन ने अपने दांत पीसते हुए बोलना शुरू किया, वो सीएल हमें कुछ समझता ही नहीं है। सावोई मॉब हमें बार बार प्रोवोक कर रहा है और अब उन्हें इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ब्लैक स्कॉर्पियन रॉजर भी हरमन की बातों से पूरी तरह एग्री कर रहा था, क्योंकि सीएल की उस हरकत से उसका भी ईगो बहुत बुरी तरह हर्ट हुआ था। उसने अपनी भारी और हुक्म देने वाली आवाज में कहा, हम इस मैटर को ऐसे ही इग्नोर नहीं कर सकते। रॉजर ने एक बहुत ही गहरी सांस ली और पॉइजन्स पर मॉब के बाकी मेंबर्स को वहां से जाने का इशारा किया। अब उस कमरे में सिर्फ रॉजर और हरमन बचे थे। रॉजर ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, लेकिन अभी पुलिस हम पर पूरी नजर रख रही है। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इसमें ऑफिशियल बियॉन्डर्स भी इन्वॉल्व होंगे, इसलिए हम फिलहाल के लिए अपना बदला नहीं ले सकते। ब्रिग्ने कोई मामूली दुश्मन नहीं है, वो बहुत ही चालाक और शातिर इंसान है। जब मोसिया आर्टो इस पार्लियामेंट के इलेक्शन जीत जाएंगे, तब मैडम मून हमें एक नया वरदान देंगी, और उस दिन मैं कसम खाता हूं कि मैं ब्रिग्ने का दिमाग निकालकर आवारा कुत्तों को खिला दूंगा। लेकिन तब तक हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। जैसे ही हम पर से पुलिस की नजर थोड़ी सी भी हटेगी, मैं खुद उस मौके का फायदा उठाकर सीएल को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। अगर साओई मॉब हमारे आदमियों को मार सकता है तो हम भी उनके आदमियों को कुचल सकते हैं। मतलब भाई साहब, रिवेंज की आग पूरी तरह से भड़क चुकी थी और अब आगे का सर्वाइवल बहुत मुश्किल होने वाला था। इधर अपना लूमियन ओबर्सडू कॉक डोरे पहुंच चुका था। वो अभी बस अपने रूम नंबर 207 के पास पहुंचा ही था कि उसे अचानक से कुछ अजीब सा फील हुआ। उसने बिना कोई जल्दी किए अपना सिर घुमाया और पास वाली बालकनी की तरफ देखा। उसने एक गहरी और थकी हुई सांस छोड़ते हुए कहा, बाहर आ जाओ, मुझे पता है तुम वहां हो। मैडम जेना। लूमियन के रूम की बालकनी के डार्क शैडोज में से हमारी शोई डीवा यानी जेना बाहर निकलती है। उसने अपने बालों का एक सिंपल सा बन बनाया हुआ था। आंखों के आसपास डार्क शैडोज थे और नाक पर एक छोटा सा मोल था जो काफी क्यूट लग रहा था। अब भाई, जेना की आवाज में एक अलग ही लेवल की क्यूरियोसिटी और हैरानी थी। वो लूमियन को देखते ही सीधे पूछती है कि तुमने मुझे डिस्कवर कैसे किया? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ छुप कर खड़ी हूँ? अब सोचो, ये हैरानी जायज भी थी, क्योंकि जेना एक असासिन है और एक असासिन होने के नाते उसने डार्कनेस और शैडोज का यूज करके छुपने के आर्ट में मास्टरी कर रखी है। आज तक उसके किसी भी पिछले एनकाउंटर में कोई भी उसे डिटेक्ट नहीं कर पाया था। ये पहली बार था जब किसी ने उसे ऐसे रंगे हाथों पकड़ लिया था। लूमियन उसकी बात सुनकर बस एक हल्की सी स्माइल देता है और थोड़ा सा मजाक उड़ाते हुए बोलता है,
नेक्स्ट टाइम जब तुम किसी को असासिनेट करने का प्लान बनाओ तो याद रखना कि परफ्यूम लगाकर मत जाना। भाई ये लूमियन का स्वैग है, वो सीरियस मोमेंट्स में भी ऐसे रोस्ट कर देता है। जेना को ये रिमाइंडर देने के बाद लूमियन मजाक में रूम नंबर 207 के दरवाजे की तरफ इशारा करता है और कहता है कि मुझे लगा था तुम खुद ही कमरे के अंदर आ जाओगी, लेकिन तुम तो बालकनी में इतनी पोलाइटली वेट कर रही थी। ये तुम्हारे नेचर से बिल्कुल मैच नहीं करता। जेना ये सुनकर थोड़ी चिढ़ जाती है और गुस्से में बोलती है, डैम इट, मैं हमेशा से ही पोलाइट रही हूँ। थोड़ा सा रुकने के बाद वो धीरे से बड़बड़ाती है कि तुम बहुत कोल्ड, सिनिस्टर, कनिंग और चालाक हो। मुझे पक्का यकीन है कि तुमने कमरे के अंदर कोई ट्रैप सेट कर रखा होगा और तुम बस इंतजार कर रहे होगे कि कोई खुद चलकर उस ट्रैप में फंसे। बोलते बोलते जेना लूमियन को घूरती है और थोड़े फ्रस्ट्रेशन के साथ कहती है कि मैं समझ गई तुमने कैसे गेस किया कि मैं एक असासिन हूँ। सबसे पहले तुमने उस परफेक्ट इन्फिल्ट्रेशन रूट से डॉट्स कनेक्ट किए जो मैंने तुम्हें प्रोवाइड किया था, और उसके बाद तुमने जानबूझकर मुझे प्रोवोक किया ताकि मेरा रिएक्शन देख सको। फक, अगर मैं थोड़ी सी भी शांत रहती तो तुम पक्का हंस कर कह देते कि हाँ, मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ। लूमियन उसकी ये पूरी थ्योरी सुनकर जोर से हंस पड़ता है और कहता है कि मैडम जेना, आपका रिफ्लेक्स आर्क थोड़ा सा लंबा है। जेना को ये सुनकर अजीब लगता है। वो चिढ़कर कहती है कि क्या मैडम या मिस लगा रखा है? तुम कोई इतने पोलाइट इंसान नहीं हो, मुझे बस जेना बुलाओ। अपने अंदर की गालियों को कंट्रोल करते हुए वो क्यूरियोसिटी से पूछती है कि ये रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है। उसे अंदर से फीलिंग आ रही थी कि ये कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन उसे इसका मतलब समझ नहीं आ रहा था। लूमियन अपने मन में सोचता है कि मिस, क्या आपने अपनी बेसिक एजुकेशन भी पूरी नहीं की है? वो दरवाज़ा खोलते हुए बहुत ही कैजुअल वे में एक्सप्लेन करता है। वो कहता है कि मान लो तुम, फ्रांका, बैरन ब्रिग्ने और हैमरएट, तुम चारों एक साथ मेरा कोई जोक सुनते हो। फ्रांका और बैरन ब्रिग्ने तो उसी वक्त जोक सुनकर जोर जोर से हंसने लगते हैं, लेकिन तुम्हें पूरा एक दिन लग जाता है मेरे पास आकर ये बोलने में कि हा, कितना फनी जोक था। लूमियन का ये ताना सुनकर जेना को फाइनली समझ आता है कि उसकी बेइज्जती हो रही है। वो चिढ़कर बोलती है, डैम इट बास्टर्ड। लेकिन फिर वो लूमियन के पीछे पीछे रूम नंबर 207 के अंदर आती है और अचानक से कंफ्यूज होकर पूछती है कि वेट, तुमने हैमरएट का नाम लिया? वो क्यों नहीं हंसा? अब यहाँ पर लूमियन मुड़ता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी सीरियसनेस थी और वो बहुत ही डार्क टोन में बोलता है, मरे हुए लोग हंसा नहीं करते। भाई ये डायलॉग सुनकर एकदम सन्नाटा छा जाता है। जेना एक सेकंड के लिए तो एकदम ब्लैंक हो जाती है, लेकिन फिर वो जोर जोर से हंसने लगती है। लिटरली उसकी पूरी बॉडी हंसते हंसते हिल रही थी। वो बीच बीच में हंसते हुए बोलती है कि तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर सच में कमाल का है। लूमियन कमरे में रखी कार्बाइड लैंप को जलाता है और अपने बिस्तर के किनारे पर बैठ जाता है। वो सीधा मुद्दे पर आता है और पूछता है कि तुम इतनी रात को ऑबर्स डू कॉकडोरे में क्या करने आई हो? जेना दरवाजा बंद करती है और एक पुरानी सी घिसी पिटी आर्म चेयर को खींचकर अपने सामने लाती है। वो उस पर बैठ जाती है और अपनी कोहनियों को बैकरेस्ट पर टिका लेती है। उसकी आंखों में एक ऐसी क्यूरियोसिटी चमक रही थी जिसे वो छुपा नहीं पा रही थी। वो एकदम एक्साइटेड होकर बोलती है कि तो फाइनली तुमने हैमरएट को एलिमिनेट कर दिया। तुम मेरी इमेजिनेशन से भी ज्यादा खतरनाक फॉर्मिडेबल निकले। लेकिन रुको, मुझे अभी मत बताना कि तुमने ये सब कैसे किया। मुझे एक गेस करने दो। तुमने मुझसे वॉशरूम के साइज के बारे में पूछा था। इसका सीधा सा मतलब है कि तुम वहां के एनवायरनमेंट का फायदा उठाना चाहते थे। फक, मुझे समझ आ गया, मुझे सब समझ आ गया। तुम्हारे पास उस परवर्ट का वो सेडेटिव था ना, वो जो बेहोश करने वाली दवा थी। वो वॉशरूम जैसी छोटी और बंद जगह के लिए तो एकदम परफेक्ट वेपन है। ये तो बिल्कुल किसी कबूतर को पिंजरे में फंसाने जैसा हो गया। अब भाई जेना का इमेजिनेशन दौड़ना शुरू हो जाता है। वो पूरे जोश में बोलती है कि डैम इट, मैं इमेजिन कर सकती हूँ हैमरएट का वो डेस्परेट चेहरा जब उसे रियलाइज हुआ होगा कि उसकी ताकत धीरे धीरे खत्म हो रही है और वो तड़प रहा होगा। बाहर जो उसके गुंडे खड़े थे वो अंदर नहीं आ सकते थे और ना ही वो रैंडमली गोलियां चला सकते थे। जेना इतना ज्यादा एनिमेटेड होकर ये सब बोल रही थी जैसे हैमरएट का असासिनेशन लूमियन ने नहीं बल्कि खुद उसने किया हो। लूमियन बहुत ही रिलक्टेंटली कहता है कि चलो, कम से कम तुम्हारे अंदर थोड़ा बहुत दिमाग तो है। लेकिन जेना यहाँ रुकने वाली नहीं थी। उसके दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल घूम रहा था। वो हाथ हिलाते हुए लूमियन को घूरती है और पूछती है कि एक बात मुझे अभी भी समझ नहीं आ रही। अगर तुमने उस छोटी सी जगह में सेडेटिव यूज किया तो तुम खुद बेहोश क्यों नहीं हुए? क्या तुमने वो जो बदबूदार दवा थी, वो जो शिट की स्मेल वाली बोतल थी, उसे पहले ही सूंघ लिया था? क्या उसका इफेक्ट इतनी देर तक रह सकता है? अब भाई ये सवाल बहुत ही लॉजिकल था, लेकिन हमारा लूमियन अपने सीक्रेट्स इतनी आसानी से कहाँ बताने वाला है। वो बस एक बहुत ही मिस्टीरियस सी स्माइल देता है और जेना को उसी की पुरानी बात याद दिलाते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारी कही हुई एक बात याद आ रही है। जो चीजें मुझे नहीं देखनी चाहिए उन्हें अवॉइड करो, जो मुझे नहीं सुनना चाहिए उसे मत सुनो, और जो सवाल मुझे नहीं पूछने चाहिए वो मत पूछो। भाई ये डायलॉग लूमियन ने इतने स्वैग में मारा कि जेना एकदम चुप हो गई।
वो बस फ्रस्ट्रेशन में लूमियन को घूरती रह गई, लेकिन उसने आगे कोई और सवाल नहीं पूछा। मुझे लगता है कि लूमियन का ये तरीका बहुत ही स्मार्ट था अपने सीक्रेट्स को सेफ रखने का। इसके बाद लूमियन जेना की वो छोटी सी रिवॉल्वर निकालता है और उसकी तरफ उछाल देता है। जेना उसे बहुत ही सफाई से कैच कर लेती है और हंसते हुए कहती है, क्या तुम इतने डर गए थे कि मेरे पास आकर खुद अपने हाथों से इसे वापस भी नहीं कर सकते थे? वो अपने होठों को चबाते हुए थोड़ा प्लेफुल मूड में आ जाती है। वो पूछती है कि क्या मेरे अंदर कुछ ऐसा है जिससे तुम्हें डर लगता है? उस मोमेंट में जेना को ऐसा लगा जैसे वो वापस उसी टाइम में चली गई हो जब वो पहली बार लूमियन से मिली थी और उसे टीज कर रही थी। लूमियन उसे ऊपर से नीचे तक देखता है और कहता है, तुम काफी ऑडेशियस हो जो आधी रात को एक अजनबी लड़के के कमरे में ऐसे कपड़े पहन कर आ गई हो। जेना ने जो कपड़े पहने थे वो उसके नॉर्मल इवनिंग परफॉर्मेंस वाले थे। एक वाइट ब्लाउज जिसमें क्लीवेज काफी विजिबल था और एक ऑफ वाइट शॉर्ट स्कर्ट। और भाई वो जानबूझकर चेयर पर ऐसे बैठी थी कि लूमियन को थोड़ा टीज कर सके। जेना जानबूझकर अपना मुंह कवर करती है और एक सॉफ्ट सी हंसी हंसती है। वो बोलती है कि मैं अंडरग्राउंड में बिल्कुल डिफेंसलेस थी, तब भी तुमने कोई मूव नहीं किया, तो अब तो छोड़ ही दो। क्या तुम अभी भी वर्जिन हो? अगर कोई हेल्प चाहिए तो ये मैच्योर और ब्यूटीफुल सिस्टर तुम्हें एडल्ट वर्ल्ड के वंडर्स दिखा सकती है। अब आप खुद सोचो, रात के अंधेरे में एक खूबसूरत लड़की ऐसे ऑफर दे रही हो तो कोई भी नर्वस हो जाए। ये बोलते हुए वो जानबूझकर अपनी बॉडी को थोड़ा नीचे करती है ताकि उसका क्लीवेज लूमियन को साफ दिखे, लेकिन हमारा लूमियन तो अलग ही गीगा चैड है भाई। वो बिना किसी एक्सप्रेशन के एकदम शांत होकर उसे देखता रहता है। लूमियन सोचता है कि ऐसी फालतू चीजों से कौन डरता है। जेना को लगा था कि लूमियन थोड़ा ब्लश करेगा या नजरें चुराएगा, लेकिन लूमियन का ये कोल्ड बिहेवियर देखकर बेचारी जेना खुद ही ऑकवर्ड फील करने लगती है। वो सीधा बैठ जाती है और धीरे से बड़बड़ाती है कि लैम्प कायर कहीं का। और तभी अगले ही सेकंड लूमियन अचानक से खड़ा हो जाता है। जेना का एक्सप्रेशन पल भर में चेंज हो जाता है। वो थोड़ी घबरा जाती है। वो पूछती है, तुम क्या करने का प्लान कर रहे हो? लूमियन के चेहरे पर एक स्मिर्क आ जाती है और वो वुडन टेबल की तरफ मुड़ जाता है। वो कहता है, बस थोड़ी सी लाइट बियर डाल रहा हूँ। तुम्हें एक गिलास चाहिए क्या? ऑबर्ज डुकॉक डोरे की हालत सच में बहुत खराब थी। वहां पीने के लिए उबला हुआ पानी तक नहीं मिलता था। वहां के टेनेंट्स को या तो सीधा नल का पानी पीना पड़ता था या फिर पानी की जगह लाइट बियर पीनी पड़ती थी। जेना एक राहत की सांस लेती है और कहती है, नहीं थैंक्स। लूमियन लाइट बियर के कुछ घूंट पीता है और कन्वर्सेशन का टॉपिक चेंज कर देता है। वो पूछता है, तुम इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकती हो कि तुम मुझसे उम्र में बड़ी हो? जेना के चेहरे पर एक सेटिस्फेक्शन वाली स्माइल आ जाती है। वो कहती है, मैंने फ्रांका के यहाँ तुम्हारा वांटेड पोस्टर देखा था। वेल हेलो लूमियन, तुम तो अभी 18 के भी नहीं हुए हो, जबकि मैं 21 की हो चुकी हूँ। लूमियन उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, तो क्या तुम्हारी मेंटल एज सिर्फ 12 साल की है? और फिर वो सीरियस होकर पूछता है कि तुम्हें उस कमरे का इन्फिल्ट्रेशन रूट कैसे पता चला? क्या फ्रांका काफी टाइम से पॉइजन्स पर मॉब के अगेंस्ट कोई असासिनेशन प्लान कर रही थी? जेना के होंठ थोड़े सिकुड़ जाते हैं और वो बताती है, मैं लगभग 1 महीने से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रही थी। मैं बस एक परफेक्ट मौके का इंतजार कर रही थी ताकि मैं मार्गोट को असासिनेट कर सकूं, लेकिन तुमने मुझसे पहले ही उसका काम तमाम कर दिया। मार्गोट पहले साल डे ग्रिस्टमिल का ओवरसियर हुआ करता था। लूमियन पूछता है कि क्या तुम्हारी मार्गोट से कोई पर्सनल दुश्मनी थी? जेना की नजरें थोड़ी झुक जाती हैं और माहौल थोड़ा भारी हो जाता है। वो बताती है कि मार्गोट ने उसके साथ तो कुछ नहीं किया था, लेकिन जब जेना पहली बार मार्केट डिस्ट्रिक्ट में आई थी डांस हॉल्स में गाने का मौका ढूंढने के लिए, तब उसकी मुलाकात एक और शोई डीवा सिंगर से हुई थी। वो लड़की जेना से कुछ साल बड़ी थी और उसने जेना को अपनी छोटी बहन की तरह ट्रीट किया। उसने जेना की सिंगिंग इंप्रूव करने में हेल्प की और उसे परफॉर्म करने का मौका भी दिलाया। लेकिन फिर 1 महीने पहले मार्गोट ने उस लड़की का रेप किया। जेना गुस्से में गालियां देते हुए बोलती है कि फकिंग डैम इट, क्या उस जानवर को लगता था कि सारी शोई डिवाज उसके लिए ही बैठी हैं? इस इंसिडेंट के बाद उस बेचारी सिंगर ने मार्केट डिस्ट्रिक्ट छोड़ दिया और बाद में जेना को पता चला कि उसे एक पागलखाने यानी एसाइलम में भर्ती करना पड़ा। ये स्टोरी सुनकर मुझे पर्सनली बहुत बुरा लगा। मार्केट डिस्ट्रिक्ट की लाइफ सच में ब्रूटल है। जेना आगे बताती है कि यही वो रीजन था जिसकी वजह से उसने फ्रांका के सामने गिड़गिड़ा कर बियॉन्डर पावर्स मांगी थीं, ताकि वो उस दरिंदे मार्गोट को मारकर अपनी दोस्त का बदला ले सके। अब लूमियन ये पूरी बात बहुत शांति से सुनता है। वो कुछ देर चुप रहता है और फिर बहुत ही ठंडे दिमाग से बोलता है। वो कहता है कि देखो, इंसान को कभी हेजिटेट नहीं करना चाहिए। जब मैंने सुबह तय कर लिया था कि मुझे मार्गोट को मारना है तो मैंने उसी रात उसका काम तमाम कर दिया। लूमियन का ये माइंडसेट सच में डरावना है। वो सोचता नहीं है, सीधा एक्शन लेता है। जेना को इस बात पर गुस्सा भी आता है और हंसी भी। वो बस इतना बोलती है कि वेल, हर किसी का अपना अपना स्टाइल होता है। इसके बाद लूमियन मेन टॉपिक पर आता है क्योंकि कल एक बहुत बड़ा दिन है। वो जेना से कहता है कि कल सुबह बैरन ब्रिग ने मुझे सवॉय मॉब के बॉस से मिलवाने ले जा रहा है। क्या तुम्हारे पास कोई इंसाइट है कि वो इंसान आखिर कैसा है? जेना थोड़ा सोचती है और फिर जवाब देती है। वो बताती है कि उसने कभी खुद तो बॉस को नहीं देखा,
लेकिन फ्रांका से काफी कुछ सुना है। बॉस क्वार्टियर डेला कैथेड्रल कमेमोरेटिव में रहता है और वो थोड़ा सा परवर्ट है, उसे औरतें बहुत पसंद हैं। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि वो कोई ट्विस्टेड या साइको इंसान नहीं है। उसके टेस्ट बहुत ही फकिंग नॉर्मल हैं और उसकी हर पार्टनर फ्रांका के प्रेफरेंसेस से मैच करती है। मतलब बॉस की लाइफ में भी फ्रांका का तगड़ा इन्फ्लुएंस है। अब बॉस की पावर और रुतबे की बात करते हैं। बाय प्रोफेशन वो एक बहुत बड़ा मर्चेंट है। स्टीम लोकोमोटिव स्टेशन के पास उसका अपना डिपो है और रिस्ट डॉक्स में उसके बहुत बड़े शेयर्स हैं। इसके अलावा वो एक फ्रेट कंपनी और कंस्ट्रक्शन फर्म भी चलाता है। मतलब सोचो, वो लीगल बिजनेस में भी एक बहुत बड़ा नाम है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो बहुत सारे सेवियर्स को जॉब देता है। जेना एक बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट बताती है। जब पॉइजन स्पर मॉब ने पहली बार पावर गेन की थी तो उनका सवॉय मॉब के साथ एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। और गेस करो तब क्या हुआ था। डिपो और डॉक्स के सारे लेबरर्स सड़कों पर उतर आए थे। वो पूरा सीन एक मैसिव प्रोटेस्ट जैसा बन गया था। अब लूमियन ये सुनकर अपने दिमाग में कैलकुलेशन करने लगता है। वो सोचता है कि इतने सारे लोग, अगर इन लेबरर्स को वेपन्स दे दिए जाएं तो ये तो पूरी की पूरी एक आर्मी बन जाएगी। लूमियन जेना को इशारा करता है कि वो आगे बताए। जेना अपना कॉलर थोड़ा सा ऊपर खींचती है और सीरियस होकर बोलती है, फ्रांका ने बताया था कि बॉस देखने में बहुत ही एमिएबल और फ्रेंडली लगता है, यहाँ तक कि नॉर्मल लेबरर्स के साथ भी। लेकिन उसके इस दिखावे में मत फंसना। उसका मेन गोल यही होता है कि लोग उसके सामने अपना गार्ड डाउन कर दें। वो बहुत ही ज़्यादा कनिंग और हाईली इंटेलिजेंट है। उसे लोगों के साथ माइंड गेम्स खेलने में बहुत मज़ा आता है। जेना सीधे लूमियन को वार्निंग देती है कि उसे प्रोवोक करने की गलती मत करना, वरना फ्रांका भी तुम्हें नहीं बचा पाएगी। और अब आती है सबसे डरावनी बात। जेना बताती है कि बॉस के पास कोई तगड़ी मैजिकल पावर है। वो फायर मैनिपुलेशन में बहुत एक्सपर्ट है और उसके पास कोई बहुत ही पावरफुल मिस्टिकल आर्टिफैक्ट भी है। अब भाई, जैसे ही लूमियन ने फायर मैनिपुलेशन सुना, उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। फायर मैनिपुलेशन मतलब हंटर पाथवे। क्या बॉस एक सीक्वेंस 7 पायरोमैनियक है? लेकिन फिर लूमियन सोचता है कि नहीं, बात कुछ और है। फ्रांका ने खुद कहा था कि बॉस इनक्रेडिबली पावरफुल है और हम जानते हैं कि फ्रांका खुद डेमनेस पाथवे की सीक्वेंस 7 विच है। अगर एक सीक्वेंस 7 विच किसी को इतना पावरफुल मानती है तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो बॉस सिर्फ एक सीक्वेंस 7 नहीं हो सकता, वो पक्का उससे भी हाई लेवल का होगा। लूमियन सिचुएशन को एनालाइज करता है कि पॉइजन स्पर मॉब का जो बॉस है ब्लैक स्कॉर्पियन रॉजर, उसके पास एक बून है जो सीक्वेंस 7 के बराबर की ताकत देता है। एक हेरेटिक स्पेल मास्टर जरूरी नहीं कि एक विच को आसानी से हरा पाए। फ्रांका इतनी पावरफुल है कि वो खुद अपना एक मॉब चला सकती है, एक अंडरवर्ल्ड बॉस बन सकती है। लेकिन फिर भी वो अपनी मर्जी से इस सवॉय मॉब के बॉस की मिस्ट्रेस बनकर रह रही है। क्या फ्रांका का कोई हिडन मोटिव है, या फिर बॉस की पावर और बैकग्राउंड सच में इतने खतरनाक हैं कि फ्रांका जैसी विच को भी उसके सामने झुकना पड़ा? लूमियन के थॉट्स बहुत तेजी से रेस कर रहे थे और ये मिस्ट्री सच में बहुत इंटेंस हो चुकी थी। जेना अपनी जगह से खड़ी हो जाती है। वो लूमियन को एक आखिरी एडवाइस देती है कि कल जब तुम जाओ तो एक मर्द की तरह ड्रेस अप होकर जाना। बैरन ब्रिग्ने की तरह जेंटलमैन बनने की कोशिश मत करना। बॉस को ऐसे सबऑर्डिनेट्स पसंद हैं जो अग्रेसिव हों और बिल्कुल एक वुल्फडॉग की तरह दिखते हों। लूमियन इस बात पर स्कॉफ करता है और कहता है, मुझे तो डर है कि कहीं मैं कुछ ज्यादा ही अग्रेसिव ना लगूं। जेना उसकी ये बात सुनकर अपनी आंखें रोल करती है। वो कहती है, सही बात है, तुमने मेरी जान बचाई है, लेकिन फिर भी कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं तुम्हें एक जोरदार थप्पड़ मार दूं। एनीवे, कल कुछ ज्यादा ओवर मत कर देना। वो अपने गन के होल्स्टर को वापस अपने पैर पर बांधती है और एक बड़ी सी जमाई लेते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ती है। वो कहती है कि मैं अब वापस जा रही हूँ। सांस छोड़ते हुए वो बड़बड़ाती है कि मुझे कुछ टाइम के लिए साल डे ग्रिस्ट मिल में परफॉर्म करने का मौका नहीं मिलेगा। जाते जाते वो लूमियन के कमरे को देखती है और अजीब सा मुंह बनाती है। वो पूछती है कि मुझे समझ नहीं आता, तुम अभी भी इस घटिया से सड़े हुए कमरे में क्यों रहते हो? हालांकि जेना के खुद के रहने की जगह कोई बहुत आलीशान नहीं थी, लेकिन फिर भी ऑबर्ज डू कॉक डोरे से तो लाख गुना बेहतर थी। हमारा लूमियन एक बार फिर स्मिर्क करता है और बहुत ही स्वैग में बोलता है, दिस इज माई टर्फ, ये मेरा इलाका है। जेना बस हंसती है और आगे कुछ नहीं बोलती। वो डिम लाइट वाले कॉरिडोर में एंटर करती है और अंधेरे में गायब हो जाती है। उसके जाने के बाद लूमियन थोड़ा फ्रेश होता है और अपने बिस्तर पर लेट जाता है। उसके दिमाग में बस कल की मीटिंग के थॉट्स घूम रहे थे। सवॉय मॉब का वो खतरनाक बॉस, उसकी पावर और कल होने वाला माइंड गेम, यही सब सोचते सोचते लूमियन को फाइनली नींद आ जाती है। होती है अगले दिन की सुबह करीब 10:30 बजे के आसपास। बैरन ब्रिग्ने, जो कि सवॉय मॉब का एक काफी रिस्पेक्टेड फिगर है, वो हमारे लूमियन से मिलने साल देबाल ब्रीज के सेकंड फ्लोर पर आता है। आज लूमियन ने बहुत ही सिंपल और कैजुअल कपड़े पहने हुए थे। उसने एक लिनेन की शर्ट, एक ब्लैक वेस्ट कोट और ब्राउन कलर के ट्राउजर्स पहने थे और अपने स्लीव्स को कोहनी तक ऐसे फोल्ड किया हुआ था जैसे कोई टिपिकल स्ट्रीट फाइटर या वर्कर करता है। साथ में उसने एक चौड़े किनारे वाला ब्राउन हैट भी लगा रखा था। अब अगर आप इस पूरे लुक को इमेजिन करो तो लूमियन बिल्कुल भी कोई शरीफ या जेंटलमैन नहीं लग रहा था, बल्कि वो एकदम रफ एंड टफ और थोड़ा सा बदतमीज टाइप का गुंडा लग रहा था।
बैरन ब्रिग्ने ने उसे कुछ सेकंड्स तक बहुत ध्यान से देखा, पर उसने कपड़ों को लेकर कोई कमेंट नहीं किया। शायद उसे पता था कि सीएल का स्टाइल ही यही है। बैरन ने बस एक ही बात की वार्निंग दी और कहा कि जब हम बॉस से मिलेंगे तो बेहतर होगा कि तुम अपने शब्दों को कम ही रखना। मतलब बॉस के सामने ज्यादा बकवास मत करना, बस काम की बात करना। लूमियन ने भी अपना हैट हल्का सा नीचे किया और एक टिपिकल स्टाइल में बोला, अंडरस्टूड। इसके बाद बैरन ब्रिग्ने उसे लेकर नीचे आता है। आज बैरन अपने साथ लुइस या किसी और गुंडे को नहीं लाया था, सिर्फ और लूमियन ही थे। बाहर एक 4 सीटों वाली बहुत ही शानदार बग्घी उनका वेट कर रही थी। दोनों उसमें बैठते हैं और उनका सफर शुरू हो जाता है। करीब आधे घंटे तक वो बग्घी कैथेड्रल कोमेमोरेटिव वाले इलाके की भीड़ भाड़ से होते गुजरती है और फाइनली एक बहुत ही शांत, पॉश और वीआईपी सी दिखने वाली स्ट्रीट पर आकर रुकती है। अब ये जो इलाका था ना, ये नॉर्मल शहर से थोड़ा ऊंचाई पर बसा हुआ था। यहाँ का नज़ारा एकदम अलग था, जैसे आप किसी झोपड़पट्टी से निकलकर सीधे किसी अमीर अरबपति के मोहल्ले में आ गए हों। वहाँ बड़े बड़े और खूबसूरत विलास बने हुए थे, जो व्हाइट, बेज और थोड़े ग्रे और ब्लू कलर के शेड्स में थे। हर विला के सामने एक बहुत बड़ा हरा भरा लॉन था और पीछे की तरफ एक गार्डन था जो लोहे की कंटीली तारों वाले फेंस से कवर्ड था। लूमियन अपनी आदत के हिसाब से आसपास की चीजों को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा था। उसकी नज़र वहां लगे स्ट्रीट साइन पर पड़ती है, जिस पर लिखा था रू देस फोंटेन्स। यहां से आगे बढ़ते हुए बैरन ब्रिग्ने 11 रू देस फोंटेन्स वाले विला के सामने जाकर रुकता है और मेन गेट के पास लटक रही एक रस्सी को खींचता है, जो शायद अंदर घंटी बजाने के लिए थी। थोड़ी ही देर में सदर्न कॉन्टिनेंट के लुक वाला एक सर्वेंट वहां आता है और लोहे का बड़ा सा गेट खोलता है। उस सर्वेंट की स्किन काफी डार्क थी और उसके बोलने के तरीके में एक अजीब सा घमंड झलक रहा था। वो एकदम एटीट्यूड में बोलता है, मोसियर मार्टिन अपनी स्टडी रूम में आप दोनों का वेट कर रहे हैं। और भाई उसने लूमियन या बैरन का कोई जवाब तक नहीं सुना, बस पलटा और सीमेंट के बने एक रास्ते पर चलने लगा। वो रास्ता इतना चौड़ा था कि वहां से एक साथ 3 बग्घियां आसानी से गुजर सकती थीं और उसके दोनों तरफ बहुत ही खूबसूरत ग्रीन लॉन थे। लूमियन और बैरन भी चुपचाप उस सर्वेंट के पीछे पीछे चलने लगे। लॉन पार करने के बाद वो एक 3 मंजिला ग्रेस व्हाइट कलर के बहुत ही शानदार विला के सामने पहुंचते हैं। जैसे ही विला का मेन दरवाजा खुलता है, सामने एक आदमी खड़ा था जिसने ब्लैक सूट और डार्क बो टाई पहनी हुई थी। ये एकदम किसी टिपिकल हाई क्लास बटलर का गेटअप था। बैरन ब्रिग्ने ने तुरंत अपने कदम तेज किए और एक बहुत ही पोलाइट स्माइल के साथ से ग्रीट किया, गुड मॉर्निंग फाउस्टीनो। फाउस्टीनो, जो कि करीब 50 साल का एक एक्सपीरियंस्ड इंसान लग रहा था, उसने भी स्माइल करते हुए जवाब दिया, गुड मॉर्निंग ब्रिग्ने। इसके बाद बैरन ने लूमियन को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहा, सीएल ये मोसियर मार्टिन के बटलर हैं, मोसियर फाउस्टीनो। लूमियन ने भी एकदम प्रॉपर रिस्पेक्ट और मैनर्स के साथ फाउस्टीनो को ग्रीट किया। बटलर ने बस हल्का सा सिर हिलाया और बिना कुछ एक्स्ट्रा बोले उन्हें अंदर ले जाने लगा। वो लोग एक बहुत ही बड़े और शानदार हॉलवे से गुजर रहे थे। ऊपर एक बहुत ही बड़ा और चमकता हुआ क्रिस्टल का झूमर लटक रहा था और नीचे का फर्श इतना स्मूथ था जैसे कोई डांस फ्लोर हो। फाइनली वो एक ऐसे कमरे में पहुंचते हैं जिसकी दीवारों पर बहुत सारी बुकशेल्फ्स बनी हुई थीं, लेकिन लूमियन का फोकस बुक्स पर नहीं था। जैसे ही वो रास्ते से गुजर रहा था, उसने नोटिस किया कि वहां दीवारों पर सिर्फ महंगी ऑयल पेंटिंग्स ही नहीं थीं, बल्कि हथियारों का एक बहुत बड़ा कलेक्शन डिस्प्ले किया गया था। वहां एक हाथ से चलाने वाली तलवारें, बड़ी बड़ी ब्रॉडस्वर्ड्स, भारी हथौड़े भाले और छोटे धनुष टंगे हुए थे। यहाँ तक कि कमरे में जो लकड़ी के प्लेटफॉर्म्स बने थे, जिन पर नॉर्मली लोग महंगे फूलदान या मूर्तियां रखते हैं, वहां पर सिल्वर और व्हाइट कलर के असली आर्मर सूट्स, ब्रेस्टप्लेट्स और युद्ध में काम आने वाली चीजें रखी हुई थीं। ये देखकर लूमियन अपने मन में सोचता है, लगता है बॉस को कोल्ड वेपन्स का बहुत ज्यादा शौक है। खैर, वो अपनी नजरें हटाता है और फाइनली स्टडी रूम के अंदर एंटर करता है। कमरे में एक बहुत बड़ी सी डेस्क थी जो फ्लोर से सीलिंग तक वाले बड़े शीशे के खिड़कियों के पास रखी थी और उस डेस्क के पीछे एक आदमी खड़ा था जिसकी हाइट करीब 1.8 मीटर्स यानी लगभग 6 फीट के आसपास रही होगी। उसके बाल एकदम काले थे, जो कि इंटिस के लोगों में काफी कॉमन होता है, लेकिन उसके कानों के पास कुछ बाल सफेद हो चुके थे। उसे देखकर लग रहा था कि वो अपनी अर्ली 40s में होगा। उसके चेहरे के फीचर्स काफी स्ट्रांग और शार्प थे और उसकी आंखें हल्की सी लाल थीं, जो उसके ब्राउन आइरिस के साथ एक बहुत ही इंटिमिडेटिंग लुक दे रही थीं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह थी कि उसके चेहरे पर कोई झुर्रियां नहीं थीं और उसके गाल थोड़े भरे हुए थे, जिसकी वजह से वो बहुत ही डेंजरस होने के बावजूद एक फ्रेंडली बिजनेसमैन जैसा वाइब दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये वो इंसान है जो आपका मर्डर करने से पहले भी आपको एक प्यारी सी स्माइल देगा। उसने एक व्हाइट शर्ट और फॉर्मल ब्लैक सूट पहना हुआ था, लेकिन गले में कोई बोटाई या नेकटाई नहीं थी, जिससे वो थोड़ा रिलैक्स्ड लग रहा था। बैरन ब्रिग्ने ने तुरंत अपना सिर झुकाया और बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ बोला, गुड मॉर्निंग मोसियर मार्टिन। लूमियन ने भी उसे ग्रीट किया, जिसके बाद गार्डनर मार्टिन ने एक स्माइल दी और हल्की सी सांस छोड़ते हुए बोला, तुम तो काफी यंग हो, है ना? बॉस की आवाज में एक अजीब सी गहराई थी। वो आगे कहता है, आज मुझे एम्परर रोजेल की वो बात समझ आ रही है कि जो असली हीरोज होते हैं उनका एटीट्यूड कम उम्र में ही बाकी लोगों से एकदम अलग होता है।
फिर वो थोड़ा सा रुक कर पूछता है, तो मैं तुम्हें क्या बुलाऊं, लूमियन या सीएल। अब यहाँ ये बहुत बड़ा मोमेंट था क्योंकि बॉस को पता है कि इसका असली नाम कुछ और हो सकता है। पर लूमियन बिना घबराए बहुत ही रिस्पेक्टफुली कहता है सीएल। गार्डनर मार्टिन उन बड़ी खिड़कियों के पास से टहलता हुआ आगे आता है और बहुत ही वार्म टोन में उसकी तारीफ करने लगता है। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर तुमने 2 सीक्वेंस 8 बियॉन्डर्स को मार गिराया और एक सीक्वेंस 9 को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया। सच बताऊं तो तुम्हारी उम्र में मैं ऐसा कोई भी कारनामा नहीं कर सकता था। फिर वो अचानक से एक सीधा सवाल पूछता है, तुम्हारा सीक्वेंस क्या है? अब सोचो, बॉस सीधा बियॉन्डर दुनिया की बात कर रहा है, मतलब उसे सब पता है। लूमियन भी बिना कोई झूठ बोले एकदम साफ साफ बता देता है, सीक्वेंस 8 प्रोवोकर। ये सुनकर गार्डनर मार्टिन के चेहरे पर एक बहुत ही तगड़ी सेटिस्फैक्शन वाली स्माइल आ जाती है। उसे लूमियन की ये ईमानदारी बहुत पसंद आई। वो सिर हिलाता है और कहता है, मैंने अभी जो कहा वो पूरी तरह से सच नहीं था। जब मैं खुद सीक्वेंस 8 पर था तब भी मैं वो सब नहीं कर सकता था जो तुमने अभी किया है। बहुत बढ़िया काम किया है तुमने। हमारे सवॉय मॉब को तुम्हारे जैसे एक एक्सेप्शनल और टैलेंटेड लड़के की बहुत जरूरत है। और बिना लूमियन के जवाब का वेट किए बॉस सीधा अपने मेन मुद्दे पर आ जाता है। वो पूछता है, क्या तुम्हें हैमर एट की बॉडी से कुछ काम की चीज मिली? ये सुनते ही लूमियन का दिमाग तेजी से दौड़ने लगता है। वो मन में सोचता है, क्या इस इंसान को लॉ ऑफ बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स कंजर्वेशन के बारे में पता है? अब अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं कि बियॉन्डर दुनिया का एक रूल है कि जब कोई बियॉन्डर मरता है तो उसकी पावर्स खत्म नहीं होती, वो एक फिजिकल फॉर्म ले लेती हैं, जिसे हम बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं, और इसे आगे पोर्शन बनाने के लिए यूज किया जा सकता है। लूमियन समझ गया कि बॉस को यह बात पक्का पता है, इसलिए उसने भी छुपाने का ट्राई नहीं किया। उसने सीधा अपनी जेब में हाथ डाला और एक मुट्ठी के साइज का छोटा सा स्फीयर बाहर निकाल लिया। वो स्फीयर ऐसा चमक रहा था जैसे सुबह के बादल हो या फिर ढलता हुआ सूरज। बहुत ही मैजिकल फीलिंग आ रही थी उससे। लूमियन वो स्फीयर बॉस को दिखाते हुए कहता है, मुझे ये मिला था। गार्डनर मार्टिन उसे देखकर बहुत ही अप्रूवल वाले लुक के साथ नोट करता है, एक्सीलेंट, इसे तुम मुझे बेच दो। तुम्हारे लिए वैसे भी इसका कोई खास यूज नहीं है, तो इसके बदले 18,000 वेल्डोर कैसा रहेगा? ये अमाउंट सुनते ही लूमियन अंदर ही अंदर शॉक रह जाता है, क्योंकि उसे अच्छे से याद था कि मिस्टर के की गैदरिंग में इस कैरेक्टरिस्टिक का प्राइस सिर्फ 15,000 वेल्डोर चल रहा था। मतलब बॉस उसे मार्केट रेट से 3,000 ज्यादा दे रहा था। पर लूमियन ने अपने चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आने दिया। वो ऐसे प्रिटेंड करने लगा जैसे उसे इसका असली प्राइस पता ही ना हो। वो बड़ी मासूमियत से पूछता है, क्या ये सच में 18,000 वेल्डोर का है? अब यहाँ पर बैरन ब्रिग्ने का रिएक्शन देखने लायक था भाई। वो लूमियन के बगल में खड़ा था और उसका दिमाग खराब हो रहा था कि आखिर बॉस इस छोटी सी चीज के लिए इतने पैसे क्यों लुटा रहे हैं। क्या ये हैमर एट की कोई खास चीज है या फिर कोई पोर्शन का इंग्रेडिएंट है? बैरन के दिमाग में एक सेकंड के अंदर 1000 सवाल घूमने लगे और उसे अचानक से बहुत तगड़ा वाला रिग्रेट होने लगा, क्योंकि कल रात जब हैमर एट मरा था तो अपना ईगो और डिग्निटी मेंटेन करने के लिए बैरन ने ही लूमियन से कहा कि तुम उसका सारा सामान रख सकते हो। उसे लगा था कि क्या ही मिलेगा, कुछ छुट्टे पैसे या कोई हथियार, पर यहाँ तो सीधा 18,000 का जैकपॉट लग गया। गार्डनर मार्टिन जोर से हंसते हुए बोलता है, हा हा हा, ये चीज वाकई में बहुत कीमती है, लेकिन मैं तुम्हें इसके लिए एक प्रीमियम प्राइस ऑफर कर रहा हूँ। तुम इसे अपना रिवॉर्ड समझ सकते हो। फिर वो अपने बटलर फाउस्टिनो की तरफ मुड़ता है और ऑर्डर देता है, जाओ और 18,000 कैश लेकर आओ, और हाँ, ध्यान रखना कि नोट्स के डिनोमिनेशन ज्यादा बड़े ना हो ताकि इसे यूज करने में आसानी हो। लूमियन को इस डील से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि वो तो बहुत खुश था। वैसे भी उसने सोचा था कि वो इसे मिस्टर के की सीक्रेट गैदरिंग में ही बेचेगा। उसका मेन प्लान यही था कि वो ढेर सारा पैसा जमा करे और कोई ऐसा मिस्टिकल आइटम खरीदे जो उसकी कमजोरियों को दूर कर सके, खासकर कोई ऐसी चीज जो उसे डिस्गाइज करने में मदद करे या फिर बुरे इफेक्ट्स को रोक सके। गार्डनर मार्टिन ने लूमियन के हाथ से वो प्यूगिलिस्ट बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक ले लिया और उसे कुछ सेकंड्स तक अपने हाथ में घुमाते हुए चेक किया। फिर वो बैरन ब्रिग्ने की तरफ देखकर एकदम सीरियस टोन में बोला, सीएल की उम्र भले ही कम हो, लेकिन उसने हमारे सवॉय मॉब के लिए बहुत बड़ा काम किया है और अपनी स्ट्रेंथ भी साबित कर दी है। अब टाइम आ गया है कि उसे कुछ बड़ी जिम्मेदारियां दी जाएं। बॉस आगे कहता है, बैरन, तुम्हारे पास पहले से ही सूदखोरी यानी ब्याज पर पैसे देने का बिजनेस है और एवेन्यू दू मार्शे की बाकी दुकानें भी तुम ही संभालते हो। ये कोई आसान काम नहीं है, इसलिए अब से सीएल को साल दे बाल ब्रीज मैनेज करने की जिम्मेदारी दे दो। और हाँ, उसे सपोर्ट करने के लिए अपने कुछ आदमी भी दे देना ताकि उसे सब कुछ अकेले ना करना पड़े। ये सुनते ही भाई बैरन ब्रिग्ने के चेहरे की मांसपेशियां हल्की सी फड़क उठती हैं। वो अंदर से एकदम भड़क गया था, क्योंकि साल दे बाल ब्रीज उनके मॉब के लिए एक सोने की खदान जैसा था। सबसे ज्यादा प्रॉफिट वहीं से आता था और वो किसी भी कीमत पर उसे अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। लेकिन वो बॉस के सामने कुछ बोल नहीं सकता था, इसलिए उसने अपना सारा गुस्सा और डिसअपॉइंटमेंट छुपाते हुए कहा, वेरी वेल मोंसियर मार्टिन, जैसा आप कहें। अगर बॉस ने ये डायरेक्ट ऑर्डर नहीं दिया होता ना, तो बैरन कभी भी ये मैन क्लब लूमियन को नहीं देता।
वो पक्का उसे ही छोटी मोटी एवेन्यू दू मार्शे की दुकान पकड़ा देता और जायंट साइमन या ब्लड पाम ब्लैक के कुछ बेकार से गुंडे उसके नीचे काम करने को दे देता। इधर लूमियन भी कोई बेवकूफ नहीं था। उसे तुरंत समझ आ गया कि इस एक फैसले से उसका और बैरन का जो रिलेशनशिप था वो अब खराब हो चुका है। अब वो बैरन को पहले की तरह आसानी से बेवकूफ नहीं बना पाएगा। इनफैक्ट लूमियन को यह भी फील हो रहा था कि फ्यूचर में उसके और बैरन के बीच में तगड़ी वाली लड़ाई या क्लैश भी हो सकता है। गार्डनर मार्टिन लूमियन की तरफ मुड़ता है और कहता है, साल दे बाल ब्रीज का अच्छे से ध्यान रखना। अगर तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी रही तो फ्यूचर में मैं तुम्हें और भी बड़े और इंपॉर्टेंट बिजनेस सौंप दूंगा। लूमियन अपना सिर झुकाता है और झूठी खुशी दिखाते हुए कहता है, थैंक यू मोसियर मार्टिन। इसके बाद वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। वापस लौटते वक्त रास्ते में बैरन ब्रिग ने खुद को शांत करने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसने वापस अपना वो पोलाइट और रिफाइंड जेंटलमैन वाला मास्क पहन लिया था। वो बीच बीच में लूमियन से सवोय मॉब के काम के बारे में बातें कर रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर लूमियन का ध्यान बैरन की बातों में कम और अपने हाथ में पकड़े उस छोटे से कपड़े के बैग पर ज्यादा था, जिसमें 18,000 वेल डोर भरे हुए थे। वो मन ही मन कैलकुलेट कर रहा था कि इतने पैसों से तो वो क्वार्टियर देल ऑब्जर्वेटोयर जैसे अच्छे इलाके में एक बढ़िया सा अपार्टमेंट खरीद सकता है। और अगर वो दारिजे रीजन की बात करे तो वहां इतने पैसों में एक अच्छे खासे मोहल्ले में पूरा का पूरा विला आ जाता। फाइनली वो लोग साल दे बाल ब्रीज पहुंचते हैं। जैसे ही वो अंदर एंटर करते हैं, लुइस और बाकी गुंडे लूमियन की तरफ आते हैं। पर इससे पहले कि कोई कुछ बोल पाता, बैरन ब्रिग ने अपने महोगनी पाइप से एक कश खींचता है और जोर से अनाउंस करता है, लुइस सरकोटा, आज के बाद से तुम दोनों सीएल के ऑर्डर्स फॉलो करोगे। अब से साल दे बाल ब्रीज का इंचार्ज सीएल है। ये सुनते ही लुइस, जिसके माथे के घाव अब काफी हद तक भर चुके थे, और सरकोटा, जिसके ब्राउनिश रेड घुंघराले बाल थे, दोनों के चेहरे पर शॉक और कंफ्यूजन साफ दिख रहा था। उन्हें पता था कि सीएल को कोई ना कोई रिवॉर्ड मिलेगा, पर उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि सीएल सीधा इस मैन क्लब का बॉस बन जाएगा और उन्हें भी उसके अंडर काम करने के लिए दे दिया जाएगा। मतलब अब सीएल सवोय मॉब का एक असली और पावरफुल लीडर बन चुका था। बैरन ने अपने गुंडों के रिएक्शन को पूरी तरह इग्नोर किया और लूमियन की तरफ देखकर फेक स्माइल के साथ बोला, मेरे लिए सेकंड फ्लोर पर एक ऑफिस खाली छोड़ देना, मुझे अपने ब्याज वाले बिजनेस के लिए उसकी जरूरत पड़ेगी। लूमियन ने भी बिना किसी ऑब्जेक्शन के कह दिया, वेरी वेल। एक छोटे से हैंडओवर प्रोसेस के बाद बैरन अपने दो गुंडों को लेकर वहां से चला गया, क्योंकि उसे अपने सूदखोरी के बिजनेस में कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी। लूमियन सीढ़ियां चढ़कर सेकंड फ्लोर पर जाता है। उसका प्लान था कि वो जाकर देखे कि साल दे बाल ब्रीज का एक्चुअल ऑपरेशन कैसे चलता है। तभी लुइस थोड़ा आगे आता है और एकदम धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए कहता है, सीएल, मेरा मतलब है बॉस, रेड बूट्स आपके ऑफिस में बैठी है। मुझे नहीं पता कि वो यहाँ आपसे मिलने आई या बैरन से। क्या आप उससे मिलना चाहेंगे? रेड बूट्स फ्रांका। ये नाम सुनते ही लूमी हल्का सा नोट करता है। वो पूछता है, मेरा ऑफिस कहाँ है? लुइस तुरंत अपने नए बॉस को रास्ता दिखाता है। वो उसे कैफे से होते सेकंड फ्लोर के कॉरिडोर में ले जाता है और एकदम एंड वाले कमरे के सामने रुकता है। लुइस डार्क रेड कलर के लकड़ी के दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहता है, बस यही है आपका ऑफिस? लूमियन नोट करता है, दरवाजे का हैंडल पकड़ता है और उसे खोलकर अंदर जाता है। और भाई, अंदर जाते ही जो सबसे पहली चीज उसे दिखती है वो थे एक पेयर वाइब्रेंट रेड बूट्स। और वो बूट्स कहीं और नहीं बल्कि एक ब्राउन कलर की लकड़ी की डेस्क के ठीक ऊपर बड़े ही स्टाइल से रखे हुए थे। उन लाल जूतों के ऊपर एक ऑफ वाइट कलर की ब्रीचेस थी, जो कि एक तरह की पैंट होती है, और उससे ऊपर उसने लेडीज के लिए बनी एक वाइट ब्लाउज पहनी हुई थी, जिसके कॉलर और स्लीव्स पर बहुत ही सुंदर फूलों और बेलों की एम्ब्रॉयडरी हो रखी थी। उसके ऊपर उसने एक स्लिम फिट ब्लैक एंड व्हाइट चेक वाला वेस्ट कोट पहना हुआ था, जो उसके लुक को एकदम किलर बना रहा था। लूमियन की नजर थोड़ी और ऊपर जाती है तो वो एक बहुत ही ग्रेसफुल और स्मूथ गर्दन देखता है। उसके होंठ एकदम डेलिकेट रेड कलर से पेंट किए गए थे, नाक बहुत शार्प थी और उसकी आईब्रोज एकदम परफेक्ट शेप में थीं। और उसकी आंखें, भाई, उसकी आंखें किसी साफ झील की तरह चमक रही थीं, जिसमें एक अलग ही वाइब्रेंट और चीयरफुल एनर्जी थी। उसके लंबे फ्लेक्सन कलर के बाल एक हाई पोनीटेल में बंधे हुए थे, जो उसे एक बहुत ही रफ एंड टफ और कूल लुक दे रहे थे। वो एक स्विवेल चेयर पर बैठी थी, जो कि अभी तक बैरन ब्रिग्ने की कुर्सी हुआ करती थी। रेड बूट्स फ्रांका बहुत ही चिल और नॉनचैलेंट तरीके से अपने पैर डेस्क के किनारे पर टिकाए हुए थी। वो वहां ऐसे बैठी थी जैसे वो ऑफिस, वो डेस्क और वो पूरी जगह उसकी खुद की पर्सनल टेरिटरी हो। अब लूमियन अपने कमरे में आता है और दरवाजा बंद कर लेता है। कमरे का वो डार्क रेड कलर का लकड़ी का दरवाजा बंद होते ही ऐसा लगता है जैसे बाहर की दुनिया से उसका कनेक्शन कट गया हो। कमरे के अंदर पहले से ही फ्रांका बैठी हुई थी, जो कि बॉस की बहुत ही क्लोज है, और आपको तो पता ही है कि वो एक डेमनेस भी है। लूमियन उसकी तरफ मुड़ता है, एकदम सीधे पॉइंट पर आकर पूछता है कि तुम यहाँ मुझसे मिलने आई हो या बैरन से? अब फ्रांका का जो एटीट्यूड है ना, वो एकदम चिल और बिंदास वाला है। वो कुर्सी पर पीछे की तरफ झुकते हुए अपनी बॉडी को स्ट्रेच करती है, और भाई, उसका ये स्टाइल इतना कैजुअल था कि वो जिस घूमने वाली कुर्सी पर बैठी थी वो थोड़ी सी तिरछी हो जाती है। कुर्सी हवा में थोड़ी सी उठ जाती है और डगमगाने लगती है।
लेकिन फ्रांका को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी बहुत ही क्लियर और तेज आवाज में कहती है कि तुम खुद ही गेस कर लो कि मैं यहाँ किसके लिए आई हूँ, तुम्हारे लिए या उसके लिए। अब यहाँ पर जो बात नोट करने वाली है वो ये है कि फ्रांका दिखती तो बहुत ही एलिगेंट और खूबसूरत है, लेकिन उसकी हरकतें एकदम लड़कों वाली हैं। फ्रांका लूमियन को समझाती है कि गार्डनर असल में चाहता था कि तुम ब्रिने के डिप्टी बनो। बॉस ये देखना चाहता था कि क्या तुम सिर्फ लड़ाई झगड़ा ही कर सकते हो या फिर सच में कोई बड़ा काम और बिजनेस भी संभाल सकते हो। फ्रांका आगे बताती है कि मैंने ही गार्डनर को बोला था कि ब्रिने आजकल कुछ ज्यादा ही अपनी मनमानी कर रहा है और उसकी बात नहीं सुन रहा है। ये सुनते ही लूमियन के दिमाग की बत्ती जल जाती है। वो धीरे से सिर हिलाता है और उसे रियलाइज होता है कि उसकी बहन औरोर हमेशा सही कहती थी। औरोर ने एक बार कहा था कि बेड पर कही गई बातें कई बार बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल देती हैं, और यहाँ फ्रांका और बॉस के बीच भी शायद ऐसा ही कुछ हुआ था। लूमियन का जो कंफ्यूजन था कि बॉस इतना मेहरबान क्यों हो रहा है, वो अब पूरी तरह से दूर हो गया था। मतलब सीधी सी बात है यार, बॉस ने बैरन ब्रिने की पावर को कम करने के लिए लूमियन को ये डांस हॉल दिया है। अब लूमियन के मन में एक पल के लिए ख्याल आता है कि वो फ्रांका के इस आदमियों वाले बैठने के तरीके का मजाक उड़ाए, लेकिन फिर उसे तुरंत याद आता है कि भाई ये बंदी असल में पहले एक बंदा ही थी। लूमियन ने ये सोचकर अपना इरादा बदल दिया और जीभ से एक आवाज निकालते हुए बोला, तो क्या मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए? फ्रांका मुस्कुराते हुए अपने बाएं टखने पर रखा हुआ दायां पैर हिलाती है और कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो कहती है कि आखिरकार तुमने जेना की जान बचाई थी और मैं यहाँ दो वजहों से आई हूँ। पहली बात तो ये कि मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मुझे एहसान और दुश्मनी के बीच का फर्क बहुत अच्छे से पता है। अगर तुम किसी के साथ अच्छा करोगे तो मैं उस एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगी। लेकिन फिर फ्रांका की टोन एकदम सीरियस हो जाती है और वो कहती है कि दूसरा कारण ये है कि मैं तुम्हें वार्निंग देने आई हूँ। उसने साफ साफ कह दिया कि जेना के ऊपर कोई भी लाइन मारने की या कोई भी गलत इंटेंशन रखने की कोशिश मत करना। फ्रांका के कहने का मतलब बहुत ही सीधा था कि अगर लूमियन ने जेना के साथ कुछ भी ट्राई किया तो फ्रांका उससे बहुत बुरी तरह बदला लेगी। अब ये सुनकर लूमियन अपनी हंसी नहीं रोक पाता है और थोड़ा सा मुस्कुराने लगता है। लूमियन उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि क्या तुम्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है? वो कहता है कि अगर जेना सच में मुझ पर फिदा हो गई तो तुम कुछ भी कर लो, उसकी फीलिंग्स नहीं बदल सकती। यहाँ पर सीन बहुत ही फनी हो जाता है क्योंकि लूमियन को तो डेमनेस पाथवे का पूरा सीक्रेट पता है। अगर लूमियन को ये नहीं पता होता कि डेमनेस पाथवे वाले अपना जेंडर चेंज कर लेते हैं तो शायद वो फ्रांका का और भी गंदा मजाक उड़ाता। शायद वो उससे पूछ लेता कि क्या तुम्हारा सारा कॉन्फिडेंस तुम्हारे उस हथियार पर टिका था जो अब तुम्हारे पास है ही नहीं। लूमियन मन ही मन सोच रहा था कि फ्रांका आखिर जेना को समझती क्या है। क्या जेना कोई ऐसी लड़की है जो इतनी आसानी से अपना दिल बदल लेगी? लूमियन इमेजिन कर सकता था कि जेना शायद फ्रांका को एक बहुत अच्छी दोस्त मानती होगी, ना कि कोई लवर। लूमियन की ये बातें सुनकर फ्रांका के चेहरे से मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगती है। वो अपने पैर नीचे उतारती है और कुर्सी से खड़ी हो जाती है। अब यार फ्रांका की हाइट लगभग 1.75 मीटर्स है, जो कि इंटिस की लड़कियों के हिसाब से बहुत ज्यादा है। भले ही वो लूमियन से थोड़ी सी छोटी थी, लेकिन उसकी पर्सनालिटी बहुत ही इंप्रेसिव लग रही थी। फ्रांका डेस्क का चक्कर लगाते हुए लूमियन के एकदम करीब आ जाती है। उसके होठों पर एक अजीब सी स्माइल थी और वो कहती है कि अगर तुम्हें लड़कियों की जरूरत है तो मैं अपनी सबसे बेस्ट डांसर से तुम्हारी सेटिंग करवा सकती हूँ, और अगर तुम्हें वो पसंद ना आए तो मेरे बारे में क्या ख्याल है? ये बोलते हुए फ्रांका बहुत ही सिडक्टिव तरीके से अपना हाथ लूमियन की चिन यानी ठुड्डी पर रखती है और उसे धीरे से नीचे की तरफ खींचती है। लेकिन भाई अपना लूमियन एकदम सख्त लौंडा है। लूमियन के दिल में कोई हलचल नहीं होती। वो एकदम शांत झील की तरह खड़ा रहता है, क्योंकि लूमियन के दिमाग में बस यही बात घूम रही थी कि ये खूबसूरत सी दिखने वाली औरत असल में एक आदमी हुआ करती थी। ये ख्याल आते ही लूमियन के अंदर की सारी फीलिंग्स और डिजायर तुरंत ही खत्म हो जाती हैं। वो बस स्माइल करता है और फ्रांका के राइट हैंड को मजबूती से पकड़कर उसे खुद से दूर कर देता है। लूमियन बहुत ही चालाकी से जवाब देता है कि मुझे डर है कि अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो बॉस मुझे मारकर स्रेंजो नदी की मछलियों को खिला देगा। मतलब लूमियन ने सीधे सीधे बॉस का नाम लेकर बात को घुमा दिया। फिर टॉपिक चेंज करते हुए लूमियन पूछता है कि तुम दोनों तरफ स्विंग करती हो? मेरा मतलब है लड़के और लड़कियां दोनों। ये सुनकर फ्रांका अपना हाथ वापस खींच लेती है, एकदम सीधी खड़ी हो जाती है और मुस्कुराने लगती है। फ्रांका बहुत ही कैजुअल तरीके से बताती है कि पहले मुझे सिर्फ लड़कियां ही पसंद थीं, लेकिन एक आदमी के साथ ट्राई करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि ये भी इतना बुरा नहीं है। वो कहती है कि इससे एक बहुत ही अलग सी फीलिंग आती है और एक नया ही सेंसेशन महसूस होता है। फिर फ्रांका एक बहुत ही डीप बात कहती है कि लाइफ बहुत छोटी है खुद पर पाबंदियां लगाने के लिए। वो कहती है कि बिना वजह के रूल से आजाद हो जाओ और नई चीजें एक्सप्लोर करो। तुम जितना एक्सप्लोर करोगे उतना ज्यादा मजा आएगा और तुम सच में एक बिल्कुल अलग लाइफ जी पाओगे। ये सुनते ही लूमियन के दिमाग की घंटियां बजने लगती हैं। वो मन ही मन सोचता है कि इसका मतलब ये बात बिल्कुल सच है कि फ्रांका पास्ट में एक आदमी ही थी। क्या वो अब सीक्वेंस 7 की विच बन चुकी है
और सबसे बड़ी बात, फ्रांका की वो आखिरी लाइन लूमियन को बहुत ही जानी पहचानी लग रही थी। लूमियन सोच में पड़ जाता है और फिर फ्रांका को जवाब देता है कि मेरे मन में जेना के लिए कोई स्पेशल फीलिंग्स नहीं है और ना ही मैं ऐसा कुछ सोच रहा हूँ। वो कहता है कि मेरे पास अभी फोकस करने के लिए इससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट काम पड़े हुए हैं। फ्रांका कहती है वेरी वेल और दरवाजे की तरफ जाने लगती है। लेकिन जैसे ही फ्रांका का हाथ दरवाजे के हैंडल तक पहुंचता है, लूमियन के दिमाग में अचानक से एक स्पार्क होता है। उसे आखिरकार याद आ ही जाता है कि उसने फ्रांका की वो लाइन पहले कहाँ सुनी थी। ये बात असल में ऑरोर ने लूमियन को एक सपने में बताई थी। ऑरोर ने उसे कर्ली हेयर्ड बबून्स रिसर्च सोसाइटी के एक मेंबर की कहानी सुनाई थी। उस मेंबर ने असेसिन बनने के बारे में सोचा था, उसका पोर्शन भी पी लिया था। लेकिन जब वो विच सीक्वेंस पर पहुंचा तो वो बहुत बड़े कंफ्यूजन में फंस गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपना जेंडर चेंज करवाए या नहीं। तब सोसाइटी के ही एक दूसरे मेंबर ने उसे सलाह दी थी और कहा था कि लाइफ बहुत छोटी है, क्यों ना एक बार ट्राई करके देखा जाए। और भाई साहब, ये बिल्कुल वही बात थी जो फ्रांका ने अभी अभी लूमियन से कही थी। ये रियलाइज होते ही लूमियन के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। वो फ्रैंका के उस ग्रेसफुल फिगर को देखता है और बहुत ही भारी और डीप आवाज में बोलता है, लाइफ इज शॉर्ट, व्हाई नॉट गिव इट अ ट्राई। अब आप सोचो कि जैसे ही लूमियन ने ये बोला होगा, फ्रांका का क्या रिएक्शन हुआ होगा। फ्रांका का हाथ दरवाजे के हैंडल पर ही जम जाता है। वो अपनी जगह पर ऐसे खड़ी रह जाती है जैसे उस पर किसी ने बिजली गिरा दी हो। कुछ सेकंड्स तक तो कमरे में एकदम सन्नाटा छा जाता है। फिर फ्रांका झटके से पीछे मुड़ती है और उसकी आंखें लूमियन की आंखों से एकदम लॉक हो जाती हैं। फ्रांका की आवाज में एक अजीब सी घबराहट और एंग्जाइटी थी। वो सीधे पूछती है कि तुम कौन हो, तुम्हारा कोड नेम क्या है। फ्रांका का ये रिएक्शन देखकर लूमियन समझ जाता है कि उसका जो गेस था वो 100% सही निकला है। लूमियन को एक तरफ तो बहुत खुशी होती है कि उसे ऑरोर की सोसाइटी का एक मेंबर मिल गया, लेकिन दूसरी तरफ उसका दिल भी भारी हो जाता है क्योंकि उसे ऑरोर की याद आ जाती है। लूमियन बहुत ही शांत आवाज में कहता है, मैं मगल का भाई हूँ। मगल जो कि ऑरोर का कोड नेम था। ये नाम सुनते ही फ्रांका की जान में जान आती है। जैसे ही सीएल यानी लूमियन ने कर्ली हेड बबून्स रिसर्च सोसाइटी की एक मेंबर का सही कोड नेम लिया, फ्रांका ने राहत की सांस ली। वो थोड़ी रिलैक्स होकर कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारी बहन ने मेरे बारे में तुम्हें कुछ बताया है या नहीं, लेकिन मेरा कोड नेम हिडन ब्लेड है और मैं उसी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन से हूँ जिससे तुम्हारी बहन है। फिर फ्रांका खुद ही अपनी बात को सही करते हुए कहती है कि नहीं, उसने पक्का तुम्हें मेरे बारे में बताया होगा, वरना तुम्हें उस फ्रेज के बारे में कैसे पता होता जो मैंने अभी बोला था। फ्रांका अपना सिर पकड़ते हुए कहती है कि डैम इट ऑल, ये सब आखिर चल क्या रहा है। अब लूमियन अपनी आंखें बंद करता है और बहुत ही सीरियस टोन में बोलता है। वो कहता है कि मेरी बहन ने कभी तुम्हारा कोड नेम या तुम्हारी असली आइडेंटिटी मुझे नहीं बताई, क्योंकि मैंने हंटर पाथवे चूज किया था, इसलिए वो मुझे सावधान कर रही थी। जब उसने मुझे पड़ोसी डेमनेस पाथवे के बारे में बताया और समझाया कि कैसे उसमें जेंडर चेंज हो जाता है, तब उसने तुम्हारे एक्सपीरियंस का एग्जाम्पल दिया था। ये सुनते ही फ्रांका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कहती है, तो इसका मतलब तुम्हें सब कुछ पता है। भाई, फ्रांका को उस टाइम इतनी भयंकर शर्मा आ रही थी कि उसका मन कर रहा था कि वो गटर में कूद जाए और हमेशा के लिए गायब हो जाए। भले ही फ्रांका ने अपने इस नए शरीर को अपना लिया था और अपनी पुरानी लिमिटेशंस को तोड़ दिया था, भले ही उसे अब आदमियों के साथ मजा आने लगा था, लेकिन ये सब तभी तक अच्छा लगता था जब तक उसका ये सीक्रेट किसी को पता ना हो। उसका पास्ट में एक आदमी होना एक ऐसा राज था जिसे वो दुनिया से छिपा कर रखना चाहती थी। अब जब उसे पता चला कि सीएल को उसके आदमी होने का सच पता है, तो फ्रांका के दिमाग में एक बहुत ही डेंजरस ख्याल आने लगता है। फ्रांका मन ही मन सोचती है कि सिर्फ मुर्दे ही राज रख सकते हैं, मुर्दे सब भूल जाते, मुर्दे मेरा मजाक नहीं उड़ाएंगे। मतलब एक पल के लिए तो फ्रांका के मन में लूमियन को जान से मारने का ख्याल आ गया था। ये बहुत ही इंटेंस मोमेंट था, क्योंकि डेमनेस पाथवे वाले सच में बहुत खतरनाक और क्रूर हो सकते हैं। कुछ सेकंड्स तक सोचने के बाद फ्रांका एक लंबी सांस छोड़ती है और अपने आप को शांत करती है। वो लूमियन को घूरते हुए कहती है कि तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा कि तुम इस बात को हमेशा के लिए भूल जाओ। अगर तुम मगल के भाई नहीं होते तो मैं गारंटी देती हूँ कि तुम आज के बाद कभी किसी को नजर नहीं आते। उस मोमेंट पर फ्रांका का जो रवैया था वो बिल्कुल उसके असली यानी आदमियों वाले रूप जैसा था। उसकी आंखों में फ्यूचर को लेकर एक अजीब सी चमक आ जाती है। वो लूमियन को समझाते हुए कहती है कि चलो मैं तुम्हें हंटर पाथवे के बारे में ज्ञान की बात बताती हूँ। हंटर पाथवे में भी जेंडर चेंज होता है और ये इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए मैंने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। डेमनेस पाथवे से बिल्कुल अलग हंटर पाथवे में औरतें आदमी में बदल जाती हैं और ये ट्रांसफॉर्मेशन शायद सीक्वेंस 4 पर जाकर होता है। फ्रांका पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि जब सही वक्त आएगा तो मैं अपना पाथवे स्विच कर लूंगी, मैं एक हंटर बनूंगी और अपने उस मेल फॉर्म को वापस हासिल कर लूंगी जो मुझसे छिन गया था। ये सुनते ही लूमियन के दिमाग में बहुत सारी कैलकुलेशंस चलने लगती हैं। वो सोचता है कि अच्छा तो ऐसा है, हंटर्स मेल्स को सिंबलाइज करते हैं जबकि डेमनेस फीमेल्स को रिप्रेजेंट करती हैं। अब मुझे समझ आ रहा है कि इन दोनों को नेबरिंग पाथवेज क्यों कहा जाता है।
लूमियन अपने एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करता है और हल्की सी हंसी के साथ फ्रांका से एक बहुत ही ट्रिकी सवाल पूछता है। वो कहता है कि जब वो टाइम आएगा और तुम वापस आदमी बन जाओगे, तब तुम उन आदमियों का सामना कैसे करोगे जिनके साथ तुम अभी इंटीमेट हुए हो। ये सवाल सुनकर फ्रांका के चेहरे पर एक बहुत ही इविल और प्राउड स्माइल आ जाती है। वो अपना मास्टर प्लान रिवील करते हुए कहती है कि मैं उन सब आदमियों को विच पोर्शन पिला दूंगी। अगर वो बियॉन्डर्स होंगे और डेमनेस पाथवे में स्विच नहीं कर पाएंगे, तो मैं एक विच बाउंडेड कैरेक्टरिस्टिक को मैजिकल आइटम में बदल दूंगी और उन्हें पहनने के लिए मजबूर कर दूंगी। और फिर जब सही टाइम आएगा तब मैं मजे लूंगी। हे भाई साहब, ये सुनकर तो लूमियन के भी पसीने छूट जाते हैं। लूमियन मन ही मन सोचता है कि मैडम, तुम थोड़ी सी साइको हो चुकी हो। लूमियन को समझा गया था कि रेड बुट्स फ्रांका को अब ज्यादा प्रोवोक करना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। ये बंदी या बंदा जो भी है, ये सच में कुछ भी कर सकती है। और जैसा लूमियन ने सोचा था, फ्रांका तुरंत उसे एक सॉलिड धमकी देती है। वो कहती है कि मैं एक बार फिर से साफ साफ बता रही हूँ, तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम इस पूरे मैटर को भूल जाओ और जेना के ऊपर कोई भी इंटेंशन रखने की सोचना भी मत, वरना मैं तुम्हें पकड़कर जबरदस्ती तुम्हारे गले के नीचे विच पोर्शन उतार दूंगी। भले ही सीक्वेंस 7 तुम्हें अपना पाथवे स्विच करने की एबिलिटी ना देता हो, लेकिन ये एक इंसान को और भी ज्यादा खतरनाक बना देता है और हो सकता है कि इससे तुम आधे पागल हो जाओ या पूरी तरह से अपना कंट्रोल खो बैठो। अब यार, आप खुद सोचो, अगर आपको कोई ऐसी धमकी दे कि वो आपको विच पोर्शन पिलाकर लड़की बना देगा, तो आपकी क्या हालत होगी। ऐसा भयानक सीन इमेजिन करते ही लूमियन तुरंत अपना सिर हिलाता है और एक बहुत ही पक्का प्रॉमिस करता है। वो कहता है कि तुम मेरी बहन की दोस्त हो, मैं कसम खाता हूं कि मैं तुम्हारा ये सीक्रेट हमेशा सीक्रेट ही रखूंगा। लूमियन का ये प्रॉमिस सुनकर फ्रांका थोड़ी रिलैक्स हो जाती है। फिर वो फाइनली मगल यानी औरोर के बारे में पूछती है। फ्रांका पूछती है कि मगल कहाँ है, क्या वो भी ट्रायर सिटी में ही है, और क्या वो सच में उतनी ही खूबसूरत है जितनी वो बातों से लगती थी। ये सवाल सुनते ही कमरे का पूरा माहौल एकदम से बदल जाता है। लूमियन एकदम शांत हो जाता है, उसके चेहरे की सारी हंसी गायब हो जाती है। कुछ सेकंड्स की खामोशी के बाद लूमियन बहुत ही भारी और रुंधी हुई आवाज में बोलता है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही। तुमने वो वांटेड पोस्टर्स तो देखे ही होंगे, उस कैलेमिटी में, उस बर्बादी में। वो लूमियन अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता है। फ्रांका के होंठ खुले के खुले रह जाते हैं, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ हो चुका है। वो धीरे से लूमियन के पास वापस आती है और उसे दिलासा देने के लिए प्यार से उसके कंधे पर थपकी देती है। एक पल के बाद फ्रांका अपनी आंखों के कोनों से आंसू पोंछती है, कहती है, जब से मैं औरत बनी हूं ना, मुझे लगता है मेरे आंसू कुछ ज्यादा ही जल्दी निकल आते हैं। वो कहती है कि मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मगल हमें छोड़कर इतनी जल्दी चली गई। फ्रांका याद करते हुए बताती है कि जब भी हमारी मीटिंग्स होती थीं, मगल हमेशा बहुत ही जेंटल, ब्रिलियंट, फनी और काइंड हुआ करती थी। भले ही मैंने उसे कभी असली में नहीं देखा था, लेकिन मेरा दिल कहता है कि वो सच में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत रही होगी। यहाँ पर हमें फ्रांका का एक बहुत ही सॉफ्ट और इमोशनल साइड देखने को मिलता है। थोड़ी देर बाद जब लूमियन खुद को संभाल लेता है, तो वो फ्रांका की एक रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि मैडम हिडन ब्लेड, मेरी आपसे एक गुजारिश है कि आप इस मैटर को अभी के लिए सीक्रेट ही रखें। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी दूसरे मेंबर को ये बात मत बताना कि मैं मगल का भाई हूँ, क्योंकि अगर ये बात बाहर गई तो उस कैलेमिटी के पीछे का जो सच है, जिसे मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ, उस पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। फ्रांका भी अपनी थोड़ी सी नम आवाज में जवाब देती है कि नो प्रॉब्लम, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। लूमियन फ्रांका की उन चमकती हुई आंखों को देखता है जो किसी शांत झील जैसी लग रही थीं। फिर वो थोड़ा सोचकर अपना अगला सवाल पूछता है कि पिछले 1 साल में मेरी बहन के साथ तुम्हारी कितनी बार मुलाकात हुई थी। फ्रांका थोड़ी कंफ्यूज होकर पूछती है कि सिर्फ 1 बार, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो। लूमियन आगे पूछता है कि क्या उस मुलाकात में तुम्हें मेरी बहन के बिहेवियर में कुछ अजीब लगा था, या फिर उसने किसी अजीब इंसान से बात की थी। फ्रांका अपना सिर हिलाते हुए कहती कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो एक बहुत ही नॉर्मल मीटिंग थी जहां हमने मिस्टिसिज्म की नॉलेज और कुछ आइटम शेयर किए थे। फ्रांका एक्सप्लेन करती है कि हम दोनों अलग अलग फैक्शन से बिलोंग करते हैं। मगल अकेडमी का हिस्सा है और मैं सैंक्चुअरी से जुड़ी हुई हूँ, इसलिए हमारी मीटिंग्स बहुत ही कम हो पाती हैं। ये सब सुनकर लूमियन आगे और कोई सवाल नहीं पूछता है, लेकिन वो सोचता है कि जब फ्रांका जैसी पावरफुल और नॉलेजेबल बंदी उसके सामने है, तो क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। इसलिए लूमियन उससे इन्फॉर्मेशन निकालने के माइंडसेट से बोलता है कि मैडम हिडन ब्लेड, मैं आजकल वो ग्रिमोयर पढ़ रहा हूँ जो मेरी बहन मेरी ये छोड़कर गई है, लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे सेक्शंस और मैजिक स्पेल्स हैं जो मेरे समझ के बिल्कुल बाहर हैं। तो क्या मैं इस मामले में आपसे गाइडेंस ले सकता हूँ। फ्रांका तुरंत तैयार हो जाती है और कहती है कि हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। फिर वो लूमियन को अपना एड्रेस देती है और बताती है कि मैं 3 रू डेस ब्लाउसेस ब्लांचेस की बिल्डिंग में रूम नंबर 601 के पेंट हाउस में रहती हूँ। तुम जब चाहो मुझसे मिलने आ सकते हो, खासकर जब जेना की परफॉर्मेंस चल रही हो। फ्रांका कहती है कि हर शाम अगर मैं रू डेस फाउंटेन्स या किसी डांस हॉल में नहीं हूँ,
तो मैं तुम्हें अपने घर पर ही मिलूंगी। और हाँ, एक बात, और प्लीज़ मेरा ये कोड नेम इस्तेमाल करना बंद करो। तुम मुझे सिर्फ फ्रांका बुला सकते हो। अब यार, ये सुनकर लूमियन को अंदर ही अंदर बहुत अजीब सा फील हो रहा था। लूमियन मन ही मन क्रिटिसाइज करते हुए सोचता है कि भाई, ये सब सुनकर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हम दोनों जेना की पीठ पीछे कोई सीक्रेट अफेयर चला रहे हों। मतलब सिचुएशन ही कुछ ऐसी बन गई थी कि जेना के परफॉर्मेंस के टाइम पर ये दोनों अकेले में मिला करेंगे। लूमियन को एक बात और परेशान कर रही थी, इसलिए वो सीधा फ्रांका से पूछ ही लेता है। वो कहता है कि फ्रांका, तुम्हारे पास इतनी बड़ी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट है और तुम खुद इतनी पावरफुल हो, फिर तुमने इस लोकल मॉब और गैंग को क्यों ज्वाइन किया? मतलब तुम कुछ बहुत बड़ा कर सकती थी ना। ये सवाल सुनकर फ्रांका के चेहरे पर एक बहुत ही चालाक सी स्माइल आ जाती है। वो अपनी बाईं आंख मारते हुए बहुत ही प्लेफुल तरीके से कहती है, ये एक सीक्रेट है। इसके बाद लूमियन फ्रैंका को बाय बोलता है और रूम से बाहर आता है। अब फ्रैंका से अलग होने के बाद लूमियन सीधा अपने दो खास आदमियों लुइस और सारकोटा को लेकर वापस कैफे की तरफ निकल पड़ता है। और भाई, यहाँ कैफे में एंट्री मारते ही लूमियन का जो स्वैग और एटीट्यूड था ना, वो एकदम नेक्स्ट लेवल था। मतलब वो अंदर जाता है और सीधा जाकर बैरन ब्रिग्नेस की उस खास कुर्सी पर बैठ जाता है जहां पहले वो पुराना बॉस बैठा करता था। अब सोचो, ये देखने में एक बहुत ही छोटा सा एक्शन लगता है, पर असल में ये एक बहुत बड़ा पावर मूव है। ये साफ साफ दिखाता है कि लूमियन अब पीछे हटने वाला नहीं है और वो इस पूरे इलाके का नया अंडरवर्ल्ड किंग बन चुका है। वहां पर साल डे बालब्रीज, जो कि इनका अपना डांस हॉल है, उसका मैनेजर रेने पहले से ही उसका वेट कर रहा था। अगर मैं आपको रेने के बारे में बताऊं तो वो करीब 40 साल का एक ऐसा बंदा है जिसका चेहरा देखकर ही लगता है कि या तो वो काम के बोझ तले दबा हुआ है या फिर वो पैदा ही इतना थका हुआ था। उसकी हेयरलाइन भी पीछे की तरफ जा रही थी, बिल्कुल लोएन के लोगों की तरह, जो कि इस दुनिया में एक कॉमन चीज है। अब यहाँ पर सिचुएशन ये थी कि रेने वैसे तो गार्डनर मार्टिन, यानी सेवाए मॉब के सबसे बड़े असली बॉस, का डायरेक्ट अपॉइंट किया हो बंदा है। मतलब टेक्निकली वो एक बहुत ऊंची पोस्ट पर है, लेकिन फिर भी वो लूमियन के सामने एकदम रिस्पेक्ट से खड़ा था और उसके चेहरे पर एक बहुत ही चापलूसी वाली स्माइल चिपकी हुई थी। रेने बहुत ही अदब से पूछता है, मॉन्सियर सियल, क्या आप इस डांस हॉल के कामकाज के बारे में और डिटेल में जानना चाहेंगे? लूमियन भी बहुत ही रिलैक्स होकर एकदम बॉस वाले स्टाइल में कहता है, हाँ बिल्कुल, दिखाओ क्या है। और फिर वो रेने के हाथ से फाइनेंशियल रिपोर्ट्स का पूरा बंडल ले लेता है और उसे एकदम फोकस के साथ पढ़ने लगता है। अब यहाँ पर लुइस और सारकोटा का जो रिएक्शन था वो सच में देखने लायक था। वो दोनों लूमियन के पीछे खड़े थे और मन ही मन सोच रहे थे कि भाई, हम अपने इस नए लीडर को तो बिल्कुल भी नहीं जानते। मतलब लूमियन एक गांव से आया हुआ लड़का है, उसका बैकग्राउंड एकदम सिंपल है और वो इतनी कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और बैलेंस शीट्स को ऐसे पढ़ रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। अगर ये सेम काम उन दोनों गुंडों को दे दिया जाता तो उनका तो दिमाग ही घूम जाता और वो पक्का वही खड़े खड़े सो जाते। लुइस तो मन ही मन सोच रहा था कि क्या ये बंदा सिर्फ मारपीट में ही एक्सपर्ट नहीं है, बल्कि इसके पास इतना तेज दिमाग और पढ़ाई लिखाई का नॉलेज भी है। मुझे भी ये सीन बहुत इंपॉर्टेंट लगा क्योंकि लूमियन का ये पढ़ा लिखा वाला साइड देखकर दुश्मन तो क्या, उसके खुद के आदमी भी पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं और उनकी रिस्पेक्ट और बढ़ जाती है। खैर, रेने ने इस मौके का फायदा उठाया और लूमियन को साल डे बाल ब्रीज का पूरा हिसाब किताब समझाना शुरू कर दिया। ये पार्ट थोड़ा नंबर्स वाला है, पर इस दुनिया की इकॉनमी समझने के लिए बहुत जरूरी है, तो मैं आपको एकदम सिंपल भाषा में समझाता हूँ। रेने बताता है कि नॉर्मल दिनों में उनकी डेली की इनकम 1200 से लेकर 1800 वर्ल्ड डॉलर तक होती है, लेकिन जब वीकेंड्स आते हैं तो ये कमाई सीधा 5000 वर्ल्ड डॉलर तक पहुंच जाती है। मतलब अगर एवरेज मानकर चलें तो रोज का 4000 वर्ल्ड डॉलर के आसपास बन ही जाता है। फिर वो एक बहुत ही शॉकिंग नंबर बताता है कि पिछले साल उनकी टोटल इनकम थी लगभग 425 वर्ल्ड डॉलर और 37 कोपेट। भाई, ये अमाउंट सुनकर तो किसी का भी दिमाग हिल जाए। ये बहुत ही ज्यादा बड़ा पैसा है। रेने आगे बताता है कि इस साल भी ट्रेंड्स के हिसाब से थोड़ी ग्रोथ हुई है, पर कोई बहुत बड़ा जंप नहीं आया है। लेकिन रुको, इतनी बड़ी कमाई है तो खर्चे भी तो बहुत तगड़े होंगे ना। रेने पूरा स्टाफ का लिस्ट गिनवाता है। उनके पास 12 बाउंसर हैं, 4 बारटेंडर हैं, 6 वेटर हैं, 3 शेफ हैं और भी किचन हेल्पर, डिश वॉशर, क्लीनर और फाइनेंस का स्टाफ मिलाकर बहुत सारे लोग हैं। इन सब की एवरेज सालाना सैलरी 1000 वर्ल्ड डॉलर के आसपास होती है और इसके अलावा उन्हें फ्री में लंच और डिनर भी दिया जाता है, जिसका टोटल खर्चा साल का 5300 वर्ल्ड डॉलर बैठता है। रेने खुद की सैलरी भी बताता है कि मैनेजर होने के नाते उसकी सालाना सैलरी और साल के अंत का बोनस मिलाकर करीब 700 वर्ल्ड डॉलर बन जाता है। अब बात आती है डांसर्स की, जो कि इस डांस हॉल की जान है। रेने बताता है कि रेड बूट्स के साथ हुए एग्रीमेंट के हिसाब से हर डांसर को दिन का 1 वर्ल्ड डॉलर का बेस सैलरी मिलता है और जब वो किसी कस्टमर के साथ डील करती हैं तो मैनेजमेंट उसमें से 30% कट लेता है।
ये सारी डील्स आमतौर पर डांस हॉल की ऊपर वाली 2 मंजिलों पर बने कमरों में होती हैं। अगर कोई डांसर जल्दी जाना चाहती है तो उसे दरवाजे पर खड़े बाउंसर या वेटर सुपरवाइजर के पास पहले ही अपनी फीस सेटल करनी पड़ती है। इसके अलावा रेने ड्रिंक्स का खर्चा बताता है। वाइन, शैंपेन, बियर, ब्रांडी, एब्सिंथ और अलग अलग फ्लेवर के सोडा, साथ ही बर्फ और बाकी चीजों का साल का खर्चा लगभग 120,000 वर्ल्ड डॉलर आता है। लकीली उन्होंने ये बिल्डिंग पहले ही खरीद ली थी, तो उन्हें कोई एक्स्ट्रा रेंट नहीं देना पड़ता। पर फिर भी घोड़ों की देखभाल, जगह की मेंटेनेंस, गैस, नल का पानी, सिंगर्स और लाइव बैंड का खर्चा जोड़कर उनका सालाना कॉस्ट 230,000 वर्ल्ड डॉलर तक पहुंच जाता है। अब इतने सारे खर्चे निकालने के बाद भी उनके पास करीब 310,000 वर्ल्ड डॉलर का भारी भरकम प्रॉफिट बचता है। लेकिन ये पूरा पैसा लूमियन का नहीं है। रेने समझाता है कि इस बचे हुए पैसे में से 100,000 वर्ल्ड डॉलर तो सीधा बड़ा बॉस ले जाएगा और एक और 100,000 वर्ल्ड डॉलर उन्हें पुलिस हेडक्वार्टर के ऑफिसर्स को रिश्वत देने के लिए अलग रखना पड़ेगा ताकि उनके काम में कोई लीगल प्रॉब्लम ना आए। फाइनली ये सब कटने के बाद लूमियन के हाथ में बचते हैं लगभग 110,000 वर्ल्ड डॉलर। अब इसी पैसे में से लूमियन को अपने पर्सनल खर्चे निकालने हैं, गन्स और गोलियों की सप्लाई लेनी है, अपने गुंडों को रिवॉर्ड देना है और अगर कोई लड़ाई में मारा गया तो उसके परिवार को पैसा देना है। रेने लास्ट में थोड़ा दुखी होकर कहता है कि मार्केट डिस्ट्रिक्ट के लोगों की इनकम ज्यादा नहीं है, वरना वो लोग दारू बेचकर और भी ज्यादा भयंकर पैसा कमा सकते थे। लूमियन ये सारी बातें बहुत ही ध्यान से सुन रहा था और उसके दिमाग में साल डेबाल ब्रीज की पूरी सिचुएशन एकदम शीशे की तरह साफ हो चुकी थी। वो मन ही मन एक गहरी सांस लेता है और सोचता है कि भाई, एक अंडरवर्ल्ड का डॉन जिसके पास एक प्रॉफिटेबल बिजनेस हो, वो सच में कितना अंधा पैसा छापता है। उसे याद आता है कि उसकी बहन औरोर ने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी, उसके हिसाब से इंटिस देश के एक टॉप लेवल सरकारी मिनिस्टर की सालाना सैलरी सिर्फ 100,000 वर्ल्ड डॉलर होती है। मतलब लूमियन, जो कि एक अंडरवर्ल्ड का नया नया बॉस बना है, वो देश के एक मिनिस्टर से भी ज्यादा कमा रहा है। हाँ, ये बात अलग है कि मिनिस्टर को सरकार की तरफ से फ्री घर, नौकर चाकर और 2 प्राइवेट गाड़ियां मिलती हैं, पर उन्हें अपनी प्राइवेट पार्टीज का खर्चा खुद उठाना पड़ता है और लूमियन को कोई बड़ी बड़ी हाई क्लास पार्टीज नहीं करनी है, ना ही उसे कोई शाही नौकर रखने हैं। अगर देखा जाए तो लूमियन और एक मिनिस्टर की कमाई लगभग बराबर ही है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि मिनिस्टर्स सिर्फ अपनी वाइट मनी वाली सैलरी पर डिपेंड नहीं रहते, वो लोग अंडर टेबल भी बहुत पैसा बनाते हैं। वहां अगर हम आम जनता की बात करें तो एक बेचारा मजदूर पूरे साल खून पसीना एक करके सिर्फ 700 वर्ल्ड डॉलर कमा पाता है। एक नौकरानी का सालाना इनकम सिर्फ 480 वर्ल्ड डॉलर होता है। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की हालत थोड़ी सी बेटर है, उन्हें साल का 1,000 वर्ल्ड डॉलर मिल जाता है और जो बहुत ही स्किल्ड वर्कर्स हैं वो साल का 2,500 वर्ल्ड डॉलर कमाते हैं। यहाँ तक कि एक बहुत ही सीनियर और पढ़ा लिखा इंजीनियर भी साल का बस 10,000 से लेकर 20,000 वर्ल्ड डॉलर ही कमा पाता है। यहाँ पे लूमियन को एक बहुत ही गहरी बात समझ आती है कि दुनिया में अमीर बनने का असली शॉर्टकट तो कानून की किताबों के अंदर ही लिखा है। इल्लीगल कामों में जो पैसा है वो मेहनत मजदूरी में कभी नहीं मिल सकता। उसे समझ आ गया कि आखिर क्यों पुराना बॉस बैरन ब्रिग्नेस इस डांस हॉल को किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहता था। लूमियन कैलकुलेट करता है कि अगर वो थोड़ा पैसा बचाए और अपने आदमियों को फालतू की लड़ाइयों में मरने से रोके तो उसके पास हर साल इतना पैसा बचेगा कि वो आराम से एक सीक्वेंस 6 का पोर्शन फार्मूला और उसके महंगे वाले प्राइमरी इंग्रेडिएंट्स खरीद सकता है। और मैजिक की दुनिया में पावरफुल होने के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अब रेने की पूरी बात खत्म होने के बाद लूमियन सिर हिलाता है और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछता है। वो पूछता है, एक बात बताओ, हम इन डांसर्स को एक फिक्स बेस सैलरी क्यों देते हैं? मतलब वो कंजूस नहीं हो रहा था, उसे बस सच में ये जानने की क्यूरियोसिटी थी कि अंडरवर्ल्ड में ऐसा सिस्टम क्यों चल रहा है। तो रेने उसे समझाता है कि ये पूरा सिस्टम रेड बूट्स यानी हमारी फ्रेंका का बनाया हुआ है। फ्रेंका इस बात पर एकदम अड़ी रहती है कि हर डांसर को एक बेस सैलरी मिलनी ही चाहिए, ताकि अगर कोई डांसर एक्स्ट्रा काम यानी कस्टमर्स के साथ ऊपर कमरे में जाकर फिजिकल होना अवॉइड करना चाहे तो वो आराम से कर सके। अगर वो सिर्फ डांस करके कम पैसा कमाना चाहती है तो कम कमाएगी, पर कम से कम उसे जबरदस्ती काम नहीं करना पड़ेगा। ये रूल फ्रेंका ने उन लड़कियों को बचाने के लिए बनाया है, लेकिन रेने ये भी बताता है कि सेवाए मॉब में कुछ ऐसी औरतें भी हैं जो रेड बूट्स के अंडर नहीं आती, बल्कि उन खूंखार लोगों के कंट्रोल में हैं जो ब्याज पर पैसा देते हैं। रेने कहता है कि पहले तो बैरन ब्रिग्नेस का उन सब पर कंट्रोल था तो कोई लड़ाई नहीं होती थी, पर अब हमें इन दोनों ग्रुप्स को कैसे हैंडल करना चाहिए। ये बात सुनकर लूमियन के दिमाग में बहुत सारे थॉट्स घूमने लगते हैं। उसे अचानक से फ्रेंका और अपनी बहन औरोर के सोचने के तरीके में बहुत सिमिलैरिटी दिखाई देती है। वो सोचता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि ये दोनों एक ही सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई हैं। पर फिर लूमियन को अपनी बहन का नेचर याद आता है। वो सोचता है कि नहीं यार, अगर यहाँ मेरी बहन औरोर होती ना
तो वो सिर्फ सैलरी देकर शांत नहीं बैठती, वो पक्का इन डांसर्स को लेकर सड़कों पर प्रोटेस्ट करवाती, उनके लिए एक अंडरग्राउंड स्कूल खोलती जहां उन्हें पढ़ाई करवाई जाती और उन्हें अपनी जिंदगी सुधारने का कोई दूसरा रास्ता दिखाती। ये सोचकर लूमियन को रियलाइज होता है कि वो अपनी बहन जैसा नहीं है। वो सोचता है कि अगर मैं और की जगह हूं तो मैं क्या करूंगा। थोड़ी देर एकदम शांत होकर सोचने के बाद लूमियन फाइनली अपनी नजरें उठाता है और रेने, लुइस और बाकी सबको देखकर अपना डिसीजन सुनाता है। वो कहता है, अभी के लिए चीजों को वैसे ही चलने दो जैसे वो चल रही हैं, कोई बड़ा बदलाव मत करो। रेने, तुम बस इस बीच पुलिस वालों को अच्छे से संभालो, एक बार मैं इस पूरे इलाके को और यहाँ के माहौल को अच्छे से समझ लूंगा, तब मैं खुद जाकर उनसे बात करूंगा। मुझे लूमियन का ये डिसीजन बहुत ही मैच्योर लगा, क्योंकि बिना सिचुएशन समझे सब कुछ बदल देना बेवकूफ़ी होती। खैर, इसके बाद लूमियन ने दोनों मैकेनिकल सेफ के पासवर्ड चेंज किए, रूल के हिसाब से एक पासवर्ड मैनेजर रेने को बताया और फिर लंच टाइम से पहले वो वापस अपने मोटल ओबर्ज डू कॉक डोरे की तरफ निकल गया। वहां पहुंचकर वो सीधा 5th फ्लोर पर जाता है और चार्ली का दरवाजा खटखटाता है। चार्ली बेचारा अंदर बैठकर लाइट बियर पी रहा था और साथ में एक सूखी सी ब्रेड का टुकड़ा चबा रहा था। लूमियन को देखते ही उसके चेहरे पर रौनक आ जाती है और वो एकदम खुशी से चिल्लाता है, अरे भाई, तू था कहाँ इन पिछले कुछ दिनों से? तू तो बार में एक ड्रिंक के लिए भी नहीं दिखा। लूमियन बिना टाइम वेस्ट के सीधा काम की बात पर आता है और पूछता है, मेरे पास एक जॉब अपॉर्चुनिटी है, क्या तू करना चाहेगा? चार्ली, जो कि अपनी खत्म होती सेविंग्स और नई नौकरी न मिलने के डर से अंदर ही अंदर बहुत परेशान था, तुरंत पूछता है, किस तरह की जॉब? लूमियन एक हल्की सी स्माइल के साथ जवाब देता है, साल डे बाल ब्रीज में वेटर का काम कैसा रहेगा? तुझे सेवाए मॉब का गुंडा बनने की भी जरूरत नहीं है। तुझे महीने के 70 डॉलर मिलेंगे और हाँ, तू सारी टिप्स खुद रख सकता है, लेकिन एक बात याद रखना कि मार्केट डिस्ट्रिक्ट के लोग तब तक टिप नहीं देते जब तक तू कोई औरत ना हो और उनके साथ क्लोज होने के लिए रेडी ना हो। हाँ, कुछ फीमेल कस्टमर्स भी आती हैं जो वेटर्स को इसी काम के लिए ढूंढती हैं, और भाई तुझे तो इस फील्ड में पहले से ही काफी तगड़ा एक्सपीरियंस है, तो मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। ये सब सुनकर चार्ली की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो एकदम शॉक में चिल्लाता है, साल्डेबाल ब्रीज ब्रीज, क्या तूने इतनी जल्दी बैरन ब्रिग्नेस का इतना ट्रस्ट जीत लिया है? मतलब चार्ली के लिए ये बहुत ही बड़ी बात थी कि लूमियन बिना उसे गैंग में शामिल किए उस फेमस डांस हॉल में काम दिलवा रहा है, पर लूमियन बस शांति से अपनी स्माइल बनाए रखता है और फिर वो एक ऐसा बॉम्ब ड्रॉप करता है कि चार्ली का दिमाग ही सुन्न हो जाता है। लूमियन कहता है, मुझे बैरन ब्रिग्नेस के अप्रूवल की कोई जरूरत नहीं है, साल डेबाल ब्रीज अब मेरे अंडर आता है। चार्ली को लगता है कि शायद उसके कानों ने कुछ गलत सुन लिया है। वो कंफ्यूजन में पूछता है, क्या? लूमियन अपनी स्माइल के साथ बात को और क्लियर करते हुए कहता है, मैंने हैमरएट को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है और उसके बाद सिवाय मॉब के असली लीडर ने वो डांस हॉल मुझे सौंप दिया है। भाई, ये सुनते ही चार्ली के होश उड़ जाते हैं। उसे अपनी कानों पर यकीन नहीं होता। वो हकलाते हुए बोलता है, क्या सच में तूने हैमरएट को भी टपका दिया? लूमियन धीरे से अपना सिर हिलाता है और सीरियस होकर कहता है, हाँ, पर यह बात किसी और को मत बताना। मुझे डर है कि कहीं पुलिस वाले मेरे दरवाजे पर ना आ धमके। चार्ली कुछ सेकंड तक तो एकदम ब्लैंक रहता है, उसके मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकलता। फिर वो बड़बड़ाते हुए कहता है, शायद उन पॉइजन्स पर मॉब वालों को पास के किसी बड़े चर्च में जाकर माथा टेकना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि उनकी फूटी किस्मत बदल जाए। भाई, जब से तू इस मार्केट डिस्ट्रिक्ट में आया है ना, उनके लीडर्स ऐसे टपक रहे हैं जैसे बारिश में मक्खियां गिरती हैं। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि वो लोग इस वक्त कितने खौफ में होंगे। लूमियन भी उसकी इस बात पर मजे लेते हुए कहता है, वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया आइडिया है। असल में लूमियन को अच्छे से पता था कि अगर पॉइजन्स पर मॉब के लीडर्स ने सच में इटर्नल ब्लेजिंग सन या गॉड ऑफ स्टीम एंड मशीनरी के किसी चर्च में जाकर प्रार्थना करने की बेवकूफ़ी कर दी तो उनका पूरा का पूरा मॉब ही हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। पर ऑफ कोर्स लूमियन नहीं चाहता था कि वो लोग लुइस लुंड के दोबारा आने से पहले कोई भी ऐसी बेवकूफ़ी करें जिससे उसका प्लान खराब हो। चार्ली थोड़ी देर सोचता है और फिर एक्साइटमेंट में कहता है, ठीक है भाई, मैं आज दोपहर में ही साल डेबाल ब्रीज पहुंच जाऊंगा। मुझे वहां जाकर किससे मिलना है? हाँ, मेरे पास तो कभी इतने पैसे ही नहीं हुए कि मैं डांस हॉल जा सकूं, पर अब मैं वहां रोज जा पाऊंगा। लूमियन बहुत ही सिंपल तरीके से कहता है, बस वहां जाकर मैनेजर रेने को ढूंढ लेना और उसे बता देना कि तुम ओबर्ज डू कॉक डोरे के किराएदार हो, वो सब समझ जाएगा। ये बोलते हुए लूमियन की नजर अचानक साइड में पड़ती है। वहां पास में ही दो नई सफाई वालियां काम कर रही थीं। उनमें से एक लेडी को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अपनी उम्र के शुरुआती 50 के दशक में होगी, पर अगर कोई उसे ध्यान से देखे तो वो सिर्फ 40 साल की ही लगती थी। उसकी असली बालों का रंग शायद फ्लेक्सन था, पर अभी उसने एक बहुत ही भड़कीला और चमकता हुआ ब्लॉन्ड रंग का विग पहना हुआ था। साथ ही उसने अपनी आंखों पर डार्क आई शेडो और काफी सारा हैवी मेकअप किया हुआ था। इस मेकअप की वजह से उसके चेहरे की बारीक झुर्रियां कुछ तक छुप तो रही थीं, पर उसकी आंखों में जो सालों की थकान थी वो किसी भी मेकअप से छुपने वाली नहीं थी। लूमियन को ये थोड़ा अजीब लगता है तो वो चार्ली से पूछता है,
ये दोनों औरतें कौन हैं? चार्ली एकदम गॉसिप करने वाले अंदाज में अपनी जीभ चटकाते हुए कहता है, अरे तुझे नहीं पता क्या? हमारा वो महाकंजूस और पैसे बचाने वाला लैंडलॉर्ड अचानक से बहुत दरियादिल हो गया है। अब वो हफ्ते में सिर्फ एक बार बाहर से किसी को बुलाकर सफाई करवाने के बजाय रोज सुबह इन दो औरतों से मोटल की सफाई करवाता है। तू ही बता, क्या ये किसी चमत्कार से कम है? मुझे तो लगता है कि ये मेरी उस पुरानी वाली किस्मत से बस थोड़ा सा ही कम लकी है। अब यहाँ पर लूमियन का वो तेज दिमाग फिर से चालू हो जाता है। वो अभी अभी साल्डेबाल ब्रीज की इतनी बड़ी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पढ़कर आया था, तो उसके दिमाग में कैलकुलेशन बहुत फास्ट चल रही थी। वो तुरंत एक सफाई वाली की सैलरी कैलकुलेट करने लगता है। एक नॉर्मल सफाई वाली की महीने की फुल टाइम सैलरी करीब 70 से 80 वर्ल्ड डॉलर होती है, लेकिन ये औरतें फुल टाइम काम नहीं कर रही हैं, ये सिर्फ हाफ डे का काम है। तो इस हिसाब से एक औरत का हाफ डे का सैलरी ज्यादा से ज्यादा 45 वर्ल्ड डॉलर होना चाहिए। लूमियन अपने मन में हिसाब लगाता है कि अगर दो औरतें हाफ डे काम कर रही हैं तो महीने का खर्चा 100 वर्ल्ड डॉलर से ज्यादा तो किसी कीमत पर नहीं होगा। और अगर लैंडलॉर्ड पहले की तरह बाहर से किसी को बुलाकर सफाई करवाता तो उसे एक बार का 18 वर्ल्ड डॉलर देना पड़ता। और क्योंकि मौसिए इव ने हफ्ते में 2 बार सफाई करवाने का वादा किया था, तो उस हिसाब से महीने का खर्चा 150 वर्ल्ड डॉलर तक पहुंच जाता। ये सारा मैथ सेकंड्स में सॉल्व करने के बाद लूमियन हंसते हुए चार्ली से कहता है, ये कोई दरियादिली नहीं है मेरे भाई, ये बस उसकी महाकंजूसी और अपना पैसा बचाने की एक बहुत ही चालाक चाल है। लूमियन को अच्छे से समझ आ गया था कि एक अकेली औरत आधे दिन में पूरे मोटल की सफाई कभी नहीं कर सकती, इसीलिए कोई वो जॉब नहीं लेता। और मौसियर इतना कंजूस है कि वो कभी भी दो औरतों को फुल टाइम काम पर नहीं रखेगा, तो उसने सस्ते में काम निपटाने के लिए दो औरतों को हाफ डे पर रख लिया है। चार्ली अपना सिर खुजाते हुए पूछता है, अच्छा क्या सच में ऐसा है? बेचारे चार्ली का दिमाग लूमियन की इस बुलेट ट्रेन जैसी कैलकुलेशन को इन जल्दी कैच नहीं कर पाता। तभी वो दोनों सफाई वालियां एक खाली कमरे में जाती हैं ताकि वहां खटमलों को मार सकें। लूमियन बहुत ही सटल तरीके से अपनी चिन से उनकी तरफ इशारा करते हुए पूछता है, पर एक बात बता, इनमें से एक औरत ने विग और इतना हैवी आई शेडो क्यों लगाया हुआ है? मतलब यार कॉमन सेंस की बात है, दुनिया की कौन सी सफाई वाली इतना तैयार होकर टॉयलेट और कमरे साफ करने आती हैं? चार्ली अपनी आवाज एकदम नीची कर लेता है और सीक्रेट शेयर करने वाले टोन में कहता है, मैंने भी इस बारे में पता किया था, इसका नाम मेलोडी है। ये औरत कहती है कि ये अपने जमाने में एक बहुत ही फेमस थिएटर एक्ट्रेस हुआ करती थी और इसीलिए इसे हमेशा इस तरह से तैयार रहने की आदत पड़ चुकी है और वो आदत आज तक नहीं गई है। और पर भाई सच क्या है, ये कोई नहीं जानता। जब मैं होटल डू सिग्ने ब्लैंक में काम करता था तो मैंने वहां किचन स्टाफ से सुना था कि जब इन सड़कों पर काम करने वाली औरतों का जवानी का वक्त चला जाता है और कस्टमर्स उन्हें भाव देना बंद कर देते हैं, तो उनके पास जिंदा रहने के लिए बर्तन धोने या फिर ऐसी ही टॉयलेट साफ करने वाली जॉब्स करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता। ये सुनकर लूमियन एक बार फिर से उस एलोडी नाम की औरत की तरफ देखता है। वो मन ही मन सोचता है कि ये औरत अपनी जवानी के दिनों में पक्का बहुत ही ज्यादा खूबसूरत रही होगी। पर अब सच्चाई जो भी हो, चाहे वो सच में कोई थिएटर की एक्ट्रेस रही हो या फिर कोई प्रोस्टिट्यूट, लूमियन को इस बात से रत्ती भर भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए वो बस एक सफाई वाली है और उससे ज्यादा कुछ नहीं। अब ये सारी बातें खत्म करने के बाद लूमियन चार्ली को बाय बोलता है और मोटल के फर्स्ट फ्लोर पर बने रेस्टोरेंट में चला जाता है। वहां जाकर वो जल्दी से अपना खाना खत्म करता है क्योंकि उसे बहुत सारे काम निपटाने थे। खाना खाने के बाद वो सीधा एक पब्लिक कैरेज पकड़ता है और एवेन्यू डू बुलेवार्ड की तरफ निकल पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो वहां क्यों जा रहा है? तो भाई वो वहां इसलिए जा रहा है क्योंकि अब उसे मिस्टर के को जाकर ये गुड न्यूज़ देनी है कि उसने अपना मिशन पूरी तरह से और बहुत ही सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। हमारा मेन कैरेक्टर लूमियन एक पब्लिक कैरेज में चढ़ने से पहले अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल करता है। पिछले कुछ इवेंट्स के बाद सिचुएशन काफी टेंस हो चुकी है और लूमियन को हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ रहा है। वो जानबूझकर अपने 6 लाख खर्च करता है और एक शॉप से साइकिक नाम की मैगजीन की एक कॉपी खरीद लेता है। अब आप सोचोगे कि अचानक से इस सिचुएशन में मैगजीन क्यों? तो इसका रीजन ये था कि वो खुद को एक ऐसे इंसान की तरह दुनिया के सामने प्रेजेंट करना चाहता था जो 19 रू शीर में होने वाले मिस्टिसिज्म एंथुसियास्ट्स की गैदरिंग में जा रहा हो। उसके माइंड में एक बहुत ही जेन्युइन टेंशन चल रही थी कि कहीं सवॉय मॉब का बॉस गार्डनर मार्टिन उस पर सीक्रेटली नजर तो नहीं रख रहा। मतलब गार्डनर मार्टिन कोई छोटा मोटा प्लेयर तो है नहीं, वो पक्का अपने नए लीडर्स का बैकग्राउंड चेक करना चाहेगा और ये देखना चाहेगा कि कहीं लूमियन के इरादे कुछ और तो नहीं है। अब लूमियन के पास अपने हंटर पाथवे के एंटी ट्रैकिंग मेथड्स तो थे ही, वो चाहता तो किसी भी पीछा करने वाले को बहुत आराम से चकमा दे सकता था। लेकिन यार खुद सोचो, अगर एक नया लड़का ट्रायर शहर में आकर इतने प्रो लेवल के काउंटर ट्रैकिंग मूव्स दिखाएगा तो गार्डनर को और ज्यादा शक नहीं हो जाएगा। वो सोचेगा कि ये कोई नॉर्मल लड़का नहीं है बल्कि कोई ट्रेंड स्पाई या किसी दूसरे गैंग का आदमी है। इसीलिए लूमियन ने एक बहुत ही सेफ, लॉजिकल और ब्रिलियंट रास्ता चुना। उसने डिसाइड किया कि वो खुद को एक नादान, सीधे सादे और बेवकूफ से गांव वाले लड़के की तरह प्रेजेंट करेगा।
एक ऐसा लड़का जो अभी अभी ट्रायर की इस बड़ी दुनिया में आया है और गलती से किसी तरह बियॉन्डर पाथ के बारे में जान गया है। अब ऐसे लड़के को मिस्टिसिज्म के बारे में जानने की बहुत ज्यादा चुल होगी है ना, और अपनी इसी क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए वो साइकिक जैसी मैगजीन खरीदेगा और ऐसी सीक्रेट गैदरिंग्स में जाएगा। ये एक एकदम परफेक्ट कवर था जो किसी को भी आसानी से कन्विंस कर सकता था। और सच कहूं तो गार्डनर मार्टिन की नज़रों में ये कहानी काफी हद तक लॉजिकल भी लग रही थी। बस इस पूरे मास्टर प्लान में एक ही छोटी सी प्रॉब्लम थी, और वो प्रॉब्लम ये थी कि मिस्टर के, जो इस मिस्टिसिज्म गैदरिंग का मेन ऑर्गेनाइजर था, उसके पीछे एक बहुत ही खतरनाक और डार्क सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का हाथ था। लूमियन मन ही मन सोच रहा था कि अगर गार्डनर मार्टिन के आदमियों ने सच में उसका पीछा किया और इन्वेस्टिगेशन की तो वो उन्हें सीधा मिस्टर के से टकराने देगा। फिर उन दोनों मॉन्स्टर्स के बीच जो क्लैश ऑफ स्ट्रेंथ्स होगा वो देखने में बड़ा मजा आएगा। आखिरकार कॉर्डू विलेज का प्रैंकस्टर किंग होने के नाते लूमियन को हमेशा से ही दूसरों के बीच तमाशा देखने में और आग लगाने में बड़ा मजा आता था। उसने सोच लिया था कि जब वो टाइम आएगा तो उस बैटल के आउटकम के हिसाब से वो अपने प्लान में थोड़े बहुत चेंजेस कर लेगा। पर उसका जो मेन गोल था वो बिल्कुल क्लियर था और उसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला था। उसे मैडम मैजिशियन के दिए गए इंस्ट्रक्शंस को हर हाल में फॉलो करना था और मिस्टर के पीछे छुपे उस सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर घुसपैठ करनी थी। कैरिज के अंदर अपनी सीट पर बैठे बैठे लूमियन उस साइकिक मैगजीन के पन्ने पलटने लगता है। इस बार का जो मैगजीन इशू था उसका मेन थीम एक बहुत ही अजीब टॉपिक पर था जिसका नाम था सीक्रेट डीड्स। स्टार्टिंग में जब लूमियन ने ये वर्ड पढ़ा तो उसे लगा कि डीड्स का मतलब कोई एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट होगा जो डेमोस के साथ किया जाता है। पर जब उसने उस आर्टिकल को ध्यान से पढ़ा तो उसे समझ आया कि मिस्टिसिज्म के कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब कंपैटिबिलिटी से है। ये बेसिकली एक ऐसा मेथड था जिससे कोई बियॉन्डर या नॉर्मल इंसान अपने माइंड को एक स्पेसिफिक हिडन एंटिटी के साथ मर्ज कर सकता था, और ऐसा करने से उसे उस पावरफुल एंटिटी के मेंटल एक्सपीरियंसेस और कुछ बहुत ही रेयर मिस्टिकल नॉलेज मिल सकती थी। लेकिन मैगजीन के एडिटोरियल्स ने इस बात पर बहुत ज्यादा जोर दिया था कि ये काम हद से ज्यादा खतरनाक है। उनका कहना था कि जब तक आप पूरी तरह से श्योर ना हो जाओ कि जिस एंटिटी के साथ आप सीक्रेट डीड कर रहे हो वो भरोसेमंद है और उसका कोई बुरा इरादा नहीं है, तब तक इस चीज को ट्राई करने की सोचना भी मत, वरना आपकी जान भी जा सकती है। अगर किसी ने बिना सोचे समझे ये कर लिया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस इतने भयानक हो सकते हैं कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। जैसे कि इंसान पूरी तरह से पागल हो सकता है, कोई इविल स्पिरिट उसकी बॉडी पर कब्जा करके उसे कठपुतली बना सकती है, वो अपनी सोचने समझने की ताकत खो सकता है, या फिर उसकी सडन डेथ हो सकती है और उसकी पर्सनालिटी पूरी तरह से एक मॉन्स्टर में बदल सकती है। ये सब पढ़कर लुमेन के दिमाग की बत्ती जलती है और उसे एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन होता है। उसे अचानक से अपनी बहन औरोर की ग्रिमोयर के कुछ पुराने कंटेंट समझ में आने लगते हैं जो पहले उसके सिर के ऊपर से निकल जाते थे। स्टार्टिंग में उसे वो सब समझने में बहुत प्रॉब्लम होती थी क्योंकि वो उन्हें एक नॉर्मल बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट के नजरिए से देखता था, पर अब जब उसका पर्सपेक्टिव चेंज हुआ तो उसे उन पुरानी बातों का असली और डरावना मतलब समझ में आने लगा। लूमियन ने मैगजीन की तरफ देखा और मन ही मन उसकी तारीफ करते हुए खुद से बोला, यार ये मैगजीन तो मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा काम की निकली। मुझे तो लग रहा था कि ये सब बस मिस्टिसिज्म एंथुसियास्ट को बेवकूफ बनाने के लिए और पैसे लूटने के लिए लिखा गया होगा। उसने नोटिस किया कि हालांकि इस मैगजीन में बहुत सारी बेसिक गलतियां थीं, जिससे साफ पता चलता था कि इसके राइटर ने असली बियॉन्ड वर्ल्ड को करीब से नहीं देखा है और ना ही कोई तगड़ी रिसर्च की है। पर फिर भी कुछ डार्क कॉन्सेप्ट्स का एक्सप्लेनेशन बहुत ही एडवांस और डीप लेवल का था। वो ऑलमोस्ट करेक्ट आंसर के करीब थे और कुछ चीजों ने तो सच में लुमियन के दिमाग के जाले साफ कर दिए थे। यही सब सोचते हुए लुमियन के माइंड में एक बहुत ही लॉजिकल डाउट आता है। वो खुद से बुदबुदाता है, अब क्योंकि मिस्टर के साइकिक मैगजीन के हेडक्वार्टर्स के बेसमेंट में रहता है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि इस मैगजीन के एडिटर्स और ऑथर्स में सच में कुछ छुपे हुए बियॉन्डर्स काम कर रहे हों? क्या उन्होंने जानबूझकर पहले एक एकदम सही और एक्यूरेट आर्टिकल लिखा और फिर पब्लिक को भटकाने के लिए उसमें बहुत सारे गलत कॉन्सेप्ट्स मिक्स कर दिए? ये सब सोचते हुए लुमियन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उसे पूरी गेम समझ आने लगती है। उसे रियलाइज होता है कि यार इस इशू के एडिटर्स लोगों को सही सीक्रेट डीड रिचुअल करना नहीं सिखा रहे हैं, बल्कि वो उन बेवकूफ लोगों को वार्न कर रहे हैं जो बिना सोचे समझे इसे ट्राई करने वाले हैं। नहीं, बात सिर्फ बिना सोचे समझे करने की नहीं है, यहाँ कुछ और ही डार्क खेल चल रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि किसी बुरे इरादे वाले इंसान ने जानबूझकर लोगों को इस तरफ गाइड किया है ताकि वो उन्हें फंसा सके। ना जाने पास्ट में इन सीक्रेट डीड्स की वजह से कितने सारे भयानक और जानलेवा इंसिडेंट्स हो चुके होंगे। उस मोमेंट पर लुमियन ने वापस से उस मैगजीन को देखा, पर अब उसका ध्यान उन छपे हुए वर्ड्स पर नहीं था। उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे वो पूरी मैगजीन खून से लिखे हुए लाल रंग के वार्निंग साइन से भरी पड़ी है, जैसे वो चीख चीख कर रही हो कि रुक जाओ, आगे से कभी कोई सीक्रेट रिचुअल करने की कोशिश मत करना। ये मिस्टीरियस वर्ल्ड सच में कदम कदम पर खतरों और मौत के जाल से भरा हुआ है। लुमियन ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली,
वो अंदर से थोड़ा इमोशनल फील कर रहा था। वो जितना ज़्यादा इस मिस्टिसिज्म की डार्क फील्ड में अंदर जा रहा था, उसे अपनी बहन और की हेल्पलेसनेस और उसके स्ट्रगल का उतना ही गहरा एहसास हो रहा था कि उसने क्या क्या झेला होगा। उसने फाइनली उस मैगजीन को बंद किया जो नॉर्मल मैगजीन से 2 लिख सस्ती थी, और कैरिज की विंडो से बाहर ट्रायर की सड़कों को देखने लगा। जैसे ही वो एवेन्यू डू बुलेवार्ड में रूशीर के पास पहुंचता है, लूमियन अपने हंटर इंस्टिंक्ट्स का यूज करते हुए तगड़े एंटी ट्रैकिंग मेजर्स लेता है। वो हर गली, हर कोने को चेक करता है और ये पक्का करता है कि कोई भी उसका पीछा ना कर रहा हो। उसके बाद वो सीधा साइकिक मैगजीन के हेडक्वार्टर्स में एंटर करता है और रूम 103 के दरवाजे पर अपनी उसी पुरानी स्टाइल में नॉक करता है। 3 लॉन्ग 2 शॉर्ट और 1 लॉन्ग नॉक, जो उनका सीक्रेट कोड था। हमेशा की तरह उसे उस डार्क बेसमेंट में ले जाया जाता है जहां उसकी मुलाकात रहस्यमयी मिस्टर के से होती है। मिस्टर के अभी भी वही बड़ा सा ब्लैक रोब पहने हुए था, जिसका हुड इतना बड़ा था कि उसका पूरा चेहरा परछाई के अंधेरे में छुपा हुआ था। वो अपनी उस डरावनी सी क्रिम्सन बैक्ड चेयर पर बैठा था। उसने कुछ सेकंड्स तक लूमियन को बिना पलक झपकाए घूरा और फिर अपनी उसी भारी और खुरदुरी आवाज में पूछा, "अच्छा, इस बार तुम्हें यहाँ क्या चीज खींच लाई है?" लूमियन एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ जवाब दिया, "मिस्टर के, आपने मुझे जो मिशन दिया था मैंने पूरी तरह से सक्सेसफुली पूरा कर लिया है। वो मैं अब मार्केट डिस्ट्रिक्ट के सवाई मॉब में एक लीडर बन चुका हूँ और अब मैं साल दे बाल ब्रीज और ऑबर्स डू कॉकडोरे की देख रेख कर रहा हूँ।" ये सुनकर मिस्टर के ने हल्का सा सिर हिलाया, जैसे उसे पहले से ही इस बात का पता हो। "एक्सीलेंट, मुझे तुम्हारा काम करने का फास्ट और रुथलेस तरीका बहुत पसंद आया। अब तुम्हें अगला काम ये करना है कि तुम्हें गार्डनर मार्टिन का ट्रस्ट जीतना है और उसकी नज़र में अपनी जगह बनानी है। अब दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ही अजीब और डरावनी चीज़ होती है जिसे आपको मिस नहीं करना चाहिए। इस बार मिस्टर के ने अपने सेंटेंस में रिवॉर्ड या मिशन जैसे वर्ड्स का यूज ही नहीं किया। उसने सीधा एक आर्डर दिया, बिल्कुल ऐसे जैसे लूमियन पहले से ही उसका कोई गुलाम, सबॉर्डिनेट या नौकर हो। गार्डनर मार्टिन का ट्रस्ट जीतना है। ये सुनते ही लूमियन एक सेकंड के लिए तो पूरी तरह से सुन्न हो गया और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके अंदर एक बहुत ही अजीब सी बेचैनी, कंफ्यूजन और डर की लहर दौड़ गई। मुझे लगता है ये सीन इस चैप्टर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि यहाँ लूमियन को एक बहुत ही खौफनाक सच का एहसास होता है। उसे एकदम क्लियरली याद था कि जब मिस्टर के ने उसे पहला मिशन दिया था तो उसने कहीं भी स्पेसिफाई नहीं किया था कि उसे सवाई मॉब ही ज्वाइन करना है। मिस्टर के ने बहुत ही कैजुअल टोन में कहा था कि कोई भी एनी मॉब ज्वाइन कर लो, लेकिन उसका अगला टास्क स्पेशली सवाई मॉब के ही बॉस का ट्रस्ट जीतना कैसे हो गया? लूमियन का शार्प दिमाग तेजी से दौड़ने लगा और वो डॉट्स कनेक्ट करने लगा। अगर मैंने बैरन ब्रिग्नेस को ना चुनकर ट्रायर के किसी और मॉब को चुना होता तो क्या आज मिस्टर के मुझे कोई और मिशन देता, या फिर क्या उसे पहले से ही 100% यकीन था कि मैं घूम फिर कर सवाई मॉब ही ज्वाइन करूंगा? लेकिन वो इंसान इतना श्योर कैसे हो सकता है कि मैं क्या चॉइस लूंगा? लूमियन के माइंड में थॉट्स का एक भयंकर बवंडर आ गया और उसे रिसेंटली हुए सारे इवेंट्स फ्लैशबैक की तरह याद आने लगे। बैरन ब्रिग्नेस ने मुझे पॉइजन्स पर मॉब के एक लीडर को हैंडल करने के लिए भेजा था, और वो भी ठीक तब जब मैंने उस परवर्ट को एलिमिनेट किया था और मुझे सिडेटिव्स का वो कैनिस्टर मिला था, जिसका मैंने वहां एकदम परफेक्ट और टाइमली यूज किया। क्या ये सब कुछ ज्यादा ही बड़ा कोइंसिडेंस नहीं है? और भी कई सारी ऐसी ही अजीब घटनाएं हुई हैं पिछले कुछ दिनों में जो अब सेंस बना रही थी। लूमियन को याद आया कि कैसे उसे बार बार ऐसा फील होता था कि कोई अंधेरे में छुपकर उस पर पैनी नजर रख रहा है, पर उसे कभी कोई दिखाई नहीं देता था। क्या ऐसा हो सकता है कि ये सब कुछ शुरू से लेकर एंड तक इसी मिस्टर के नहीं ऑर्केस्ट्रेट किया हो? अगर मैंने खुद से सवाई मॉब नहीं चुना होता तो क्या वो सिचुएशंस को कुछ इस तरह से मैनिपुलेट करता कि मैं मजबूरी में सवाई मॉब में ही पहुंच जाता? ये डार्क थ्योरी जितनी ज्यादा लूमियन के दिमाग में सेट हो रही थी, उसे उतनी ही ज्यादा दहशत और सफोकेशन महसूस हो रही थी। जब लूमियन ने वापस मिस्टर के की तरफ देखा तो उसे जो पहले लगता था ना कि ये बंदा तो बस एक ऐसा इंसान है जिससे वो अपने फायदे निकाल सकता है, वो बेवकूफ़ी भरा ख्याल उसके दिमाग से पूरी तरह से गायब हो गया। उसे समझ आ गया कि मैडम मैजिशियन और कुछ गिने चुने गॉड लेवल लोगों को छोड़ दें तो शायद मिस्टर के अब तक का सबसे पावरफुल, कनिंग और मैनिपुलेटिव बियॉन्डर है जिससे वो कभी टकराया है। उसकी प्रेजेंस में ऐसा अनजाना सा साइकोलॉजिकल दबाव था जो लूमियन को उसकी बात मानने पर मजबूर कर रहा था, जैसे वो किसी मकड़ी के जाल में फंसा हो। ये सब सोचते हुए लूमियन ने बहुत ही ज्यादा समझदारी दिखाई। उसने अपने डर को छुपाया, अपना सिर झुकाया और बहुत ही रिस्पेक्टफुली बोला, "यस मिस्टर के।" उसने बिल्कुल एक वफादार और आज्ञाकारी सबॉर्डिनेट वाला एटीट्यूड अपना लिया ताकि मिस्टर के को कोई शक ना हो। उसी बीच उसके दिमाग में रेड बूट्स फ्रांका का भी ख्याल आया। वो सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन कर्ली हेयर्ड बबून्स रिसर्च सोसाइटी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर थी। उसके पास सॉलिड बैकग्राउंड भी था और बहुत तगड़ी पावर भी थी। फिर भी वो एक नॉर्मल मॉब बॉस की मिस्ट्रेस बनना चाहती थी। ये बात तो साफ थी कि इसके पीछे उसका कोई बहुत बड़ा हिडन मोटिव या सीक्रेट मिशन है। लूमियन अपने दिमाग में गेस करने की कोशिश करने लगा।
क्या फ्रांका का मेन ऑब्जेक्टिव भी गार्डनर मार्टिन के करीब जाना है? क्या वो भी किसी बहुत बड़े सीक्रेट या किसी डेंजरस अंडरग्राउंड मिशन में इन्वॉल्वड है जिसके तार यहाँ से जुड़े हैं? इधर मिस्टर के लूमियन के इस सबमिसिव एटीट्यूड से काफी सेटिस्फाइड लग रहा था। उसने बहुत ही काम आवाज में कहा, मुझे ये देखकर सच में बहुत खुशी हुई कि तुम्हें अपनी सही जगह पता है। तुम टेंशन मत लो, मैं अपने लोगों को रिवॉर्ड्स देने में कभी कोई कंजूसी नहीं करूंगा। फिर उसने अचानक से टॉपिक चेंज करते हुए एक बहुत ही अजीब सवाल पूछा, क्या तुमने रिसेंटली किसी कैथेड्रल में जाकर भगवान की प्रेयर नहीं की है? ये सुनते ही लूमियन को तुरंत मैडम मैजिशियन की वो सीरियस वार्निंग याद आ गई कि वो एक वांटेड क्रिमिनल है और उसे चर्च से दूर रहना है। उसने थोड़ी फेक एक्टिंग करते हुए और चेहरे पर गुस्सा लाते हुए कहा, मैं एक वांटेड क्रिमिनल हूं, और वैसे भी वो सो कॉल्ड भगवान हमें बचाने नहीं आने वाले हैं, मुझे उन पर कोई भरोसा नहीं है। ये सुनकर मिस्टर के की उस डार्क हुड के पीछे से एक हल्की सी हंसी गूंजी। ऐसा नहीं है कि वो तुम्हें बचाना नहीं चाहते, असली प्रॉब्लम ये है कि वो बचा नहीं सकते। उनकी पावर उनके सारे बिलीवर्स को एक साथ कवर नहीं कर सकती और कैलेमिटी या डिजास्टर के टाइम पर वो हर किसी की मदद करने के लिए आ ही नहीं सकते। इसके बहुत सारे कॉम्प्लेक्स रीजंस हैं, पर अगर मैं तुम्हें बिल्कुल शॉर्ट में समझाऊं तो रीजन सिर्फ एक ही है, कमजोरी। इस दुनिया में कमजोरी ही सबसे बड़ा पाप है। मिस्टर के की आवाज में अब एक अजीब सा फैनेटिक और कल्ट वाला टोन आ गया था जो किसी को भी हिप्नोटाइज कर सकता था। क्या तुम उस ट्रू लॉर्ड के बारे में जानना चाहते हो जिस पर मैं अपने पूरे दिल से बिलीव करता हूँ? वो इस पूरी दुनिया का असली और इकलौता सच है। वो सुप्रीम है, उनका डिवाइन ग्रेस एक विशाल समंदर की तरह बहता है जिसका कोई अंत नहीं है। उन्होंने ही इस दुनिया की हर एक चीज को अपने हाथों से बनाया है और वही एक दिन इस पूरी दुनिया को तबाह भी करेंगे। वो पावर का साक्षात रूप है और हम भी उन्हीं का एक छोटा सा हिस्सा हैं। लूमियन एकदम चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा रहा। वो बस मिस्टर के की इन अजीब बातों को सुन रहा था और कोई रिएक्शन नहीं दे रहा था। मिस्टर के ने भी उस पर अपना बिलीफ थोपने के लिए ज्यादा फोर्स नहीं किया। तुम्हें मुझे अभी तुरंत कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। इस टाइम पीरियड में अच्छे से और बहुत ही गहराई से सोचना कि इस पागल और डेंजरस होती जा रही दुनिया में जहां हर तरफ मौत है, कौन हमें सच में बचा सकता है और अल्टीमेट प्रोटेक्शन दे सकता है। एक बार जब तुम उन पर अपना फेथ कंफर्म कर लोगे और उन्हें अपना लोगे, तब तुम सही मायने में हम में से एक बन जाओगे। और बिलीव मी, उसके बाद तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत ही कम टाइम में नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगी। तुम सोच भी नहीं सकते। लूमियन ने अपनी आवाज को थोड़ा दबाते हुए और रिस्पेक्ट दिखाते हुए कहा, मैं इस बारे में बहुत गहराई से विचार करूंगा। मिस्टर के ने फिर अपनी नॉर्मल टोन में पूछा, क्या इसके अलावा कुछ और भी काम है? लूमियन ने अपना माइंडसेट थोड़ा एडजस्ट किया। वो इस कन्वर्सेशन से कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहता था। उसने पूछा, इस मिशन को पूरा करते टाइम अगर मैं कभी किसी जानलेवा खतरे में फंस जाऊं तो क्या मैं आपकी दी हुई उस कटी हुई उंगली का यूज कर सकता हूं? और मुझे उसे एग्जैक्टली यूज कैसे करना है? मिस्टर के ने सिर हिलाया और बहुत ही कैजुअल टोन में बोला, बस उसे बाहर निकाल लेना। मतलब वो उंगली सच में यूज की जा सकती थी और वो कोई सजावट की चीज नहीं थी। लूमियन ने थोड़ा और कुरेदते हुए पूछा, अगर मैं उसे यूज कर लूंगा तो फिर फ्यूचर में सुजाना मैटिस के उस भयंकर खतरे से कैसे डील करूंगा जो मेरे पीछे पड़ी है? मिस्टर के कुछ सेकंड्स के लिए बिल्कुल शांत हो गया, जैसे वो कुछ कैलकुलेट कर रहा हो। फिर वो बोला, जब तुम उस उंगली को यूज कर लो तो वापस मेरे पास यहां आ जाना, मैं तुम्हें एक और उंगली दे दूंगा। लूमियन मन ही मन सोच रहा था, भाई साहब ये क्या पागलपन है? इसकी उंगलियां हैं या कोई कंज्यूमेबल मैजिकल आइटम जो बार बार मिल जाते हैं? क्या ये अपनी उंगलियां खुद काट कर देता है? खैर, उसने एक मोमेंट के लिए सोचा और फिर अपना बिजनेस मोड ऑन करते हुए कहा, मैंने हैमर 8 की बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक गार्डनर मार्टिन को पूरे 18,000 वेल डोर में बेच दी है। मैं एक ऐसा सील आर्टिफैक्ट खरीदना चाहता हूं जो या तो मेरी मिस्टिकल एबिलिटीज को बहुत ज्यादा बढ़ा दे या फिर मुझे अपना भेस बदलने में हेल्प करे ताकि मैं छुप सकूं। क्या आपके पास यहाँ ऐसा कोई आइटम है, मिस्टर के? मिस्टर के ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। वो शायद अपने दिमाग में लूमियन के लिए एक सूटेबल आर्टिफैक्ट सिलेक्ट कर रहा था। थोड़ी देर बाद उसने लूमियन से कहा, सैटरडे की रात को यहाँ आना और खुद अपना सिलेक्शन कर लेना। लूमियन के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई क्योंकि उसे जो चाहिए था वो मिल रहा था। थैंक यू सो मच मिस्टर के। सच कहूं तो लूमियन को अंदर से लग रहा था कि एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट होना काफी रिएश्योरिंग फील होता है, फिर चाहे वो अभी सिर्फ एक अनऑफिशियल मेंबर ही क्यों ना हो। यहाँ से बाहर निकलने के बाद लूमियन सीधा ले मार्शे डू क्वार्टियर डू जेंटमैन पहुंचता है। वो ऑबर्स डू कॉक डोरे के रूम 207 में जाकर मिस्टर के की वो कटी हुई उंगली बहुत ही केयरफुली छुपा देता है ताकि किसी को मिले ना। उसका अगला डेस्टिनेशन था साल दे बाल ब्रीज, जहां वो एक खाली और सेफ कमरा ढूंढना चाहता था ताकि वहां शांति से बैठकर वो मैडम मैजिशियन के मिस्टिकल मैसेंजर को समन कर सके और उन्हें अपने मिशन की पूरी प्रोग्रेस रिपोर्ट दे सके। लूमियन अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा होप कर रहा था कि मैडम मैजिशियन उसे कोई बहुत ही वैल्यूएबल फीडबैक देंगी, खासकर इस टॉपिक पर कि मिस्टर के ने इतनी डरावनी कोइंसिडेंस के साथ इन सारे इवेंट्स को कैसे मैनिपुलेट किया
और क्या ये सब एक बहुत बड़े ट्रैप का हिस्सा है? सीन शिफ्ट होता है बिल्कुल शाम के वक्त, जब हमारा मेन कैरेक्टर लूमियन साल डे बाल ब्रीज के एंट्रेंस पर पहुंचता है। अब जैसे ही वो दरवाजे के पास आता है, उसे वहां दो मॉबस्टर्स गार्ड ड्यूटी करते हुए मिलते हैं। लूमियन ने अभी भी एक बहुत ही क्रिस्प व्हाइट शर्ट, एक ब्लैक वेस्ट पहन रखी थी और उसे कफ्स रोल अप थे, जो उसे एक प्रॉपर बॉस वाली वाइब दे रहे थे। गार्ड्स उसे देखते ही ग्रीट करते हैं और कहते हैं कि गुड इवनिंग बॉस। लूमियन भी स्माइल करता है और हल्का सा सिर हिलाकर उन्हें एक्नॉलेज करता है। अब सीन अंदर शिफ्ट होता है, जहां लुइस और सरकोटा बहुत ही बेसब्री से अपने नए लीडर के वापस आने का वेट कर रहे थे। जैसे ही वो लूमियन को डांस हॉल में एंटर करते हुए देखते हैं, वो तुरंत बार काउंटर से अपनी पोजीशंस छोड़ देते हैं और उनके चेहरों पर एक नकली सी स्माइल आ जाती है। लुइस अपनी लॉयल्टी दिखाते हुए थोड़ी टेंशन के साथ कहता है कि बॉस, आप हमें अपने साथ क्यों नहीं चलने देते? वो कहता है कि इस तरह बिना किसी प्रोटेक्शन के बाहर घूमना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। मुझे लूमियन का रिएक्शन यहाँ बहुत फनी लगा। वो लिटरली मजे लेते हुए हल्का सा हंसता है और कहता है कि तुम दोनों मेरी प्रोटेक्शन करोगे। लूमियन उन्हें सीधा रोस्ट करते हुए कहता है कि मुझे तो इस बात की टेंशन है कि अगर सच में कुछ पंगा हो गया तो तुम दोनों ही सबसे पहले बुरी तरह पिट जाओगे और फिर फालतू में मुझे तुम्हारे घर वालों को पैसे देकर कंपनसेट करना पड़ेगा। ये सुनकर लुइस थोड़ी शर्मिंदगी के साथ स्माइल करता है, क्योंकि उसे भी पता था कि लूमियन की बात में दम है। लुइस कहता है कि मुझे पता है बॉस कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो और आप हैमरैट और वुल्फ मार्गोट जैसों को अकेले ही संभाल सकते हो, लेकिन बॉस, एक कहावत है ना कि दो मुट्ठियां चार हाथों से नहीं लड़ सकती, और इसके अलावा हम सबके पास गन्स हैं और हमारा निशाना भी कुछ खास बुरा नहीं है। अब यहाँ पर लूमियन अपने मन में सोचता है कि दो मुट्ठियां चार हाथों से नहीं लड़ सकती। क्या ये वही सेम डायलॉग नहीं है जो एम्परर रोजेल ने कभी कहा था? लूमियन को हैरानी होती है कि ये डायलॉग अचानक से एक नॉर्मल कहावत कैसे बन गया। उसे याद आता है कि उसकी बहन और हमेशा शक करती थी कि दुनिया की बहुत सारी अजीब और वल्गर बातें एम्परर रोजेल ने ही शुरू की थी, लेकिन किसी ने कभी इस बात को कंफर्म नहीं किया था। खैर, लूमियन लुइस की तरफ देखता है, जो दिखने में तो काफी टफ लगता था, लेकिन उसका बिहेवियर दबा दबा सा था। और फिर वो सरकोटा को देखता है, जिसके कर्ली ब्राउन बाल और फुल लिप्स थे। लूमियन हल्का सा नोड करता है और कहता है कि जब मैं तुम्हें मेरे पीछे आने को कहूं तभी तुम लोग मेरे पीछे आओगे, और जब मैं मना करूं तो चुपचाप इस डांस हॉल पर नजर रखना। लूमियन एकदम स्ट्रिक्ट टोन में ऑर्डर देता है कि अगर कोई भी यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करे तो सीधा उसे गोली मार देना। इसके बाद लूमियन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछता है कि सही बताओ, मुझे यहाँ शूटिंग रेंज कहाँ मिलेगी? लुइस तुरंत अपने पैरों के नीचे की तरफ इशारा करते हुए बताता है कि डांस हॉल के बेसमेंट में एक शूटिंग रेंज है। वो एक्सप्लेन करता है कि बाकी लीडर्स भी अपनी शूटिंग स्किल्स को प्रैक्टिस करने के लिए वहीं आते हैं, बस उन्हें अपनी खुद की एम्यूनिशन यानी गोलियां लानी पड़ती हैं। ये सुनकर लूमियन काफी सेटिस्फाइड फील करता है और कहता है कि एक्सीलेंट। दोस्तों, यहाँ पर लूमियन के लिए गन चलाना सीखना बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि फिलहाल वो जिस पाथवे पर है उसमें उसके पास लॉन्ग रेंज अटैक्स की बहुत कमी है। हंटर पाथवे क्लोज कॉम्बैट में तो बीस्ट है, लेकिन दूर से लड़ने के लिए उसे गन्स पर रिलाई करना ही पड़ेगा। अब लुइस और बात छेड़ता है और पूछता है कि बॉस, ओबर्ज डूकॉक डोरे का माहौल तो बहुत ही घटिया है, तो क्या आप यहाँ डांस हॉल में शिफ्ट होने का प्लान बना रहे हो? वो बताता है कि सेकंड फ्लोर पर कई सारे रूम्स हैं जिनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर क्या आप उस टेम्परेरी रेस्ट एरिया में रुकना चाहते हो जिसे पहले बैरन ब्रिगनेस यूज करते थे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि लुइस इतना ज्यादा हेल्पफुल क्यों बन रहा है। असल में लुइस और सरकोटा दोनों ही किसी टाइम पर बैरन ब्रिगनेस के बहुत खास आदमी हुआ करते थे। उन्हें पता था कि अगर उन्होंने अपने इस नए लीडर का ट्रस्ट नहीं जीता तो उनकी पोजीशन छिन जाएगी और उन्हें वापस एंट्रेंस पर खड़े होने वाले नॉर्मल बाउंसर बना दिया जाएगा। उनका पूरा स्टेटस गिर जाएगा और सवोय मॉब के बाकी मेंबर्स उन्हें बहुत बुली करेंगे, क्योंकि उनकी आपस में कभी बनती नहीं थी। इससे न सिर्फ उनकी इनकम कम होगी, बल्कि उनका वहां टिकना भी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए वो लूमियन को इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। लूमियन थोड़ी देर सोचता है और फिर कहता है कि चलो मुझे रूम्स दिखाओ। लूमियन के दिमाग में चल रहा था कि ये लोकेशन मैडम मैजिशियन के मैसेजों को समन करने वाले रिचुअल के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि लूमियन का अभी ओबर्ज डूकॉक डोरे से चेक आउट करने का कोई भी प्लान नहीं था। उसकी स्ट्रेटेजी बहुत ही ज्यादा स्मार्ट थी भाई। उसने प्लान बनाया था कि वो साल डे बाल ब्रीज के सेकंड फ्लोर का एक रूम और ओबर्ज डूकॉक डोरे का रूम नंबर 207 दोनों को यूज करेगा। वो लुइस और सरकोटा को भेजने के बाद हर रात अपनी सोने की लोकेशन बदलता रहेगा। इससे क्या होगा कि रात के अंधेरे में उस पर अटैक होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, और कभी कभी तो वो रूडेस ब्लाउसेस ब्लांचेस वाले अपने रेंटेड सेफ हाउस में भी रुकने का सोचेगा। लूमियन को बहुत अच्छे से पता था कि पॉइजन स्पर मॉब उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली। उसने जानबूझकर उनके 3 लीडर्स को लगातार टपका दिया और उन्हें पूरी तरह से प्रोवोक कर दिया था।
अब जैसे ही अथॉरिटीज थोड़ी सी भी ढील देंगी तो लूमियन पर रिटेलिएशन होना पक्का था, और लूमियन बिल्कुल यही तो चाहता था। उसे कॉन्फिडेंस था कि दूसरी साइड पूरी तरह भड़क चुकी है, और इस पूरे ड्रामे की वजह से उसका पोर्शन भी काफी हद तक डाइजेस्ट हो चुका था। उसका एस्टीमेट था कि बस 1 या 2 महीने के अंदर वो सीधा पायरोमैनियाक में एडवांस करने का सोच सकता है, जो कि सच में बहुत ही तगड़ा पावर अप होगा। और एक और बात, लूमियन को ब्लैक स्कॉर्पियन रोजर या पॉइजन्स पर मॉब के बाकी लीडर्स के सीक्रेट अटैक्स का कोई खास डर नहीं था। क्यों? क्योंकि भाई के पास मिस्टर के की उंगली थी, जो उसका सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड था। उस उंगली की पावर से वो सुजना मैटिस जैसी खतरनाक दुश्मन से भी खुद को डिफेंड कर सकता था, जो कि एक तरह से सीक्वेंस 5 बियॉन्डर के लेवल की थी। तो फिर ब्लैक स्कॉर्पियन रोजर और बाकी लीडर्स, जो अभी तक सोअर्स भी नहीं बने थे, वो लूमियन का क्या ही बिगाड़ लेते। लेकिन लूमियन की असली टेंशन कुछ और ही थी। उसे डर था कि अगर कोई बड़ी फाइट शुरू हो गई तो मिस्टर के की वो उंगली कंट्रोल से बाहर हो सकती है, और अगर मिस्टर के ने आउट ऑफ कंट्रोल होकर ब्लैक स्कॉर्पियन रोजर को ही मार दिया तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो लुइस लंड हमेशा के लिए गायब हो जाएगा, और लूमियन को जो क्लूज मिल रहे थे उनका ट्रेल वहीं पर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। खैर, अब लूमियन सेकंड फ्लोर पर पहुंचता है, कैफे से होते हुए कॉरिडोर में एंटर करता है। वो पूरे एरिया को अच्छे से स्कैन करता है और अपने ऑफिस के पास वाले एक रूम की तरफ पॉइंट करके कहता है कि मैं ये वाला रूम लूंगा। ये रूम काफी बढ़िया था। इसमें क्लासिकल फर्नीचर रखा हुआ था, डार्क रेड वेलवेट का एक 4 पीस सेट था, और एक बहुत ही कंफर्टेबल रिक्लाइनर चेयर भी थी। लुइस फिर से मस्का लगाते हुए पूछता है कि बॉस, क्या हम इन फैब्रिक वाले आइटम्स को हटाकर नए लगवा दें? सरकोटा, जो हमेशा की तरह चुपचाप था, वो बस लुइस के साइड में खड़ा रहता है। लूमियन कोई ना कोई बहाना बनाते कहता है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद वो अपने दोनों बॉडीगार्ड्स को कैफे से सेकंड फ्लोर के कॉरिडोर वाले दरवाजे पर नजर रखने की ड्यूटी दे देता है। दरवाजा लॉक करने के बाद लूमियन विंडो के पास रखी एक बड़ी सी लकड़ी की टेबल पर बैठ जाता है। अब टाइम था मैडम मैजिशियन को एक लेटर लिखने का। ये पार्ट बहुत क्रूशियल है दोस्तों, क्योंकि लूमियन उन्हें सब कुछ अपडेट करने वाला था। वो अपने लेटर में इस बात पर जोर देता है कि कैसे उसने मिस्टर के का मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है और उनका पूरा ट्रस्ट जीत लिया है, यहाँ तक कि उसने उनका वो जो भी अजीब सा प्रोसेलिटाइजेशन प्रोसेस था वो भी झेल लिया है। वो मैडम मैजिशियन को उस सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने की अपॉर्चुनिटी के बारे में भी बताता है, जो मिस्टर के को सपोर्ट कर रही थी। इसके अलावा लूमियन कुछ बहुत ही सीरियस सवाल पूछता है। वो पूछता है कि क्या सच में मिस्टर के लॉर्ड की प्रेयर करना जरूरी है, और अगर वो ऐसा करता है तो उस मिस्टीरियस एंटिटी की नजरों में आने के क्या क्या बुरे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। फाइनली वो अपने रीसेंट एक्शंस के बारे में बताता है और कहता है कि आजकल जो अजीब अजीब कोइंसिडेंसेस हो रहे हैं उनसे उसे बहुत अनईजी फील हो रहा है। जैसे ही लेटर पूरा होता है, लूमियन उसे बहुत ही सफाई से फोल्ड करता है, अपना ऑल्टर सेट करता है और स्पिरिचुअलिटी की एक वॉल क्रिएट कर देता है। अब रिचुअल कंप्लीट हो चुका था और लूमियन कैंडल की ब्लू फ्लेम को घूरते हुए उस ठंडे और अजीब से माहौल में वेट करने लगता है, और थोड़ी ही देर में फ्लेम के ठीक ऊपर एक हाथ के साइज का डॉल जैसा फिगर अचानक से मैटेरियलाइज हो जाता है। ये मैडम मैजिशियन का मैसेंजर था। उस मैसेंजर ने एक बहुत ही डेलिकेट सी गोल्डन ड्रेस पहन रखी थी। वो अपनी अनफोकस्ड लाइट ब्लू आंखों से पूरे एरिया को स्कैन करता है और फिर अपना राइट हैंड उठाकर बहुत ही नखरे के साथ अपनी छोटी सी पेल व्हाइट नाक को पकड़ लेता है। और भाई, उसका रिएक्शन बहुत ही फनी था। वो मैसेंजर चिल्लाने लगता है कि कितनी बदबू आ रही है, कितनी गंदी बदबू है, ये जगह पिछली वाली जगह जितनी साफ बिल्कुल भी नहीं है। लूमियन ये सुनकर एकदम सरप्राइज हो जाता है और अपने आसपास देखते हुए कहता है कि क्या ये जगह साफ नहीं होनी चाहिए? यहाँ तो कोई खटमल भी नहीं है और इसे अभी अभी क्लीन किया गया है। लेकिन वो मैसेंजर अपनी नाक सिकोड़ता रहता है और उसकी आवाज एकदम एथेरियल और इल्यूजरी सी आ रही थी। वो मैसेंजर कहता है कि इस जमीन के नीचे पुरानी हड्डियां दबी हुई हैं, वो बहुत ही बदबूदार, सड़ी हुई और रिपल्सिव हैं। बस इतना कहते ही वो ब्लॉन्ड डॉल लूमियन के हाथ से लेटर छीनती है और एक ही झटके में वहां से गायब हो जाती है। भाई, क्लियरली उस मैसेंजर का वहां एक सेकंड भी रुकने का कोई इरादा नहीं था। अब लूमियन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और खुद से कहता है कि अंडरग्राउंड पुरानी हड्डियां। फिर उसे अचानक से डांस हॉल की हिस्ट्री याद आती है। उसे याद आता है कि ये साल्डेबाल ब्रीज असल में एक कैथेड्रल के कब्रिस्तान के ऊपर बनाया गया था और उस टाइम बॉडीज और अस्थियों को कैटाकॉम्स में रिलोकेट कर दिया गया था। लेकिन जब सवॉय मॉब ने इस बिल्डिंग को खरीदा था, तब भी यहाँ एक बहुत ही अजीब और डरावना सा एटमॉस्फेयर रहता था। उन्हें इस बात का डर था कि शायद जमीन के बहुत नीचे कुछ हड्डियां छूट गई होंगी, और इसी वजह से उन्होंने व्हाइट स्कल से बना एक स्फेरिकल स्टैचू भी बनवाया था, जिसे उन्होंने एंट्रेंस पर एक इंस्क्रिप्शन के साथ रखवा दिया था। अब मैसेंजर के इस एक्सट्रीम रिएक्शन से एक बात तो कंफर्म हो गई थी कि सच में अंडरग्राउंड कोई ना कोई बहुत पुरानी चीजें दबी हुई हैं। लूमियन सोचता है कि जब कैथेड्रल वालों ने अस्थियों को शिफ्ट किया होगा तो उन्होंने जानबूझकर तो कुछ नहीं छोड़ा होगा। शायद उन्हें कुछ मिला ही नहीं, या फिर उन्हें उस चीज के बारे में पता ही नहीं था।
क्या ऐसा हो सकता है कि इस ओरिजिनल कब्रिस्तान के नीचे कोई हिडन टूम्ब यानी मकबरा हो जो सीधा फोर्थ इपोक के टाइम का हो? क्या इसी वजह से उस मैसेंजर ने इतना तगड़ा रिएक्शन दिया? ये थ्योरी बहुत ही ज्यादा सेंस बनाती है दोस्तों, क्योंकि फोर्थ इपोक की चीजें लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के वर्ड में हमेशा कोई ना कोई बड़ा राज छुपाए रखती हैं। लेकिन फिर लूमियन डिसाइड करता है कि चलो अभी के लिए इस पुरानी हड्डियों वाले मैटर को साइड में रखते हैं। आखिर इतने सालों से साल्डेबाल ब्रीज में कुछ भी बुरा या अजीब तो नहीं हुआ है ना? तो इस बात के चांसेस बहुत कम है कि मेरे यहाँ कदम रखते ही अचानक से कोई बहुत बड़ा डिजास्टर आ जाएगा। लूमियन अपने मन में यही सब सोचता है, फिर रिचुअल को खत्म करता है, अपने ऑल्टर को समेट लेता है। उसके बाद वो उस कुशन वाले रिक्लाइनर पर बैठ जाता है और हल्के हल्के पीछे की तरफ रॉक करते हुए मैडम मैजिशियन के रिप्लाई का वेट करने लगता है। काफी टाइम बीत जाता है और आसमान पूरी तरह से डार्क हो चुका था। लूमियन सोच ही रहा था कि क्या उसे लुइस को बोलकर अपने रूम में ही डिनर मंगवा लेना चाहिए या फिर कैफे या बार काउंटर पर जाकर खाना चाहिए। तभी अचानक से ऊपर से पेपर्स का स्टैक सीधा उसकी गोद में आकर गिरता है। इस बार तो भाई उस डॉल मैसेंजर ने खुद को दिखाया तक नहीं, मतलब उसे साल्डेबाल ब्रीज के इस पूरे एनवायरनमेंट से लिटली नफरत हो गई थी। लूमियन सोचता है कि फ्यूचर में मैं इसे ओबर्ज डू कॉक डोरे या फिर उस सेफ हाउस में ही समन करूंगा। अब लूमियन उस लेटर को अनफोल्ड करता है और बहुत ही ध्यान से पढ़ना शुरू करता है। ये लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन और वार्निंग्स छुपी हुई हैं। मैडम मैजिशियन ने लिखा था कि एक्सीलेंट जॉब लूमियन, ऐसा लगता है कि तुमने सच में मिस्टर के को इम्प्रेस कर दिया है और उनका इनिशियल अप्रूवल जीत लिया है। अब से तुम बस उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते रहो और जब भी सही टाइम आएगा मैं तुम्हें हमारा जो भी असली ऑब्जेक्टिव है वो पहले ही बता दूंगी। मैडम मैजिशियन आगे लिखती हैं कि तुम मिस्टर के की उस एंटिटी पर बिलीव करने का नाटक कर सकते हो। वैसे भी तुम्हारे अंदर पहले से ही 2 एंटिटीज के ट्रेसेस मौजूद हैं, तो अगर एक और जुड़ भी जाए तो कोई बड़ा इशू नहीं होगा। बस मुझे थोड़ी सी इस बात की टेंशन है कि तुम्हारे अंदर ज्यादा ही भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। फिर वो जोक मारते हुए लिखती हैं कि हाँ, ऊपर वाली लाइन बस एक मजाक थी। अब असली सलूशन ध्यान से सुनो लूमियन, तुम बिलीव करने का नाटक बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन जब भी तुम मिस्टर के से मिलने जाओ और प्रेयर में शामिल हो तो उससे ठीक पहले मेरे लॉर्ड से एक एंजेल के प्रोटेक्शन की रिक्वेस्ट कर लेना। यहाँ मैडम मैजिशियन द फूल के एंजेल की बात कर रही हैं, जो लूमियन को उस इविल गॉड की नजरों से बचा सकता है। वो पूछती हैं कि तुमने वो करस्पॉन्डिंग रिचुअलिस्टिक मैजिक सीख लिया होगा ना? अगर नहीं सीखा है तो अपनी बहन की ग्रिमोयर्स में जाकर चेक कर लेना। और एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल, नॉर्मली कभी भी उस इंडिविजुअल का ऑनरिफिक नेम मत पुकारना, चाहे ऑर्डर पूरी तरह से टूट ही क्यों ना गया हो। जब तक तुम्हें इस बात का 100% यकीन ना हो कि तुम्हें एंजेल का प्रोटेक्शन मिल चुका है, तब तक वो नाम बिल्कुल मत लेना। इसके बाद मैडम मैजिशियन लूमियन के उस साइकोलॉजिकल स्ट्रगल के बारे में बात करती हैं। वो कहती हैं कि मैं समझ सकती हूँ कि जब इंसान किसी मेमोरी को जितना ज्यादा दबाने की कोशिश करता है वो उतनी ही ज्यादा बार बार दिमाग में वापस आती है। तो जब तुम्हारा अगला थेरेपी सेशन होगा तब तुम अपने साइकेट्रिस्ट से इस चीज में हेल्प मांग सकते हो। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो तुम्हें एक झूठा बिलीवर बनने का ये जो पूरा मैटर है, इसे अपने अगले ट्रीटमेंट के लिए पोस्टपोन करना ही पड़ेगा। अब आते हैं सबसे बड़े टॉपिक पर, जो है कोइंसिडेंसेस। मैडम मैजिशियन बहुत ही डीप में एक्सप्लेन करती हैं कि ये इत्तेफाक कैसे और क्यों हो रहे हैं। वो कहती हैं कि कोइंसिडेंसेस के पीछे अक्सर बहुत सारे फैक्टर्स एक साथ जुड़े होते हैं। सबसे पहला रीजन, तुम्हारे शरीर के अंदर जो कप्शन सील किया गया है वो इनविटेबिलिटी नाम की एक एंटिटी से आता है, और ये बात बिल्कुल क्लियर है कि इनएविटेबिलिटी का सीधा कनेक्शन फेट यानी किस्मत से है। ये पावर बहुत ही चुपचाप तरीके से तुम्हारी डेस्टिनी को बदलती रहती है, जिसकी वजह से तुम कुछ ऐसे स्पेसिफिक लोगों और इवेंट्स से टकराते हो जिनसे मिलना तुम्हारी डेस्टिनी में पहले से ही लिख दिया गया है। ये फेट का मैनिपुलेशन है दोस्तों, जो बहुत ही ज्यादा डरावना होता है। दूसरा रीजन, ध्यान से सुनना। इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि मिस्टर के ने छुपकर किसी इंसान को तुम पर नजर रखने के लिए लगा रखा हो, और वही इंसान मॉब लीडर्स को साइकोलॉजिकल हिंट्स दे रहा हो, जिसकी वजह से वो तुम्हारे खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। मैडम मैजिशियन अपना गेस बताती हैं कि मुझे शक है कि वो इंसान या तो स्पेक्टर पाथवे का सीक्वेंस 6 हिप्नोटिस्ट हो सकता है या फिर सीक्वेंस 5 ड्रीम वॉकर। लेकिन फिर वो कहती हैं कि तुमने जो पुरानी डिटेल्स दी थी उसके हिसाब से मिस्टर के पास एक नोटरी की पावर्स भी हैं, तो इसीलिए इस बात की बहुत ही स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि मिस्टर के असल में एक शेफर्ड है। और भाई लोग, ये शेफर्ड कोई छोटी मोटी चीज नहीं होते। शेफर्ड सीक्रेट सप्लिएंट पाथवे के सीक्वेंस 5 बियॉन्डर्स होते हैं, और वो उसी एंटिटी को सर्व करते हैं जिस पर मिस्टर के बिलीव करता है। अब मैडम मैजिशियन शेफर्ड्स की असली पावर बताती हैं, जिसे सुनकर लूमियन के भी होश उड़ने वाले थे। वो बताती हैं कि शेफर्ड्स दूसरे बियॉन्डर्स की सोल्स और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को ग्रेस कर सकते हैं। मतलब वो दूसरों की पावर्स को चूज कर अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं और उन्हें अपनी मर्जी से यूज कर सकते हैं। यही एबिलिटी एक शेफर्ड को इतना ज्यादा फॉर्मिडेबल और खतरनाक बनाती है
वो लिटरली मिड सीक्वेंस बियॉन्डर्स के पिनेकल पर यानी एकदम टॉप पर खड़े होते हैं। तीसरा और आखिरी रीजन जो मैडम मैजिशियन बताती हैं वो है लॉ ऑफ कन्वर्जेंस। ये लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के यूनिवर्स का सबसे फंडामेंटल रूल है। वो कहती हैं कि ये लॉ ऑफ कन्वर्जेंस और मेरी पुरानी रिपल्शन वाली हाइपोथेसिस की वजह से हो रहा है। मुझ पर ट्रस्ट करो लूमियन। मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी अगर तुम आने वाले छोटे से टाइम स्पैन में और भी बहुत सारे इविल गॉड्स के बिलीवर्स, हंटर्स और डीमनेसेस से टकराओगे। मतलब खतरे अभी और बढ़ने वाले हैं। लेटर के एंड में वो लिखती हैं कि स्टे डिलिजेंट, 7 ऑफ वांड्स। लेटर पढ़ने के बाद लूमियन गहरी सोच में पड़ जाता है। वो अपने मन में कहता है कि शेफर्ड, ये तो सुनने में ही बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड लग रहा है। और फिर उसे रियलाइज होता है कि मैडम मैजिशियन की बात कितनी सच है। वो सोचता है कि मैं तो पहले ही एक और हंटर और 2 डीमनेसेस से टकरा चुका हूं। ये लॉ ऑफ कन्वर्जेंस सच में बहुत तगड़े तरीके से काम कर रहा है। ये सब समझने के बाद लूमियन अपनी स्पिरिटी को चैनल करता है और मैडम मैजिशियन के उस लेटर को जलाकर राख कर देता है। उसकी आंखों के सामने वो राख हवा में उड़ रही थी, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ मिस्टर के खौफनाक चेहरा घूम रहा था। मिस्टर के ने उस पर जो मेंटल और साइकोलॉजिकल प्रेशर डाला था वो लूमियन को अंदर तक डरा रहा था। अब आप खुद इमेजिन करो, एक बंदा जो इतना मिस्टीरियस और पावरफुल है कि उसके नाम से ही बड़े बड़े लोगों की हवा टाइट हो जाती है, उसका मेन पावर सोर्स क्या हो सकता है? लूमियन अपने मन में इस बात को एनालाइज कर रहा था कि आखिर एक शेफर्ड पाथवे वाले बियॉन्डर की असली ताकत क्या होती है। उसे रियलाइज होता है कि एक शेफर्ड का असली मैजिक ग्रेजिंग में होता है। मतलब ये लोग सच में दूसरे बियॉन्डर्स या मिस्टिकल क्रिएचर्स की सोल्स को, उनकी आत्माओं को और उनकी पावर्स को लिटरली ग्रेज कर लेते हैं, यानी निगल जाते हैं। ये कोई नॉर्मल एबिलिटी नहीं है यार, मेरे हिसाब से ये पावर सिस्टम का सबसे बड़ा चीट कोड है। तभी तो एक एक्सपीरियंस्ड शेफर्ड क्लोज कॉम्बैट हो, लॉन्ग रेंज हो या मिस्टिकल मैजिक, सब में एकदम बाप लेवल का परफॉर्मर होता है। अगर हम कॉन्ट्रैक्टी वाले पाथवे की बात करें तो वो शेफर्ड के सामने एक बहुत ही सस्ते चाइनीज कॉपी जैसा लगता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टी में हर कॉन्ट्रैक्ट से आपको बस एक ही एबिलिटी मिलती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अगर आपका सीक्वेंस लो है तो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 3 या बहुत फिर 5 पावर्स ही होंगी। अगर किसी बंदे ने बेवकूफ़ी में गलत पावर्स चुन ली तो वो इतना कमज़ोर हो सकता है कि एक नॉर्मल गन वाले इंसान से भी आसानी से पिट जाए। बट शेफर्ड के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो जिस भी सोल को ग्रेज करते हैं उसकी फुल पावर बिना किसी लिमिट या डिडक्शन के यूज़ कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई पादरे के लेवल का हो जो एक साथ 10 या 20 कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले तो बात एकदम अलग हो जाती है, क्योंकि स्पिरिट वर्ल्ड के क्रिएचर्स के पास इतनी अजीब और अनप्रिडिक्टेबल पावर्स होती हैं कि कोई भी नया बियॉन्डर अगर उनसे पहली बार लड़े तो वो शॉक में ही सरेंडर कर दे। लूमियन जितना इस बारे में सोच रहा था, मिस्टर के का खौफ उसके अंदर उतना ही तेजी से बढ़ता जा रहा था। ये थॉट्स उसे पागल कर रहे थे, इसलिए उसने एक बहुत ही गहरी सांस ली और अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश की। अब उसे समझ आ रहा था कि मैडम मैजिशियन क्यों इतना कॉन्फिडेंट थी कि मिस्टर के सुजाना मैटिस जैसी खतरनाक इविल स्पिरिट को भी आराम से हैंडल कर लेंगे। ये रियलाइजेशन लूमियन के लिए एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल था। खैर, रूम के अंदर का माल बहुत हैवी हो गया था तो लूमियन रूम से बाहर निकल गया। वो एकदम शांत, एक कूल अंडरवर्ल्ड बॉस वाले एटीट्यूड में लुइस और सरकोटा के पास जाता है। उसने अपनी टो एकदम कैजुअल रखी और बोला कि किचन वालों को बोलो डिनर रेडी करें। इससे पहले कि सरकोटा कुछ बोल पाता, लुइस ने एकदम फुर्ती से पूछा कि बॉस, आप क्या खाना पसंद करेंगे? अब लूमियन को साल दे बाल ब्रीज वाले कैफे का मेन्यू तो रटा हुआ नहीं था, तो उसने थोड़ा सोचा और कहा कि मेरे लिए एक सेट मील ले आओ, और हाँ, तुम दोनों भी मेरे साथ ही खा लेना। लुइस ने तुरंत सरकोटा को इशारा किया कि जाओ और वेटर को सब अरेंज करने को बोलो। इसके बाद लूमियन जाकर बैरन ब्रिग्नेस की फेवरेट टेबल पर बैठ जाता है और वहां पड़े न्यूज़पेपर्स को चेक करने लगता है। ये छोटी छोटी डिटेल्स दिखाती हैं कि लूमियन अब धीरे धीरे बॉस वाली लाइफस्टाइल में ढल रहा है। उसने देखा कि टेबल पर सबसे ऊपर ट्रायर गैजेट रखा हुआ था और उसके नीचे द रिफॉर्मर डेली, पीपल्स वॉइस, एक्शन न्यूज जैसी बड़ी बड़ी सीरियस पॉलिटिकल अखबारें थीं। लूमियन को ये देखकर थोड़ी हंसी आ गई और उसने लुइस से एकदम मजे लेते हुए पूछा, क्या ब्रिग्नेस सच में ये सब बोरिंग चीजें पढ़ता है? मतलब सोचो ना यार, एक अंडरवर्ल्ड का गुंडा और नेशनल अफेयर्स में इतना इंटरेस्ट। लुइस ने सरकोटा की तरफ देखकर स्माइल की और लूमियन को बताया कि नहीं बॉस, वो ये सब अखबारें कभी नहीं पढ़ते। उनका बस एक ही उसूल था कि रिपोर्टर और मीडिया वालों से कभी भी पंगा मत लो। इसलिए वो इन इन्फ्लुएंशियल अखबारों का सब्सक्रिप्शन लेकर रखते थे ताकि मीडिया वालों की नज़र में उनकी एक अच्छी इमेज बनी रहे, और कभी कभी तो वो पैसे खिलाकर अपने साल दे बाल ब्रीज क्लब की एड्स भी छपवाते थे ताकि पूरे शहर के लोगों को लगे कि यहाँ बहुत ही गॉर्जियस और ब्यूटीफुल डांसर्स आती हैं। असली में ब्रिग्नेस सिर्फ एकदम नीचे रखी गॉसिप वाली मैगजीन ही पढ़ता था। लूमियन को ये बात सुनकर काफ़ी लॉजिकल लगी। ऑब्वियसली यार, अगर किसी बड़े अखबार ने मार्केट डिस्ट्रिक्ट के मॉबस्टर्स की सच्चाई पर आर्टिकल छाप दिया तो अगले ही दिन सवॉय मॉब पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा।
ये पुराने बुढ़े डॉन अपनी रेपुटेशन और पब्लिक इमेज को लेकर बहुत ही ज्यादा स्मार्ट होते हैं। लूमियन ने भी उन सारी बोरिंग न्यूज़पेपर्स को साइड किया और सबसे नीचे रखी हुई मैगजीन्स उठा ली। वहां पर नोवेल वीकली, मेंस एस्थेटिक्स और घोस्ट फेस जैसी मैगजीन्स थीं, जिनमें पूरे ट्रायर शहर की चटपटी गॉसिप्स और जोक्स भरे हुए थे। अब आप ही बताओ, पॉलिटिक्स से ज्यादा मजा तो गॉसिप में आता है ना? उसने नोवेल वीकली पढ़ना शुरू किया और कैजुअली लुइस से पूछा कि वैसे इन अखबारों को सब्सक्रिप्शन और एडवर्टाइजिंग का पैसा कहाँ से जाता है? लुइस थोड़ा नर्वस हो गया, उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। पर तभी सरकोटा ने पीछे से सिचुएशन को संभालते हुए बोला कि बॉस, जो 100,000 वर्ल्ड डोर हमने पुलिस वालों के साथ रिलेशन अच्छे करने के लिए रखे हैं, उसी फंड में से ये सारा खर्च भी निकलता है। ये सुनकर लूमियन ने बहुत ही सेटिस्फैक्शन के साथ अपना सिर हिलाया। उसके मन में लड्डू फूट रहे थे कि चलो बढ़िया है, कम से कम सवाई मॉब के नए बॉस के तौर पर उसके पर्सनल प्रॉफिट में से तो कोई पैसा नहीं कट रहा। थोड़ी ही देर में कैफे का वेटर उनका शानदार खाना लेकर आ गया। भाई साहब, खाने का मेन्यू और उसकी खुशबू सुनकर ही आपके मुंह में सच में पानी आ जाएगा। प्लेट्स में अनियन मिंस्ड पिजन, स्मोक्ड रॉक क्रैब, हॉट बैम्बू चिकन पाई, स्ट्यूड मटन ब्रेन, स्ट्यूड व्हील स्लाइसेस और ग्रिल्ड ऑस्ट रखे हुए थे। साथ में 2 तरह के सैलेड्स, स्कॉर्लेट चीज और ग्रिल्ड आलमंड सॉस भी थी। और पीने के लिए रेड, व्हाइट एंड ब्लू लिकर का ग्लास और कैबरनेट सॉविनन की एक पूरी बोतल थी। मतलब एक ऑर्डिनरी कैफे में इतना वीआईपी और ग्रैंड सेट मील। ट्रायर शहर की यही तो सबसे खास बात है। खाने के मामले में ये शहर नेक्स्ट लेवल है। लूमियन सोच रहा था कि अगर वो लोएन शहर में होता तो उसे बस फ्राइड स्टेक या फिर उबले हुए मटर के साथ मन खाना पड़ता। एज अ ट्रू इंटिसियन, लूमियन हमेशा लोएन के खाने का मजाक उड़ाता था और उसे लगता था कि लोएन के लोगों को खाने का कोई टेस्ट ही नहीं है। उसने वो 3 कलर वाली लिकर का एक घूंट लिया और लुइस सरकोटा की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आ जाओ, दोनों कुर्सियों पर बैठो और साथ में खाते हैं। पर लुइस बहुत ही रिस्पेक्टफुल था। उसने हल्का सा झुककर स्माइल करते हुए कहा कि बॉस, पहले आप आराम से खा लीजिए, जब आपका खत्म हो जाएगा तब हम दोनों बारी बारी से खा लेंगे। लूमियन ने भी इस बात पर ज्यादा फोर्स नहीं किया और ट्रायर में अपने पहले फ्री के ग्रैंड फीस्ट पर टूट पड़ा। सच में कैफे के शेफ्स के हाथों में कोई जादू था। लूमियन हर एक बाइट के साथ अपना सिर हिला रहा था क्योंकि खाना सच में बहुत टेस्टी था। उसे सबसे ज्यादा मजा उस मटन ब्रेन वाले डिश में आया। शेफ ने मसालों का इतना परफेक्ट बैलेंस रखा था कि मटन की वो अजीब सी महक बिल्कुल गायब हो गई थी और उसका टेक्सचर एकदम रोसेल टोफू जितना सॉफ्ट और सिल्की था, जिससे एक बहुत ही टेम्पटिंग खुशबू आ रही थी। खाना खत्म करने के बाद उसने बची हुई वह 1/3 हिस्सा भी खत्म किया और फिर लुइस और सरकोटा को इशारा किया कि अब तुम लोग अपना खाना शुरू कर सकते हो। जब तक वो दोनों अपना खाना खा रहे थे, लूमियन ने टाइम पास करने के लिए नोवेल वीकली और घोस्ट फेस मैगजीन वापस उठा ली। जैसे ही उसने घोस्ट फेस के पन्ने पलटे, उसे एक बहुत ही जाना पहचाना नाम दिखाई दिया। वो नाम था डुआर। ये वही फेमस रेस्टोरेंट का ओनर था जिसने डुआर्स ब्रोथ नाम की डिश इन्वेंट करके बहुत सारा पैसा कमाया था और फिर एक बहुत ही पॉश इलाके में शिफ्ट हो गया था। इस मैगजीन में डुआर के बारे में एक बहुत ही क्रेजी और शॉकिंग गॉसिप छपी थी। स्टोरी कुछ ऐसी थी कि डुआर एक लोएन की स्टेज एक्ट्रेस, जिसका नाम पर्ल था, उसके प्यार में एकदम पागल हो गया था। पर्ल एक बहुत ही फेमस कर्टिसन यानी दरबार की नर्तकी थी और डुआर ने उस पर अपना बेशुमार पैसा पानी की तरफ बहा दिया था। मैगजीन में लिखा था कि पर्ल ने अपने प्राइवेट घर पर एक बहुत बड़ी दावत रखी थी और उस दावत में वो एक बहुत बड़ी सिल्वर प्लेट पर बिना किसी कपड़े के लेटी हुई थी और दर्जनों गेस्ट के सामने सर्वेंट्स उसे सर्व कर रहे थे। भाई, ये पढ़कर तो मुझे भी शौक लगा। मतलब क्या ही वाइड पार्टी चल रही थी वहां। ये सब देखकर डुआर का तो दिल ही पूरी तरह टूट गया था और उसने डिप्रेशन में आकर सुसाइड तक करने की कोशिश की थी, जो कि फेल हो गई। मुझे तो ये सीन पढ़कर समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं ट्रायर के लोगों की गॉसिप्स को बढ़ा चढ़ाकर लिखने की आदत पर हंसूं या फिर लोएन के लोगों पर जो बाहर से बहुत शरीफ बनते हैं पर अंदर से इतने वाइल्ड होते हैं। लुमियन भी यही सोच रहा था कि क्या इंटिस में आकर लोएन के लोग इतनी जल्दी बदल जाते हैं या फिर उसे डुआर का मजाक उड़ाना चाहिए जो 40 साल का होने के बावजूद प्यार के मामले में इतना बेवकूफ और मासूम था। कई बार लुमियन को लगता था कि क्या ये सारी अजीब हरकतें और बिहेवियर बियॉन्डर्स के नेचर का असर है या फिर ये एविल गॉड्स के फॉलोअर्स हैं जो अपनी हवस और इम्पल्सेस को कंट्रोल नहीं कर पाते। अगर ट्रायर का माहौल इतना ओपन और फ्री माइंडेड नहीं होता तो ये सारे कल्ट वाले बहुत पहले ही लोगों की नजरों में आ गए होते और एक्सपोज हो जाते। खैर, जब लुइस और सरकोटा का खाना फाइनली खत्म हो गया तो लूमियन उन्हें लेकर सीधा फर्स्ट फ्लोर पर आ गया। शाम का टाइम हो चुका था और डांस हॉल में फुल क्राउड था। लोग एकदम पार्टी वाले मूड में थे। स्टेज पर जेना खड़ी थी, उसकी सुरीली आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी और पीछे बैंड प्ले कर रहा था। नीचे फ्लोर पर कपल्स एक दूसरे में खोए हुए थे और रोमांटिक डांस कर रहे थे। लूमियन ने बस एक सेकंड के लिए इस पूरे सीन को देखा और फिर बिना कुछ बोले सीधा एग्जिट की तरफ मुड़ गया। लुइस ने पीछे से हड़बड़ाते हुए पूछा कि बॉस, हम कहाँ जा रहे हैं? लूमियन हल्का सा हंसा। उसने एकदम कोल्ड और डेंजरस टोन में बोला, क्या मैं बॉस हूं या तुम बॉस हो? क्या मुझे तुम्हें अपनी हर एक लोकेशन की रिपोर्ट देनी पड़ेगी
ये सुनते ही लुइस का चेहरा एकदम फ्रीज हो गया। उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसने चुपचाप खड़े सरकोटा को देखा और उसे रियलाइज हुआ कभी कभी अपना मुंह बंद रखना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। उसने हकलाते हुए कहा कि नहीं बॉस, मैं तो बस अपने अगले प्लान को लेकर थोड़ा टेंशन में था। लूमियन जब डांस हॉल से बाहर निकल रहा था तो सारे बाउंसर लाइन से खड़े होकर उसे ग्रीट कर रहे थे। उसने स्माइल करते हुए लुइस से कहा कि जब तुम्हें जानने की जरूरत होगी तो मैं तुम्हें खुद ही बता दूंगा। भाई, इसे कहते हैं एकदम प्योर बॉस वाला स्वैग और एटीट्यूड। इसके बाद लूमियन वापस अपने ओबर्स डू कॉकडोरे आ गया, पर वो अपने रूम नंबर 207 की तरफ नहीं गया जहां उसने मिस्टर के की कटी उंगली और अपनी रिवॉल्वर छुपाई हुई थी। इसके बजाय वो सीधा नीचे वाले अंडरग्राउंड बार में चला गया। जैसे ही वो बार के अंदर घुसा उसे सबसे पहले चार्ली की सुपर एक्साइटेड आवाज सुनाई दी। चार्ली पूरे बार के बीच में खड़ा होकर सबको चिल्ला चिल्लाकर कोई गॉसिप सुना रहा था। अरे तुम लोगों ने ताज़ा खबर सुनी क्या? अपना सीएल अब नॉर्मल सीएल नहीं रहा, उसका नया निकनेम अब लायन सीएल पड़ गया है। और पता है ये नाम उसे किसने दिया है? खुद लिटिल मिंक्स जेना ने। भा, क्या तुमने कभी जेना को देखा है? मैं शर्त लगा सकता हूं कि तुमने अपनी पूरी जिंदगी में उसके जैसी खूबसूरत और हॉट लड़की नहीं देखी होगी। जब वो स्टेज पर गाती है ना, तो लोग अपना धर्म ईमान सब भूलने को तैयार हो जाते हैं। और उस जेना ने खुद सीएल को पसंद किया और उसे डांस के लिए इनवाइट किया। वो दोनों एकदम एक दूसरे से चिपक कर डांस कर रहे थे। हॉल की लाइट्स एकदम डिम थीं, तो तुम लोग खुद इमेजिन कर सकते हो कि वहां क्या क्या ट्रांसपायर हुआ होगा। मतलब यार, लूमियन को ऐसा फील हो रहा था जैसे वो खुद घोस्ट फेस मैगजीन की कोई बहुत बड़ी हेडलाइन बन गया हो। उसके पीछे खड़े लुइस और सरकोटा की तो ये सब सुनकर हालत ही खराब हो गई थी। वो बहुत ज्यादा एम्बेरेस भी फील कर रहे थे और अपने बॉस के लिए डरे हुए भी थे। उन्हें लगा अगर ये बात सच है कि उनका बॉस जेना के साथ फ्लर्ट कर रहा है तो वो रेड बूट्स फ्रांका को सीधा सीधा धोखा दे रहा है। और अगर फ्रांका को ये पता चला तो वो सबको जिंदा जला देगी, क्योंकि फ्रांका कोई नॉर्मल बंदी नहीं है। वो बहुत पावरफुल है और उनके सबसे बड़े बॉस की मिस्ट्रेस भी है। चार्ली के हाथ में बियर थी और वो हमसे जा रहा था, पर जैसे ही उसकी नजर सामने खड़े लूमियन पर पड़ी, उसकी स्माइल वहीं के वहीं जम गई। वो हड़बड़ा कर उस छोटी सी टेबल से नीचे कूदा और खांसते हुए लूमियन के पास आया। उसने डरते हुए पूछा कि हे सीएल, अगर मैं तुम्हारी इस रोमांटिक स्टोरी के थोड़े से डिटेल्स बाकी लोगों के साथ शेयर कर लूं तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? लूमियन ने उसके सवाल का जवाब देने के बजाय सीधा पूछा कि तुम्हें ये सब कैसे पता चला? चार्ली ने अपने दांत दिखाते हुए बोला कि अरे ये तो अब बहुत से लोगों को पता है। साल दे ग्रिस्टमिल से ये पूरी खबर आग की तरह फैली है। लूमियन अपने दिमाग में डॉट्स कनेक्ट करने लगा। वो समझ गया कि पॉइजन्स पर मॉब को अच्छे से पता चल चुका है कि उसने हैमर एथ का मर्डर करने से पहले जेना के साथ 2 बार डांस किया था। ये बात सच भी थी, क्योंकि उस टाइम उसने सिर्फ अपना हल्का फुल्का हुलिया बदला था, अपने बालों का कलर तक चेंज नहीं किया था, और उसने अपने आसपास के लोगों को जानबूझकर प्रोवोक भी किया था। अब अगर पीछे मुड़कर देखें तो हैमर एथ के मर्डर के बाद वो लोग पक्का उसे पहचान लेंगे कि ये वही बंदा है। और चूंकि जेना उसके साथ थी तो हो सकता जेना भी उनके रडार पर आ जाए और वो लोग उससे बदला लेने की कोशिश करें। पर लूमियन को इस बात की कोई खास टेंशन नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कि जेना को रेड बूट्स फ्रांका का डायरेक्ट प्रोटेक्शन मिला हुआ है। फ्रांका एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड बियॉन्डर है और एक बहुत ही डेंजरस डेमनेस है। वो इन सब मामलों में कोई केयरलेस गलती बिल्कुल नहीं करेगी। लूमियन ने ये सब सोचकर सिचुएशन को समझा और एक रिलीफ वाली सांस ली। उसने चार्ली को देखकर स्माइल किया और बहुत ही चिल अंदाज में बोला कि कोई बात नहीं, तुम आराम से सबको ये स्टोरी बता सकते हो। उसका प्लान बहुत ही सिंपल और ब्रिलियंट था। ये न्यूज़ जितनी ज्यादा लोगों में फैलेगी उतना ही ज्यादा फ्रांका का अटेंशन इस पर जाएगा, और फिर पॉइजन्स पर मॉब चाहकर भी जेना या उसके आसपास फटक भी नहीं पाएगा। लूमियन ने टॉपिक को चेंज करते हुए चार्ली से पूछा कि वैसे तुम आज साल देबाल ब्रीज में अपने नए काम पर क्यों नहीं गए? चार्ली ने एक फेक स्माइल दी और बताया कि वहां के मैनेजर रेने ने उसे कल से ऑफिशियली काम ज्वाइन करने को बोला है और उसने मेरी सैलरी महीने के 80 वर्ल्ड डोर भी फिक्स कर दी है। जैसे ही वो दोनों ये सब बातें कर रहे थे, लूमियन की नजर बार काउंटर पर बैठे अपने एक पड़ोसी पर पड़ी। वो कोई और नहीं बल्कि वही डिप्रेस्ड और फेल हो चुका राइटर गैब्रियल था। उसकी हालत अभी भी पहले जैसी ही खराब थी। उसके बाल एकदम गंदे और चिपचिपे थे। उसने बड़े बड़े काले फ्रेम वाले चश्मे पहने हुए थे और उसकी वो पुरानी फेडेड लिनन की शर्ट और काली डंगरी देखकर लग रहा था कि वो बहुत दिनों से नहाया भी नहीं है। लूमियन ने चार्ली को बाय बोला और सीधा गैब्रियल के पास जाकर बैठ गया। उसने बहुत ही कैजुअल टोन में पूछा कि क्या हुआ भाई, सब ठीक तो है ना? गैब्रियल अपने ग्लास में लाइट ग्रीन कलर की एब्सिंथ ड्रिंक पी रहा था। उसने एक बहुत ही उदास और कड़वी स्माइल के साथ लूमियन को देखा। उसने दर्द भरी आवाज में बोला कि मेरी स्क्रिप्ट फिर से रिजेक्ट हो गई यार। उन बेवकूफ मैनेजर्स ने तो मेरी स्क्रिप्ट को एक बार खोलकर पढ़ना भी जरूरी नहीं समझा। मैंने पूरे शहर के दर्जनों थिएटर्स में अपनी स्टोरी भेजी, पर कोई भी मुझे एक सिंगल चांस देने को तैयार नहीं है। दर्जनों थिएटर्स, ये वर्ड सुनते ही लूमियन का दिमाग तुरंत एक्टिव हो गया और उसके मन में एक डाउट आया। उसने बहुत कैजुअली
पर एक इंटेंट के साथ गैब्रियल से पूछा कि क्या तुमने अपनी स्क्रिप्ट हमारे मार्केट डिस्ट्रिक्ट के थिएटर दे लांसेन केज आपिजन्स में भी भेजी थी। गैब्रियल ने एक गहरी सांस ली जो उसके फेलियर का दर्द दिखा रही थी और बोला कि हाँ यार, मैंने वहां भी भेजी थी, पर वहां के मैनेजर ने भी मुझे साफ साफ रिजेक्ट कर दिया। उसने मुझे रीजन दिया कि वो लोग अपने थिएटर्स के लिए स्क्रिप्ट्स खुद ही लिखते हैं या फिर किसी खास राइटर से कस्टमाइज्ड लिखवाते हैं, बाहर वालों की स्क्रिप्ट नहीं लेते। लूमियन वहीं उसके पास वाली सीट पर बैठ गया और उसने अपनी आंखें हल्की सी सिकुड़ लीं। उसने एक बहुत ही सस्पेंस वाले टोन में पूछा, अच्छा तो मुझे ये बताओ कि वहां का मैनेजर आखिर है कौन? और दोस्तों, यहीं पर ये अमेजिंग चैप्टर खत्म हो जाता है। ये सीन बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस नोट पर एंड हुआ है। लूमियन का इस पर्टिकुलर थिएटर के बारे में पूछना और मैनेजर का नाम जानना पक्का किसी बहुत बड़े राज या नए विलेन की तरफ इशारा कर रहा है। मुझे तो लगता है कि ये मैनेजर कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, बल्कि अंडरवर्ल्ड या स्पिरिट वर्ल्ड से जुड़ा कोई खतरनाक बियॉन्डर हो सकता है। क्या ये मैनेजर मिस्टर के का कोई आदमी है, या फिर ये वो इंसान है जो आगे चलकर लूमियन के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बनने वाला है? मुझे तो इस स्टोरी की पेसिंग बहुत ही कमाल की लग रही है। शुरुआत में हमने देखा कि कैसे लूमियन मिस्टर की ताकत से खौफ खा रहा था, और फिर हमने उसका वो असली गैंगस्टर वाला स्वैग देखा जब उसने लुइस और सरकोटा को उनकी औकात याद दिलाई। और ट्रायर के खाने का वो जो डिस्क्रिप्शन था, भाई कसम से मुझे तो भूख ही लग गई थी वो सब पढ़कर। मटन ब्रेन और वो वाइन, सब कुछ इतना डिटेल्ड था कि जैसे हम खुद वहां बैठकर वो खाना खा रहे हों। और सबसे फनी पार्ट तो था जब चार्ली लूमियन की झूठी आशिकी के किस्से पूरे बार में सुना रहा था। बेचारे लुइस और सरकोटा को तो हार्ट अटैक ही आने वाला था कि उनका बॉस दो दो लड़कियों के साथ पंगा ले रहा है, पर लूमियन का दिमाग इतना शार्प है कि उसने उस रूमर को भी अपने फायदे के लिए यूज कर लिया ताकि फ्रांका का ध्यान जेना पर जाए और पॉइजन्स पर मॉब कुछ ना कर सके। इसे कहते हैं एक असली मास्टरमाइंड वाला मूव। अब हमें बस ये देखना है कि इस नए थिएटर वाले प्लॉट में क्या सस्पेंस छुपा है। क्या लूमियन इस मैनेजर को ढूंढकर कोई नया राज खोलेगा? क्या उसे कोई नया मिशन मिलने वाला है? खैर, ये सब तो हमें अगले चैप्टर में ही पता चलेगा। तब तक के लिए आप लोग मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको लूमियन का ये नया बॉस वाला अवतार कैसा लगा, और क्या आपको लगता है कि वो मिस्टर के को कभी हरा पाएगा? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए और धमाकेदार चैप्टर के साथ। अपना ख्याल रखना, और हाँ, ट्रायर की गॉसिप से बचकर रहना। बाय बाय। In a quiet room, the candle burns low, a page turns slow, the symbols flow, voices rise where none should be, a whisper calls across the sea.
Whispers in the fog, deeper than the sea.